माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की। क्या अधीर रंजन जी आप क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट बैठे। एक छोटा सा मुद्दा है सर, थोड़ा सुना जाए। सर, बात है कि हमारी लद्दाख सीमा पे हमारी फौज डटे हुए हैं। हर दिन मुश्किल की सामना करते हुए चीनी फौज को मुकाबला करते हैं, जवाब देते हैं सही ढंग से। और इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को इस पे नाज है कि चीनी दुश्मन ने हमारी फौज को देखते हुए डरे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट। लेकिन हम किसी को, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, किसी को ऐसा कोई मौका हमारे दुश्मन चीन को नहीं देना चाहिए जिस मौके का फायदा उठाते हुए वो हमारी छवि की अंतर्राष्ट्रीय मंच पे धूमिल कर सके। इसी मुद्दे पे मैं आपकी दृष्टि आकर्षण करना चाहते, ध्यान आकर्षण करना चाहते राजनाथ सिंह जी, कि हमारे फॉर्मर आर्मी जनरल और मिनिस्टर भी है इस सरकार की, वीके सिंह साहब एक स्टेटमेंट किया है जो खबर पेपर में आए हैं, जहां वो कह रहे हैं कि हम भी चीनी फौजों से ज़्यादा अतिक्रमण किए हैं। हम चीनी अगर फौज अगर 10 बार अतिक्रमण किए तो मैं 50 बार किए हैं। अगर किए तो ठीक है, इसको बढ़ चला के कहने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चीनी सरकार ने ये मुद्दा को सामने रखते हुए, हमारा जो ऑफिशियल लाइन है, हमारा ऑफिशियल पोजीशन ये है कि हम किसी की सीमा पे अतिक्रमण नहीं करते, परिवर्तन नहीं करते। इसलिए हम वहाँ कहते हैं कि हमारा स्टेटस को वापस दिया जाए। तो आज अगर इस तरीके की हम मौका चीनी सरकार को हम दे, कोई भी दे, तो इसको गलत फायदा उठाते हुए चीन हमारे छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे धूमिल कर सकता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस पे थोड़ा गौर करे और इस तरीके की बेबुनियाद बातें सामने रखकर हमारे देश को कमजोर ना करे। ये हमारा सवाल है, ये हमारा आपको ध्यान आकर्षण करने लिए चाहते हैं। और मैं ये भी चाहते हैं कि हमारा रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद है, वो इस विषय पे सदन को कुछ सूचना दे कि सही क्या है, गलत क्या है, हमारा ऑफिशियल लाइन क्या है, ये क्या कर रहे हैं और चीन इसको फायदा उठाते हुए क्या कर रहे हैं। ये सब विषय पे आप सदन को थोड़ा सूचित करें, यही हमारा टी.आर. बालू जी। Speaker sir, very small two issues, nothing else. Sir, actually our fishermen, Indian fishermen, subjected to attack every now and then, every 15 days or 10 days, whenever they go to for fishing harvest, people are, the Indian Sri Lankan Navy is resorting to attack, taking away their proceeds, and whatever they have it in their boats, and boats are attacked, and they just see. These are all happening in Indian waters, sir. So this should be seriously taken note of the government of India, and see some dispute mechanism should be arrived between the two states, so that things should be possible, so that our fishermen can do without any hassle. There should be a hassle-free fishing operation in Indian fishery. Sir, the most important thing is there are 49 Kendriya Vidyalaya schools in Tamil Nadu. Sir, our own people, it is situated in Tamil Nadu, but Tamil people are not taught Tamil in our own state, in 49 Kendriya Vidyalaya schools. How is it possible, sir? And virtually, there are no Tamil knowing teacher appointed in the Kendriya Vidyalaya. This is most unfortunate. I think the most senior ministers are there. They should at least they should respond to these two issues. Most important, should excruciatingly painful. With the painful thing I am reporting. धन्यवाद। तीरथ सिंह जी रावत, एक उत्तराखंड वाला विषय, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अभी रुको, आपको मैं बोलने का एसोसिएट करूंगा, अभी आपको एसोसिएट कर रहा हूँ। अभी महत्वपूर्ण मामला। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का अवसर दिया है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो आपदा ये उत्तराखंड के अंदर, और मेरा ही क्षेत्र है चमोली ज़िले में जोशीमठ के बगल में तपोवन और ऋषि गंगा में जो ग्लेशियर से 2 डैम प्रोजेक्ट जिनको क्षति पहुंची है, साथ में जनहानि हुई हैं, उसके बारे में माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से बताया और कल श्रद्धांजलि सभा भी हुई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं खुद उस घटना स्थल पर गया हूं क्योंकि मेरा क्षेत्र है, और मैंने प्रत्यक्ष जाकर के वो दोनों जो प्रोजेक्ट थे, डैम थे,
उनके पास और वो जो 13 गांव प्रभावित हुए हैं उन तक भी पहुंचने का मुझे अवसर मिला। मान्यवर, ग्लेशियर एक प्राकृतिक आपदा है, कभी भी आ सकते हैं। 13 में भी आपदा आई थी, 1893 में भी आई थी। ऐसी बहुत बार होता रहता है, इस प्रकार के आपदाएं आती हैं। जो वो ग्लेशियर आया तो धौली गंगा, ऋषि गंगा, दो गंगाओं का संगम है और रेणी गांव है, जिसमें गौरा देवी जो वहाँ की रहने वाली, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन की प्रणेता रही है, सब लोग जानते हैं। वही गांव है, वही स्थान है जहाँ पे ये हुआ है। और वहाँ पे ग्लेशियर के टकराने के कारण वो क्षतिग्रस्त हुआ ऋषि गंगा प्रोजेक्ट। उसमें भी 35-40 ऐसे मौतें हुई। आगे जाकर 12-13 किलोमीटर पे तपोवन स्थान है, जहाँ 520 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट एनटीपीसी का है और वह ज़्यादा वहाँ क्षति हुई है। वहाँ अधिकतर कर्मचारी अधिक थे और टोटल 206 की अभी तक जो संख्या कल तक आई, अभी तक हमारे पास 176 पूरी तरह जो कह सकते हैं कि वो गायब हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो सुरंग है 180 मीटर के अंदर, वहाँ मलबा जाने के कारण 30-34 ऐसे व्यक्ति कर्मचारी फंसे हुए हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कि 9:30 बजे ये घटना होती है और सीधे कुछ ही समय बाद वो संज्ञान लेकर के और तत्काल रेस्क्यू के लिए और उस और जो कुछ हो सकता है वो प्रयास पूरा उन्होंने किया है। यही नहीं, गृह मंत्री जी उस समय सिंधु उसमें होते हैं और उन्होंने भी तत्काल संज्ञान लिया। आईटीबीपी, बीआरओ फोर्स और एनडीआरएफ और वहाँ की एसडीआरएफ सारे पूरी तरह प्रशासन काम कर रहा है, जुटा हुआ है। आज भी रेस्क्यू में लगा हुआ है, राहत काम दे रहा है और मैं कह सकता हूँ इसे कारण बहुत जल्दी बचा है। धन्यवाद। नमस्कार सर। The fuel price rise has been one of the highest in the history of India, sir. This is a very important issue, sir. In the era of COVID pandemic, the common people have suffered a lot, and the government of India is expecting 2,60,000 crore as a hike in the excise duty, sir. The excise duty is 50 rupees, sir, for 1 liter of petrol and diesel, sir. The excise duty has to be reduced, and sir, common man in this time of COVID pandemic has to get fuel at a very cheap rate, sir. Globally, every country, even country which are behind India, is reduce the petrol price, sir. This is a very important issue, sir. The government should intervene. स्पीकर साहब, माननीय सदस्यगण, आप सबको मैंने रात को 1 बजे तक सदन चलाकर पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है और कई विषय आपके जो बजट पे उस समय भी पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय में आपको जनाब स्पीकर साहब, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैटर उठाने की इजाज़त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जनाब, पिछले साल शुपिया में अमशीपुरा में 3 नौजवानों का, 3 युवकों का एक एनकाउंटर में उनकी हलाकत हुई। बाद में पहले दिन से उनको कहा गया कि ये टेररिस्ट थे, लेकिन बाद में जब प्रोब हुआ, जब इंक्वायरी हो गई तो ये पाया गया कि ये सब 3 के तीनों इनोसेंट हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात है। एतमाद का माहौल पैदा हुआ उस इंक्वायरी से, फौज की इंक्वायरी से और पुलिस की। अब दिसंबर में 3 युवा होकर सर के इलाके में लावेपुरा में मारे गए, जिनके बारे में और सारे जो वो हुआ, वो वाक़ा हुआ, वो सारा श्राउडेड इन मिस्ट्री, श्राउडेड इन सस्पिशन। उसके बारे में पुलिस ने अपने आप को अलग किया, उससे सीआरपीएफ ने अलग किया। तो हम चाहेंगे कि उसका प्रोब हो और ये जो बॉडीज़ हैं, जो राइट टू डिसेंट बुरेल, अब हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें रेस्पेक्ट किया गया और इंटरनेशनल हमने Sir, the situation in Kerala and certain part of the country owing to COVID is alarming, as infection rate and test positivity remain steady. Both Kerala and Maharashtra remain critical hotspots, contributing to overall deaths per day. Sir, the government needs to take this matter seriously, as both states require expert assistance and coordinated efforts for managing this crisis. Sir, with the respect of Kerala, rising cases of COVID with the test positivity reaching 10.94% and infection rates remaining high.
Kerala is moving towards to serious crisis when recovery measures post-lockdown is initiated everywhere. Sir, the government of Kerala was interested in publicity than handling the pandemic effectively, and the union government did not extend assistance to the state, resulting in a coordination failure. Even the rates of RT-PCR tests are increased to add inconvenience of the people. Sir, the Kerala government's failure to ensuring compliance in social distancing and enforcing standard operating procedures made matters worse. I urge the union government to seek urgent report from the governor of Kerala and send expert team to assess the situation and providing assistance to the state's efforts to contain the proliferation of COVID pandemic in state of Kerala. Thank you, sir. सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 1 से 12 श्री अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 1 से लेकर 12 तक जो श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री डॉक्टर एस जयशंकर जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री पीयूष गोयल जी, श्री प्रहलाद जोशी जी, श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, श्री यशोपत नायक जी, श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री हरदीप सिंह पुरी जी और मेरे स्वयं के नाम के आगे, और श्री संजय धोत्रे जी और श्री सोम प्रकाश जी के नाम के आगे जो दस्तावेज अंकित हैं उनको मैं आपकी अनुमति से सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 13 महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha has passed the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision Second Amendment Bill 2021. Sir, I lay on the table the National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision Second Amendment Bill 2021 as passed by Rajya Sabha on the 9th of February 2021. आइटम नंबर 13A प्रहलाद जोशी जी। महोदया, मैं कार्य मंत्रण समिति का 19वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 14 श्री सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I beg to present the 5th, 6th, 7th and 8th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee of Food, Consumer Affairs and Public Distribution as listed against my name at serial number 14 in today's order paper. आइटम नंबर 15 श्री रमेश विधुड़ जी। The third and fourth report of the Standing Committee on Petroleum and Natural Gas as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 16 श्री एम श्रीनिवासन रेड्डी। प्रसून बनर्जी, श्रीनिवासन रेड्डी जी। Hello, sir. I rise to lay on the table the 155th, 156th, 157th, and 158 reports, Hindi and English versions, on the Standing Committee on Commerce as listed against my name at serial number 16 in today's order paper, sir. Item number 17, Sri Prahlad Joshi ji. Sir, with your permission, I rise to make the following statement. The status of implementation of the recommendation contained in the third report on demands for grants on 2019-2020 and the sixth report's demand for grants 2021 of the Standing Committee on Coal and Steel pertaining to Ministry of Coal. Second, the status of implementation of recommendation contained in the fourth report on demands of grants of 2019-2020 and seventh report on demands for grants on 2021 of the Standing Committee on Coal and Steel pertaining to Ministry of Mines. Item number 19, माननीय प्रधानमंत्री जी. शुभ माननीय प्लीज. दादा ठीक हो? आदरणीय सभापति जी,
मैं राष्ट्रपति जी के प्रेरक उद्बोधन पर आभार प्रस्ताव की चर्चा में शरीक होने के लिए और राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करने के लिए कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के 130 करोड़ नागरिकों की संकल्प शक्ति का परिचायक है। विकट और विपरीत काल में भी यह देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर अचीव करता हुआ आगे बढ़ता है, ये सारी बातें विस्तार से राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है। उनका एक एक शब्द देशवासियों में एक नया विश्वास पैदा करने वाला है और हर किसी के दिल में देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाने वाला है। और इसलिए हम उनका जितना आभार व्यक्त करें उतना कम है। इस सदन में भी 15 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है। रात को 12-12 बजे तक हमारे सभी माननीय सांसदों ने इस चेतना को जगाए रखा है, चर्चा को जीवंत बनाया है, अधिक शार्पन किया है। इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से हमारी महिला सांसदों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि इस चर्चा में उनकी भागीदारी भी ज्यादा थी, विचारों की धार भी थी, रिसर्च करके बातें रखने का उनका प्रयास था और अपने आप को इस प्रकार से तैयार करके कि उन्होंने इस सदन को समृद्ध किया है, चर्चा को समृद्ध किया है। और इसलिए उनकी तैयारी, उनके तर्क और उनकी सूझबूझ, इसके लिए मैं विशेष रूप से महिला सांसदों का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत आजादी के 75वें वर्ष एक प्रकार से अभी दरवाजे पर दस्तक दे ही रहे हैं। 75 वर्ष का पड़ाव हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का है और आगे बढ़ने के पर्व का भी है। और इसलिए समाज व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में हमारा स्थान कहीं पर भी हो, लेकिन हम सब ने मिलकर के आजादी के इस पर्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके, नए संकल्प लेकर के 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हम उस 100 साल की भारत की आजादी की यात्रा के 25 साल हमारे सामने हैं। उन 25 साल को हम देश को कहां ले जाना है, दुनिया में इस देश की मौजूदगी कहां करनी है, ये संकल्प हर देशवासी के दिल में हो। ये वातावरण बनाने का काम इस परिसर का है, इस पवित्र धरती का है, इस पंचायत का है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश जब आजाद हुए और जो आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे वो यहां से जब गए तो आखिर में वो यही कहते रहते थे कि भारत कई देशों का महाद्वीप है, भारत कई
देशों का महाद्वीप है और कोई भी इसे एक राष्ट्र कभी नहीं बना पाएगा। ये घोषणाएं हुई थी, लेकिन भारतवासियों ने इस आशंका को तोड़ा। जिनके मन में ये प्रकार के शक थे उसको समाप्त कर दिया और हम हमारी अपनी जिजीविषा, अपनी सांस्कृतिक एकता, हमारी परंपरा आज विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में खड़े हैं और विश्व के लिए आशा का किरण बन करके खड़े हुए हैं। ये 75 साल की हमारी यात्रा में हमने पाया। कुछ लोग ये कहते थे कि इंडिया वॉज ए मिरेकल डेमोक्रेसी। ये भ्रम भी हमने तोड़ा है। लोकतंत्र की हमारी रगों में, हमारे सांस में किस प्रकार से बुना हुआ है। हमारी हर सोच, हर पहल, हर प्रयास लोकतंत्र की भावना से भरा हुआ रहता है। इस बात को हमने, अनेक चुनाव आए, अनेक सत्ता परिवर्तन आए, बड़ी आसानी से सत्ता परिवर्तन आए और परिवर्तित सत्ता व्यवस्था को भी सबने हृदय से स्वीकार करके आगे बढ़ाया। 75 साल का ये क्रम रहा है और इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, और हम विविधताओं से भरे हुए देश हैं। सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, भांति भांति का पहनाव, क्या कुछ नहीं है विविधताओं से भरा हुआ। उसके बावजूद भी हमने एक लक्ष्य, एक राह ये करके दिखाया है। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक जो बात कही थी उसको मैं जरूर स्मरण करना चाहूंगा। विवेकानंद जी ने कहा था, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, एवरी नेशन हैज ए मैसेज टू डिलीवर, अ मिशन टू फुलफिल, ए डेस्टिनी टू रीच। यानी हर राष्ट्र के पास एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र के एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभलने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए हैं और जन सामान्य ने उठाए हैं। लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं, सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला।
अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। शांति की चर्चा बहुत हुई, लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। जितने इनोवेशन हुए, रिसर्च हुए, वो इसी कालखंड में हुए सैन्य शक्ति के लिए। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। लेकिन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया में अपनी मजबूती का दावा नहीं कर पाएंगे। वो एक ताकत है, लेकिन इतनी ताकत मात्र से नहीं चलता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनाने के लिए भारत को सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा, और उसका रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज फार्मेसी में हम आत्मनिर्भर हैं, हम दुनिया के कल्याण के काम आते हैं। भारत जितना आत्मनिर्भर बनेगा और जिसकी रगों में सर्वे सुखिनः भवन्तु का मंत्र जड़ा हुआ है, वो जितना सामर्थ्यवान होगा, मानव जात के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकेगा। और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम आत्मनिर्भर भारत इस विचार को बल दें और ये हम मान के चलें। ये किसी शासन व्यवस्था का विचार नहीं है, ये किसी राजनेता का विचार नहीं है। आज हिंदुस्तान के हर कोने में वोकल फॉर लोकल सुनाई दे रहा है और लोग हाथ लगाते देखते हैं। लोकल, यह आत्मगौरव का भाव आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत काम आ रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सबकी सोच, हमारी नीतियां, हमारे निर्णय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो भी आवश्यक बदलाव हो, उस बदलाव की ओर होने चाहिए। ये मेरा मत है। इस चर्चा के अंदर करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने कोरोना की चर्चा की है। हमारे लिए संतोष का विषय है, गर्व का विषय है कि कोरोना के कारण कितनी बड़ी मुसीबत आएगी। ये जो दुनिया में अनुमान लगाए गए थे, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट ने अनुमान लगाए थे। भारत में भी एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए भरसक प्रयास भी हुए थे और एक अननोन एनिमी था, तो विश्वास से कोई कुछ नहीं कह सकता था, विश्वास से कुछ कोई कर भी नहीं सकता था। एक ऐसे अननोन एनिमी के खिलाफ लड़ना था और इतना बड़ा देश, इतना थिकली पॉपुलेटेड देश, इतनी कम व्यवस्थाओं वाला देश, दुनिया को शक होना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देश कोरोना के सामने घुटने टेक चुके थे। तब भारत कैसे टिक पाएगा? और भारत एक बार हालत खराब हो गई तो विश्व को कोई नहीं बचा पाएगा, ये समीकरण भी लोग लगा रहे थे। ऐसे में ये 130 करोड़ देशवासियों की
डिसिप्लिन, उनका समर्पण, इसने आज हमें बचा के रखा है। क्रेडिट गोज टू 130 करोड़ हिंदुस्तानी, और इसका गौरवगान हमें करना चाहिए। भारत की पहचान बनाने के लिए ये भी एक अवसर है। हम अपने आप को कोसते रह करके कहें दुनिया हमें स्वीकार करे, ये कभी संभव नहीं होता है। हम घर में बैठकर अपनी कमियों के साथ जूझेंगे, कमियों को ठीक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ विश्व के सामने जाने का तजुर्बा भी रखेंगे, तब जाकर के दुनिया हमें स्वीकार करे। अगर आप अपने बच्चों को घर में नहीं स्वीकार करते हो और चाहोगे मोहल्ले में बच्चा स्वीकार करे, कोई स्वीकार करे, कोई स्वीकार नहीं करता है। दुनिया का नियम है, और इसलिए हमें इस बात को करना चाहिए। श्रीमान मनीष तिवारी जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा भाई भगवान की कृपा है तो कोरोना में हम बच गए। मैं इस बात से जरूर कुछ कहना चाहूंगा। ये भगवान की ही कृपा है जिसके कारण दुनिया इतनी बड़ी हिल गई, हम बच गए, भगवान की कृपा। क्योंकि वो डॉक्टर्स, वो नर्स भगवान का रूप बन के आए थे। क्योंकि वो डॉक्टर, वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे। 15-15 दिन तक लौट नहीं सकते थे, वो भगवान का रूप लेकर के आए थे। हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारी, मौत और जिंदगी का खेल उनके लिए भी था, लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कर्मचारी वहां जाकर के उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था। भगवान का रूप ये सफाई कामदार के रूप में आया था। कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था, उसे पता था मैं जिसको लेके जा रहा हूं वो कोरोना पॉजिटिव है। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर भगवान के रूप में आया था, हजारों की जिंदगी। और इसलिए भगवान का रूप ही था जिसने हमें बचाया है। लेकिन भगवान अलग अलग रूप में आया था, और जितनी हम उनकी प्रशंसा करेंगे, जितना हम गौरवगान करेंगे, देश की सफलता का जितना गौरवगान करेंगे, हमारे भीतर भी एक नई ताकत पैदा होगी। कई कारणों से जिन लोगों के भीतर निराशा फैल चुकी है, उनको भी मैं कहता हूं कि कुछ पल के लिए 130 करोड़ देशवासियों के इस पराक्रम को याद कीजिए, आपके अंदर भी ऊर्जा आ जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना काल एक ऐसा कसौटी का काल था जिसमें सच्ची कसौटी तब होती थी जब संकट होता है। सामान्य स्थिति में बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है। दुनिया, बड़े बड़े देश, कोरोना में जो हुआ वो तो है, लेकिन उन्होंने हर एक ने तय किया कि वे अपने नागरिकों को सीधे पैसे पहुंचाएंगे ताकि इस संकट की घड़ी में उनके नागरिकों को मदद मिले। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, दुनिया के बहुत सारे देश उस कोरोना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, आशंका, इस वातावरण के कारण चाहते हुए भी खजाने में पाउंड और डॉलर के ढेर होने के बावजूद भी अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाए। बैंक बंद, पोस्ट बंद, व्यवस्थाएं बंद, कुछ नहीं कर पाए। इरादा था, घोषणाएं भी हुई। ये हिंदुस्तान है कि जो इस कोरोना कालखंड में भी करीब करीब 75 करोड़ से अधिक भारतीयों को राशन पहुंचा सकता है,
8 महीने तक राशन पहुंचा सकता है। यही भारत है जिसने जनधन, आधार और मोबाइल के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपया इस कालखंड में लोगों तक पहुंचा दिया। और दुर्भाग्य देखिए, जो आधार, जो मोबाइल, ये जनधन अकाउंट इतना गरीब से काम आया, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि आधार को रोकने के लिए कौन लोग कोर्ट में गए थे, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे। मैं कभी कभी हैरान हूं, और आज मैं इस बात को बार बार बोलूंगा, अध्यक्ष जी मुझे क्षमा करना। मुझे 1 मिनट का विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस हसन में कभी कभी अज्ञान भी बड़ी मुसीबत पैदा करता है। माननीय अध्यक्ष जी, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले लोग इस कोरोना कालखंड में उनको धन मिले, उनके पैसे मिले, ये उनके लिए किया गया और हम कर पाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी अर्थव्यवस्था इस कालखंड में भी हमने रिफॉर्म का सिलसिला जारी रखा और हम इस इरादे से चले कि भारत जैसे अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए, बाहर लाने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। और आपने देखा होगा, डे 1 से अनेक विधि से रिफॉर्म के कदम हमने उठाए और इसका परिणाम है आज ट्रैक्टर हो, गाड़ियां हो, उसका रिकॉर्ड सेल हो रहा है। आज जीएसटी का कलेक्शन एवर हाईएस्ट हुआ है। ये सारे आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में जोश भर रही है। ये दिखाई दे रहा है कि नए जोश के साथ भारत की अर्थव्यवस्था उभर रही है। ये हम दिखता है। और दुनिया के जो लोग हैं उन्होंने ये अनुमान भी लगाया है कि करीब करीब 2 डिजिट वाला ग्रोथ अवश्य होगा। 2 डिजिटल ग्रोथ की संभावनाएं सभी पंडितों ने कही है और मुझे विश्वास है कि इसके कारण इस संकट के काल से भी, मुसीबतों के बीच से भी देशवासियों की अपेक्षा के अनुसार देश प्रगति करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कोरोना काल में 3 कृषि कानून भी लाए गए। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है, उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने की दिशा हमने प्रयास किया है। मैं एक देख रहा था कि यहाँ पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि वाइट है, ब्लैक है कि वाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और मुझे विश्वास है, दादा ने भी भाषण किया और मुझे लगता है कि दादा तो बहुत अभ्यास करके आए होंगे, बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन वो ज़्यादातर
प्रधानमंत्री और उनके साथी बंगाल में यात्रा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसी में लगे रहे। तो दादा के ज्ञान से हम इस बार वंचित रह गए। खैर, चुनाव के बाद अगर आपके पास मौका होगा तो ये कितना महत्वपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। हाँ, आप लोगों ने इसको इतना पीछे छोड़ दिया, हम तो इसको प्रमुखता देना चाहते हैं। हम एक बात समझें, जहां तक आंदोलन का सवाल है, दिल्ली के बाहर हमारे जो किसान भाई बहन बैठे हैं, जो भी गलत धारणाएं बनाई गई, जो अफवाहें फैला गई, उसके शिकार हुए हैं। लेकिन मेरा पूरा भाषण बोलने के बाद सब कीजिए, आपको मौका मिला था। आप तो ऐसे शब्द उनके लिए बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते हैं। श्रीमान किसान हमारे कैलाश चौधरी जी ने और हमारे समय बोलते ही रहेंगे क्या? माननीय, आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया था, आपने पूरी बात कही, उस समय किसने टोका टोकी नहीं की। प्लीज प्लीज आप मत। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज प्लीज। माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज 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 प्लीज। देखिए, मैं कितनी सेवा करता हूं आपकी। आपको जहां रजिस्टर करवाना था, हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगी। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं, आदर भाव के साथ कर रहे हैं। और इसलिए आपने 30 मिनट, 1 मिनट, आपका कोई रिकॉर्ड में, जरा बैठिए। अधीर बाबू, कुछ कहना है तो और? माननीय अध्यक्ष जी, बीच बीच में जरूरी होता है सब। लगातार बातचीत होती रही है और जब पंजाब में आंदोलन चल रहा था उस समय भी हुई है, दिल्ली आने के बाद हुई, ऐसा नहीं है। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई
अपन एक एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते, उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। और इसलिए हम जब शुरू में जब वो पंजाब में थे, आपने अपनी बात कह चुके हैं। एक मिनट बोल दिया ना, नहीं ऐसा ठीक नहीं है। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर मैंने दिया था, किसी ने टोका टोकी नहीं की थी। नहीं माननीय सुरेश जी प्लीज बैठिए, प्लीज। नो, ये तरीका नहीं है, नहीं, नो। चलिए ये क्रेडिट भी आपने मुझे दे दी। मिस्टर बालू प्लीज, प्लीज। नो, नो, प्लीज आप बैठिए। आपको किसने कहा? पीआर बालू जी प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं। प्लीज प्लीज सिट डाउन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका कोई नोट नहीं हो रहा। माननीय प्रधानमंत्री, ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ये तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए प्लीज प्लीज, अधीर रंजन जी प्लीज, एक मिनट बैठिए, 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 आसन पे बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैंने इस विषय पर आपको सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया था। जब कोई भी प्रतिपक्ष का माननीय नेता या सदस्य बोलता था तो मैंने सभी से कहा कि सब बात ध्यान से सुने, किसी को टोका टोकी नहीं करे। और रात्रि को 1 बजे तक, जब तक सदन में अंतिम वक्ता था, मैंने पर्याप्त समय दिया है। मेरा आपसे आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपने अपनी बात कह चुके हैं, उनका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा अपनी बात। प्रधानमंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा,
सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और इसलिए प्लीज अधीर रंजन जी, अब ज्यादा हो रहा है। अधीर रंजन जी प्लीज, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं आपका रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूं और मैंने पहले कह दिया, आपने जितना किया, जहां रजिस्टर होना हो गया। और बंगाल में भी टीएमसी से ज्यादा पब्लिसिटी आपको मिल जाएगी। बाबा क्यों इतना? हाँ दादा, देखो मैं बता दिया, चिंता मत करो, मैंने बता दिया। अधीर रंजन जी प्लीज, अधीर रंजन जी, अच्छा नहीं लगता है। मैं इतना आदर करता हूं, आप आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अरे भाई, हद से ज्यादा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज अधीर रंजन जी प्लीज। माननीय सदस्य दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता है। हां, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो, उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं, और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है, और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। इस प्लीज बाद में समय मिलेगा आपको। नो, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आप समझ, पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय हैं, वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। आप नेता हैं, आप ऐसा क्या करते हैं? आप सीनियर व्यक्ति हैं, प्लीज प्लीज बैठे। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के साथी भली भांति इस बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने बड़े जोर शोर से बातें अपनी कही, लेकिन जिन बातों को लेकर के उनको कहना चाहिए कि भाई ये नहीं, ये अपेक्षा ये होती है कि उन्होंने इतना स्टडी करके आना है। इतना ही नहीं, जो लोग ये कहते हैं, हाँ,
मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों? हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहां बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया, ये दुनिया पूरी तरह जानती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं उन्होंने पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है बोलने का, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। ठीक, आप दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमें मानते थे कि हिंदुस्तान की बहुत पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसने करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया, ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। ऐसी डिवाइडेड पार्टी, ऐसी कंफ्यूज पार्टी न खुद का भला कर सकती है, न देश की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सोच सकती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में बैठे हैं, लेकिन वो एक बहुत आनंद और उमंग के साथ वाद विवाद करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। और यही कांग्रेस पार्टी का दूसरा तबका अब समय तय करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ईपीएफ पेंशन योजना, हमें मालूम है कभी ऐसे केसेस मेरे सामने आया जब 2014 के बाद में आया बेटा, किसी को पेंशन 7 रुपए मिल रही थी, किसी को 25 रुपए, किसी को 50 रुपए, किसी को 250 रुपए, ये देश में चलता था। मैंने कहा भाई इन लोगों को ऑटो रिक्शा में वो पेंशन लेने जाने का भी खर्चा उससे ज्यादा होता होगा। किसी ने मांग नहीं थी, किसी मजदूर संगठन ने मुझे आवेदन पत्र नहीं दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, उसमें से बाहर ला करके मिनिमम 1000 रुपये देने का निर्णय हमने किया था, किसी ने मांगा नहीं। मुझे किसी भी किसान संगठन ने इस देश के छोटे किसान को कुछ सम्मान पैसे मिले इसकी व्यवस्था किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन हमने
प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत उनको हमने धन सामने से देना शुरू किया। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी आधुनिक समाज के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है। हमने देखा है जिस प्रकार से उस कालखंड में विरोध होता था, लेकिन राजा राममोहन राय जी जैसे महापुरुष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जैसे महापुरुष, ज्योतिबा फुले जैसे महापुरुष, बाबा साहब आम्बेडकर, कितने अनगिनत नाम हैं। उन्होंने समाज के सामने उल्टे प्रवाह में सामने होकर के समाज सुधार का बीड़ा उठाया था, व्यवस्थाएं बदलने के लिए बीड़ा उठाया। और कभी ने तो किसी ने जिम्मेवारियां लेनी होती हैं। हाँ, ऐसी चीजों का शुरू में विरोध होता है, जब बात सत्य पहुंचता है तो लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, कोई भी निर्णय 100% सबको स्वीकार्य हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। किसी एक जगह पे वो बहुत लाभ करता होगा, किसी जगह पे कम लाभ करता होगा, किसी जगह पे था जो पहले के लाभ उसको वंचित करता होगा। लेकिन ऐसी तो कितने बड़े देश में व्यवस्था नहीं हो सकती है कि हम उसमें कोई, लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट, देश में निर्णय जो होते हैं लार्जर, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय निर्णय होते हैं और उसको लेकर के हम काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये सोच के साथ मेरा विरोध है। जब ये कहा जाता है मांगा था क्या हम सामंतशाही हैं क्या, कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें? ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष, सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार ने जिम्मेवारियां लेकर के आगे आना चाहिए। और इसलिए इस देश की जनता ने आयुष्मान योजना नहीं मांगी थी, लेकिन हमें लगा कि गरीब की बीमारी में बचाना है तो आयुष्मान भारत योजना लेकर के जाना चाहिए। इस देश के गरीब ने बैंक अकाउंट के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला था, कोई मेमोरेंडम नहीं भेजा था। हमने जनधन योजना की थी और हमने इस जनधन योजना से उसके खाते खोले थे। किसी ने भी स्वच्छ भारत की मांग किसने की थी? लेकिन देश ने के सामने स्वच्छ भारत लेकर के गए, मामला चल पड़ा। कहां लोगों ने कहा था मेरे घर में शौचालय बनाओ? किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन हमने 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम किया। मांगा जाए तभी सरकार काम करे, वो वक्त चला गया। ये लोकतंत्र है, ये सामंतशाही नहीं है। हम लोगों ने लोगों की संवेदनाओं को समझ करके हमने सामने से देना चाहिए। नागरिकों को याचक बना करके हम नागरिकों का आत्मविश्वास नहीं बढ़ा सकते हैं। हमने नागरिकों को अधिकार देने के दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। नागरिक को याचक बनाने से नागरिक का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। नागरिक का सामर्थ्य पैदा करने के लिए, उसका आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार, एक मिनट दादा, अरे सुनो दादा, अरे दादा वही मैं कह रहा हूं, दादा मैं वही कह रहा हूं, जो नहीं चाहता है वो उसका उपयोग न करे, उसके पास पुरानी व्यवस्था है। यही आप बुद्धिमान लोगों को इतना ही छोटा मुझे समझाना है कि उसको नहीं चाहिए तो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था चली नहीं गई है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात हम जानते हैं, हम सब इस बातों से, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बीमारी पैदा करता है। बहता हुआ पानी है जो जीवन को भर देता है, उमंग से भर देता है। जो चलता है चलता रहे, चलने दो, अरे यार कोई आएगा तो करेगा, ऐसे थोड़ा चलता है। ये जिम्मेवारियां लेनी चाहिए, देश की आवश्यकता के अनुसार निर्णय करने चाहिए। स्टेटस को, देश को तबाह करने में ये भी एक मानसिकता ने बहुत बड़ा रोल किया है। दुनिया बदल रही है, कब तक हम स्टेटस को ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि स्थितियां बदलने वाली नहीं है। और इसलिए देश की युवा पीढ़ी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। लेकिन आज मैं घटना सुनाना चाहता हूं और जरूर उससे हमें ध्यान में आए कि स्टेटस को के कारण होता क्या है। ये करीब 40-50 साल पुरानी घटना का किस्सा है। मैंने कभी किसी से सुना था
इसलिए उसकी तारीख वारीख में इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो मैंने सुना था, जो मेरी स्मृति में है, वो मैं बता रहा हूं। 60 के दशक में तमिलनाडु में राज्य के कर्मचारियों के तनख्वाह बढ़ाने के लिए कमीशन बैठा था और राज्य के कर्मचारियों का वेतन बढ़े, इसके लिए उस कमीशन का काम था। उस कमेटी के चेयरमैन के पास एक लिफाफा आया, टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था। उन्होंने देखा तो उसके अंदर एक अर्जी थी और उसने लिखा था कि मैं बहुत साल से सिस्टम में काम कर रहा हूं, ईमानदारी से काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। ये उसने चिट्ठी लिखी थी। तो चेयरमैन ने जिसने चिट्ठी लिखी उसको लिखा, भाई तुम हो कौन, क्या है पद, क्या है वगैरह। तो उसने फिर जवाब लिखा दूसरा कि मैं सरकार में जो मुख्य सचिव का कार्यालय है वहाँ सीसीए के पद पर बैठा हूँ, मेरे पास सीसीए के पद पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इनको कहा, भाई ये सीसीए क्या होता है, कुछ पता तो है नहीं, ये सीसीए कौन होता है। तो उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी, भाई हमारे तो पूरे उसमें सीसीए शब्द हमने कहीं देखा नहीं, पढ़ा नहीं, ये है क्या, हमें बताओ। तो उसने कहा, साहब मैं बंधा हुआ हूँ कि 1975 के बाद ही इसके विषय में मैं जिक्र कर सकता हूँ, अभी नहीं कर सकता हूँ। तो फिर चेयरमैन ने उनको लिखा कि फिर ऐसा करो भाई, 75 के बाद जो भी कमीशन बैठे वहाँ जाना, मेरा सर क्यों खा रहे हो। तो उसको लगा ये तो मामला बिगड़ गया। तो उसको लगा, तो कहना ठीक है साहब मैं बता देता हूँ मैं कौन हूँ। तो उसने उनको चिट्ठी लिख के बताया कि साहब मैं जो हूँ वो सीसीए के पद पर कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और मुख्य सचिव के कार्यभार। तो बोले सीसीए का मतलब होता है चर्चिल सिगार असिस्टेंट, चर्चिल सिगार असिस्टेंट, ये सीसीए का पद है जिस पर मैं काम करता हूँ। है क्या। तो 1940 में जब चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो त्रिची सागर हमारे यहाँ से सिगार जाती थी उनके लिए, और इस सीसीए जो था उसका काम था वो सिगार उनको सही पहुंची कि नहीं पहुंची इसकी चिंता करना, और इसके लिए पद बनाया गया था। वो सिगार की सप्लाई होती थी। 1945 में वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी वो पद बना रहा और सप्लाई भी जारी रही। देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद इसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी ये पद कंटिन्यू था। चर्चिल को सिगरेट पहुंचाने की जिम्मेवारी वाला एक पद मुख्य सचिव के कार्यालय में चल रहा था, और उसने अपने लिए कुछ तनख्वाह मिले, कुछ प्रमोशन मिले, इसके लिए उसने चिट्ठी लिखी थी। अब देखिए ऐसा स्टेटस को अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, व्यवस्थाओं को देखेंगे नहीं, तो ये उससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो एक रिपोर्ट आती थी कि आज कोई बलून नहीं आया और कोई पर्चे नहीं फेंके गए। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय शायद शुरू हुआ होगा, अभी भी वो चलता था। यानी ऐसी चीजें हमारी व्यवस्था में घुसी हुई हैं। हमें लगता है कि भाई हम रिबन काटेंगे, दिया जलाएंगे, फोटो निकल जाएगी, हमारा काम हो गया। देश ऐसे नहीं चलता है। हमने जिम्मेवारी के साथ देश में बदलाव के लिए हर प्रकार की कोशिश करनी चाहिए। गलतियां हो सकती है, लेकिन इरादा अगर नेक हो तो परिणाम अच्छे मिलते भी हैं। हो सकता है एक आध में हमें ना भी मिले। आप देखिए हमारे देश में एक समय था कि किसी को अपना सर्टिफाई कराना है तो कॉर्पोरेटर, काउंसिलर उसके घर के बाहर सुबह क्यों लग जाती थी, और जब तक वो थप्पा ना मारे, और मजा है कि वो तो नहीं मारता था, एक लड़का बाहर बैठता था, वो सिक्का मार देता था और देते। अब चल रहा था। मैंने कहा इसकी क्या मतलब है, हम भरोसा करें देश के नागरिक पर। मैंने आकर के वो अटेस्ट करने वाली सारी प्रथा को खत्म कर दिया, देश के लोगों को लाभ हुआ। हमने बदलाव के लिए काम करना चाहिए, सुधारों के लिए काम करना चाहिए। अब हमारे यहाँ इंटरव्यू होते थे, मैं अभी भी हैरान हूँ जी। एक व्यक्ति एक दरवाजे से अंदर आता है, 3 लोगों की पैनल बैठी है,
उसका मुंह देखने, नाम भी पूरा पूछते नहीं, 30 सेकंड में निकल जाता है हजारों, और वो इंटरव्यू कॉल होता है और फिर ऑर्डर दिए जाते हैं। हमने कहा भाई क्या मतलब है, उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके सारे इकट्ठा करो, मेरिट के आधार पर कंप्यूटर को पूछो, वो जवाब दे देगा। ये तीसरे और चौथे श्रेणी के लोगों के लिए इंटरव्यू का क्या जमाल बना हुआ है। और लोग कहते थे भाई सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलेगा, हमने खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि देश में हम चीजों को बदलने से, असफलता के डर से अटक के रहना, ये कभी भी किसी का भला नहीं करता है। हमने बदलाव करने चाहिए और बदलाव करने का प्रयास हम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ खेती, हमारे यहाँ किसानी एक प्रकार से हमारी संस्कृति की मुख्य धारा का हिस्सा रही है। एक प्रकार से हमारी संस्कृति के प्रवाह के साथ हमारी किसानी जुड़ी हुई है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, ग्रंथ अवेलेबल है हमारे यहाँ कृषि के संबंध में, बहुत सारे उत्तम अनुभव भी हैं। और हमारे यहाँ राजा भी खेतों में हल चलाते थे। जनक राजा की बात तो हम जानते हैं, कृष्ण भगवान के भाई बलराम की बात हम जानते हैं। कोई भी बड़ा परिवार होगा, हमारे यहाँ किसानी और खेती, ये हमारे देश में सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप नहीं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर एक प्रकार का समाज जीवन के कल्चर का हिस्सा रहा हुआ है। और उसी हिस्सों को लेकर के हम करें, और ये हमारी संस्कृति है। हमारे पर्व हो, त्योहार हो, हमारे गीत हो, सब चीजें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के साथ जुड़ी हुई रहती है। ये हमारी यहाँ परंपरा रही है। हमारे जितने लोकगीत हैं वो भी किसानी से जुड़े हुए होते हैं, फसल से जुड़े। हमारे त्योहार भी उसी से जुड़े हुए रहते हैं। और इसलिए, और हमारे देश की विशेषता देखिए, हमारे यहाँ किसी को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, तो उसके साथ धन धान्य शब्द उपयोग करते हैं। धन धान्य, धन और धान्य को हमारे यहाँ अलग नहीं करते हैं। सिर्फ धान्य भी नहीं बोलता है कोई, सिर्फ धन भी नहीं होता, धन धान्य बोला जाता है। हमारे यहाँ धान्य का ये मूल्य, ये महत्व समाज जीवन का हिस्सा है। और जो स्थितियां बदली हैं, तो हमने भी उसको फिर से एक पटरी पर लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्यसभा के अंदर मैंने विस्तार से छोटे किसानों के संबंध में बात कही है। और देश का 80-85% वर्ग, इसको हम उपेक्षित रख करके देश का भला नहीं कर सकते हैं। हमने उसके लिए कुछ सोचना ही होगा और बड़ी नक्करता के साथ हमने सोचना होगा। और मैंने गिन करके बताया है कि छोटे किसानों की कैसी उपेक्षा हुई है, किसानों के नाम पे हुई है। उसमें एक बदलाव बहुत जरूरी है। और आपको भी, ये छोटा किसान जाग जाएगा तो जवाब आपको भी देना पड़ेगा, ये मैं पूरी तरह समझता हूं। हमारे यहाँ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जमीन का टुकड़ा छोटा होता जा रहा है, परिवार के अंदर जमीन जो है बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी ने तो एक जगह पे ये कहा हुआ है कि हमारे यहाँ किसान इतना जमीन की मालिकी उसकी कम हो रही है कि वो स्थिति ऐसी आएगी कि वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर को टर्न करना होगा तो नहीं कर पाएगा, इतना भी जमीन का टुकड़ा होगा। चौधरी चरण सिंह जी के शब्द है। तो ऐसी जब चिंता हमारे इन महापुरुषों ने हमारे सामने की है, तो हमें भी तो कुछ न कुछ व्यवस्थाएं करनी होगी। हमें ये आजादी के बाद हमारे देश में 28% खेतर मजदूर थे, 28% लैंडलेस लेबरर थे। 10 साल पहले जो सेंसस हुआ उसमें ये जनसंख्या, खेतीदार संख्या 28 से 55% हो गई। अब ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि 28 से हमारा खेतर मजदूर 55% पर पहुंच गया है। और जमीन कम होने के कारण, खेती से जो रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिलने के कारण उसके जीवन में ये मुसीबत आई है। और वो मजदूरी करने पर, किसी और के खेत में जाकर के मजदूरी होने कर मजबूर हो गया है। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खेती में निवेश जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सरकार उतना कर नहीं पा रही है, राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही हैं, और किसान खुद भी नहीं कर पा रहा है। जो कुछ भी उसको निकलता है बच्चों को पालने में और पेट भरने में उसका चला जाता है। और इसलिए निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब तक हम निवेश नहीं लाएंगे, जब तक हम हमारी खेती को आधुनिक नहीं करेंगे, हम जब तक छोटे से छोटे किसान की भलाई के लिए व्यवस्थाएं विकसित नहीं करेंगे, हम देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकतवर नहीं बना सकते हैं। और इसलिए हमारा किसान आत्मनिर्भर बने, उसको अपनी उपज बेचने की आजादी मिले, उस दिशा में हमने काम करने की आवश्यकता है। और हमारा किसान सिर्फ गेहूं और चावल वहां सीमित रहे, उससे भी बात बनने वाली नहीं है।
दुनिया में मार्केट क्या है, आज उसके रिसर्च हो रहे हैं। उस प्रकार की चीजों का उत्पादन करें और वो चीजें दुनिया के बाजार में बेचें। भारत की आवश्यकता है हम बाहर से चीजें न लाएं। मुझे याद है, मैं बहुत पहले जब यहाँ संगठन का काम करता था नॉर्थ पार्ट में, मुझे फारूक साहब के साथ भी काम करने का काफ़ी मौका मिला है। तो मुझे हरियाणा का एक किसान अपने खेत में ले गया, उसने बड़ा आग्रह कहा, तो मैं चला गया। छोटी सी जगह थी उसकी, 1-1.5-2 बीघा शायद जमीन होगी, लेकिन बड़ा प्रगति। तो उसने वो बड़े पीछे पड़ा, आइए आइए। मैंने कहा है क्या बात? वे बोले एक बार आइए तो देखिए। तो मैं गया उसके यहाँ, करीब 30-40 साल पहले की बात है, 30 साल हो गए। उन्होंने क्या किया, दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में जो चीज़ें सब्जियां वगैरह विदेशों से लाते थे, उसने उसका स्टडी किया। अगर उनको छोटे कॉर्न चाहिए, उनको छोटे टमाटर चाहिए, और उसने अपनी उस छोटी सी जगह में और रिस्ट्रिक्टेड वातावरण के अंदर लोगों की मदद लेके वो फसल पाया। और मजा है कि दिल्ली 5 स्टार के होटलों में उसका माल जाना शुरू हो गया। हमारे देश में थोड़ा सा बदलाव करें हम। अब हमने कभी सोचा है स्ट्रॉबेरी हम बाय एंड लार्ज मानते हैं कि वो ये ठंडे प्रदेशों का है। मैं देख रहा हूँ जी कच्छ के रेगिस्तान में स्ट्रॉबेरी हो रही है। मैं देख रहा हूँ जी मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ स्ट्रॉबेरी हो रही है। बुंदेलखंड में जहाँ पानी की दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ संभावनाएं हैं। हमारे किसान को गाइड करके हम नई नई चीज़ों पे ले जाएंगे। मैं जरूर मानता हूँ कि हमारा देश का किसान आगे आएगा, लेकिन उसको ये ठीक है, उसका अनुभव ऐसा है कि उसको हिम्मत देनी पड़ती है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, उसको हाथ लेकर के चलना पड़ता है। अगर वो चल पड़ता है तो कमाल करके दिखाता है। उसी प्रकार से कृषि के अंदर जितने नए रास्ते निवेश बढ़ेगा, मैं मानता हूँ रोजगार के अवसर भी बढ़ने वाले हैं और दुनिया में एक हमें नया मार्केट मिल सकता है। हमारे यहाँ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधारने के लिए एग्रो बीज इंडस्ट्री की संभावनाएं भी बढ़ेगी और इसलिए हमें इस पूरे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमने जरूर काम करना चाहिए। कई विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे किसान ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कोरोना काल में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया है। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे किसान की जो परेशानियां हैं वो कम हो। उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां कम करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं और इन कृषि सुधारों से हम उस दिशा में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को एक बराबरी का प्लेटफॉर्म दे पाएं, हम आधुनिक टेक्नोलॉजी दे पाएं, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास भर पाएं, उस दिशा में सकारात्मक सोच की बहुत आवश्यकता है। पुरानी सोच, पुराने मानदंड अब किसानी का भला कर पाते तो बहुत पहले कर पाते। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की हम बातें कर ली, हम एक नए तौर तरीके लिए आगे बढ़ने की और सबको चिंतन के लिए राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। ये देश की भलाई के लिए बहुत आवश्यक है। मिल बैठ करके उसको हमने सोचना चाहिए। सभी दल चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, ये हम सबका दायित्व है और हमें 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी की सोच से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को हम उसकी चुनौतियों को पूरा नहीं कर सकते हैं। उसी को हमने बदलना होगा। कोई नहीं चाहता है कि हमारा किसान गरीबी के चक्कर में फंसा रहे, उसको जिंदगी जीने का हक न मिले। मैं मानता हूं कि उसको आश्रित रहना न पड़े, उसको पराधीन न रहना पड़े, सरकारी टुकड़ों पर पलने के लिए मजबूर न होना पड़े। ये जिम्मेवारी भी हम सबकी है और उस जिम्मेवारी को निभाना, हमारे अन्नदाता समृद्ध हो, हमारा अन्नदाता कुछ न कुछ और ज़्यादा देश के लिए कर सकें, उसके लिए अगर हम अवसर देंगे तो बहुत सारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बात कहते थे, वो कहते थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यदि परतंत्रता की दुर्गंध आती रहे तो स्वतंत्रता की सुगंध नहीं फैल सकती। जब तक हमारे छोटे किसान को नए अधिकार नहीं मिलते तब तक पूर्ण आज़ादी की उनकी बात अधूरी रहेगी और इसलिए बड़ा बदलाव कर करके हमको हमारे इन किसानों को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार करना होगा और हम सबको मिल करके करना होगा। गलत कुछ करने के इरादे से जब नहीं होना चाहिए, अच्छा करने के इरादे से होना चाहिए, किसी की भलाई करने के लिए होना चाहिए।
हमारी सरकार ने छोटे किसानों के लिए हर कदम को आप देखेंगे तो छोटे किसानों को हमने बीज से लेकर के बाजार तक पिछले 6 वर्षों में अनेक ऐसे इंटरवेंशन किए हैं जो छोटे किसान की मदद कर सकते हैं, छोटा किसान का लाभ सकते हैं। अब जैसे डेयरी सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर सशक्त भी हैं और उसका एक मजबूत वैल्यू चेन भी बना है और सरकार की दखल कम से कम है, फिर भी वो अपने मजबूती पर आया है। हम धीरे धीरे फल फूल सब्जी की तरफ बल दे सकते हैं और उसके बाद धान्य की तरफ दे सकते हैं। हम बहुत ताकतवर बना सकते हैं। हमारे पास मॉडल है, सफल मॉडल है। उन सफल मॉडल का हमने प्रयोग करना चाहिए। हमने उनको वैकल्पिक बाजार देना चाहिए। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम जो हमने किया है 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाले हैं। और जहां जहां महाराष्ट्र में विशेष प्रयोग हुआ है एफपीओज बनाने का, कई और राज्यों ने भी, केरल में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग काफी मात्रा में एफपीओ बनाने काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसके कारण किसान अपना बाजार ढूंढने के लिए एक सामूहिक शक्ति के रूप में उभरेगा। ये 10,000 एफपीओज बनने के बाद आप देखना कि गांव के अंदर किसान छोटे हैं, उसको बाजार की ताकत किसान डिक्टेट करेगा, वो बन जाएगी और किसान ताकतवर बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इन एफपीओ के माध्यम से बैंक से पैसा भी मिल सकता है, वो छोटे छोटे भंडारण की व्यवस्था कर सकता है। अगर वो थोड़ी ताकत ज़्यादा इकट्ठी करे तो छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज भी बना सकता है। और हमने 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी तय किया है और उसको हम स्वयं सहायता जूथ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी करीब 7 करोड़ बहनें जुटी। गांव की बहनें अल्टीमेटली वो किसान की ही बेटियां होती हैं, किसी न किसी खेती से जुड़े हुए परिवार की बेटियां होती हैं और वे भी आज नेटवर्क किसानों की भलाई में काम आ रहा है। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर बनते जा रहे हैं और इनके द्वारा भी, मुझे याद है गुजरात में वलसाड जिले में आदिवासियों के पास जमीन भी काफ़ी ऊपर नीचे है, अनइवन लैंड है और बहुत छोटी ज़मीन है। हमने एक बाड़ी प्रोजेक्ट किया था और अब्दुल कलाम जी एक दिन अपना जन्मदिन वहाँ मनाने के लिए आए थे। उन्होंने कहा मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं इन किसानों के साथ रहना चाहता हूँ। बड़ा सक्सेसफुल प्रयोग था। महिलाएं काफ़ी काम करती थी आदिवासी बेल्ट के अंदर। और मशरूम, काजू वो गोवा की बराबरी का काजू पैदा करने लग गए थे और उन्होंने मार्केट प्राप्त किया था। छोटे किसान थे, छोटी जगह थी, लेकिन प्रयत्न किया तो परिणाम मिला और अब्दुल कलाम जी ने इसके विषय में लिखा भी है। उन्होंने आकर के देखा था। तो मैं कहता हूं कि हमने नए प्रयासों की दिशा में जाना चाहिए। अब हम देखिए, दाल की हमारे यहाँ कठिनाई थी। मैंने 2014 में आके किसानों के सामने रिक्वेस्ट की, उन्होंने देश के अंदर दाल की कठिनाइयों से हमें मुक्त कर दिया और उनको बाजार भी मिल गया। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन इनाम के द्वारा भी गांव का किसान भी अपना माल बेच रहा है। हमने किसान रेल का एक प्रयोग किया इस कोरोना कालखंड का उपयोग करते हुए, और ये किसान रेल और किसान उड़ान, ये भी अपने आप में बड़े बाजारों तक छोटे किसानों पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मदद मिली है। एक प्रकार से ये ट्रेन जो है चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है। और मैं सदन के सदस्यों से जरूर कहना चाहूँगा कि ये किसान रेल कहने को तो सामान ढोने वाली व्यवस्था है, लेकिन उसने दूर सुदूर गांव के छोटे किसान को किसी और राज्य के दूसरे बाजार के साथ जोड़ दिया है। अब देखिए, नासिक से किसान मुजफ्फरनगर के व्यापारी से जुड़ा और क्या भेजा, उसकी ताकत बड़ी नहीं थी। 30 किलो अनार, 30 केजी अनार, ये उसने वहां से ये किसान रेल से भेजा और खर्चा कितना हुआ, 124 रुपीज। उसको बड़ा बाजार मिल गया। ये 30 किलो इतनी छोटी चीज है कि शायद कोई कुरियर वाला भी नहीं ले जाता, लेकिन ये व्यवस्था थी तो यहाँ का किसान वहां तक जाकर के अपना माल बेच पाया है। उसी प्रकार से जो भी उसको सुविधा मिलती है, वो चाहे अंडे, मैंने देखा है कि एक अंडे किसी ने भेजे और अंडे भी उसको 60 रुपया खर्चा हुआ भेजने का,
और उसके अंडे पहुंच गए, समय पर पहुंच गए, उसका माल बिक गया। देवलाली का एक किसान 7 kg उसकी कीवी, उसको उसने दानापुर भेजने का खर्चा 60 रुपीज हुआ, लेकिन उसको 7 किलो की कीवी का अच्छा बाजार मिला और दूसरे राज्य पे जाकर के मिला। किसान रेल लगती छोटी बात है, लेकिन कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है, इसका हम नमूना देखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी चरण सिंह जी ने एक किताब लिखी है, भारत की अर्थनीति। भारत की अर्थनीति की किताब में चौधरी साहब ने लिखा सुझाव दिया है, सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया जाए। दूसरे शब्दों में, देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने जाने के पर कोई प्रतिबंध न हो। ये चौधरी चरण सिंह जी की किताब का कोट है। कृषि सुधारों, किसान रेल, मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, ई-नाम, ये सारी चीजें हमारे देश के किसानों और से छोटे किसानों को एक बहुत बड़ा अवसर देने के प्रयास के भागरूप हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग इतनी बातें करते हैं, सरकार इतने सालों तक चलाई है, मैं नहीं मानता उनको किसानों की दिक्कत का पता नहीं था या उनको समझ नहीं थी। पता भी था, समझ भी थी, और उनको मैं उन्हीं की बात आज याद कराना चाहता हूं। ये मौजूद नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन देश के लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं एक कोट पढ़ता हूं। The state took initiative to amend their state APMC Act in the year 2005 itself, providing for direct marketing, contract farming, setting up of a private market, consumer farmer markets, e-trading, and notified the rules in 2007 to implement the amended provision. In fact, 24 private markets have already come up in the state. ये किसने कहा था? ये एपीएमसी एक्ट बदल दिया है। इस बात को कौन गर्व से कह रहा था? 24 ऐसे बाजार बन चुके हैं, इसका गौरव कौन कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शरद पवार जी गर्व की बात कर रहे हैं। ये उनका कोर्ट में कह रहा हूं। अब आज एकदम से उल्टी बात कर रहे हैं, और इसलिए शक होता है कि आखिरकार आप किसानों को भ्रमित करने के लिए रास्ता क्यों चुना है? देश की मंडियां चल रहे हैं, सिंडिकेट और कीमतों को प्रभावित करने वाले नेक्सस में के बारे में जब उनको पूछा गया, उनको एक सवाल पूछा था कि ये नेक्सस है मंडियों वालों वगैरह का, तो क्या कहना है? तो शरद पवार का एक दूसरा जवाब है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा था, किसानों के बचाव के लिए ही तो एपीएमसी रिफॉर्म को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि किसानों को एपीएमसी मंडियों का विकल्प मिले। जब ज्यादा व्यापारी रजिस्टर होंगे, तब स्पर्धा बढ़ेगी और मंडी में सांठगांठ इससे खत्म होगी। ये बात उन्होंने कही है, और इसलिए मैं समझता हूं कि इन बातों को हमने समझना होगा। जहां इनकी सरकारें हैं अलग अलग, जो सामने बैठे हुए मित्रों की, उन्होंने भी कम अधिक मात्रा में इस कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म करने का प्रयास किया भी है। और हम तो वो हैं जिन्होंने 1500 कानून खत्म किए थे। हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, हम रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते हैं। और इसलिए, और भोजपुरी में तो एक कहावत है, कुछ लोग ऐसे हैं, भोजपुरी में कहावत है, ना खेलब ना खेल देव, खेल में बिगाड़ब। न खेलूंगा, न खेलने दूंगा, मैं खेल को बिगाड़ के रखूंगा।
माननीय अध्यक्ष जी, देश का सामर्थ्य बढ़ाने में सभी का सामूहिक योगदान, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कामाख्या तक, जब हर भारतीय का पसीना लगता है तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब जीरो हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए। हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है। हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, जब तथ्यों के आधार पर बात टिकती नहीं है तो ऐसा होता है जो अभी देखा, आशंकाओं को हवा दी जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और माहौल ये आंदोलनजीवी पैदा करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, किसान आंदोलन की पवित्रता, और मैं बहुत जिम्मेवारी के शब्द प्रयोग करता हूं, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए बर्बाद करने के लिए निकलते हैं, तब क्या होता है? कोई मुझे बताए, 3 किसान कानून की बात हो और दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना, ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में टोल प्लाजा, सभी सरकारों ने स्वीकार की हुई व्यवस्था है। टोल प्लाजा इस देश में सभी सरकारों ने की हुई व्यवस्था है और उस टोल प्लाजा को तोड़ना, उस टोल प्लाजा को कब्जा करना, उस टोल प्लाजा को न चलने देना, ये जो तरीके चले हैं, वो तरीके क्या पवित्र आंदोलन को कलंकित करने का प्रयास है कि नहीं? जब पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर, पंजाब की धरती पर सैकड़ों की तादाद के अंदर जब टेलीकॉम के टावर तोड़ दिए जाएं, क्या वो किसान की मांग से सुसंगत है क्या? किसान के पवित्र आंदोलन को बर्बाद करने का काम आंदोलनकारी ने नहीं,
आंदोलन जीवियों ने किया हुआ है और इसलिए देश को आंदोलनकारी और आंदोलन जीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है और देश को इन आंदोलन जीवियों से बचाना वो भी उतना ही जरूरी है। अफवाहें फैलाना, झूठ फैलाना, गुमराह करना और देश को दबोच करके रख देना, देश बहुत बड़ा है, देश के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाएं बहुत है और उनको लेकर के हमने आगे बढ़ना है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है, ये वर्ग, उनकी एक पहचान है टॉकिंग द राइट थिंग्स, यानी हमेशा सही बात बोलना। सही बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इस वर्ग के ऐसे लोगों से नफरत चीड़ है जो डूइंग द राइट थिंग्स पर चलते हैं। ये फर्क समझने जैसा है। टॉकिंग द राइट थिंग्स, इसकी वकालत करने वाले जब डूइंग द राइट थिंग्स की बात आती है तो उसी के सामने खड़े हो जाते हैं। ये चीजों को सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, अच्छा करने में उनका भरोसा ही नहीं है। जो लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी जब बात आती है तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। यही लोग जब जेंडर जस्टिस की बात आती है तो बढ़ चढ़ करके बोलते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल तलाक खत्म करने की बात करते हैं तो विरोध में खड़े हो जाते हैं। ये एनवायरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हाइड्रो पावर या न्यूक्लियर पावर, उसके सामने जाकर के झंडे लेकर के खड़े हो जाते, होना नहीं चाहिए, इसके लिए आंदोलन चलाते हैं। तमिलनाडु तो उसका भुक्तभोगी है। उसी प्रकार से जो दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के कोर्ट में जाकर के रीट करते हैं, अपील करते हैं, पीआई करते हैं, दिल्ली के लोग, वही लोग पराली जलाने वालों के समर्थन में जाके खड़े हो जाते। तब समझ नहीं आता है कि किस प्रकार से इस देश को गुमराह करने का इन लोगों का प्रयास है और उसको देश ने समझने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं कि 6 साल में विपक्ष के मुद्दे कितने बदल गए हैं जी। हम भी कभी विपक्ष में थे, लेकिन हम जब भी विपक्ष में थे तो आपने देखा होगा देश के विकास के मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर के हम शासन में बैठे हुए लोगों को घेरते थे, हम आवाज उठाते थे, हम प्रयास करते थे। मैं हैरान हूं, आजकल विकास के मुद्दे की चर्चा ही नहीं करते। मैं इंतजार करता हूं कि ऐसे मुद्दे उठाएं ताकि हमको कुछ कहने का मौका मिले कि भाई हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे मौका ही नहीं, क्योंकि इनके पास इन मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है। और इसलिए न वो कितनी सड़कें बनी पूछते हैं, न कितने पुल बने पूछते हैं, न बॉर्डर मैनेजमेंट में क्या हुआ है, कितनी पटरियां बिछी, इन सारे विषयों पर उनको चर्चा करने में इंटरेस्ट नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 21वीं सदी में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा महत्व है और भारत को आगे जाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने की बहुत जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना इस समय की मांग है और हम सबको इसको स्वीकार करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तभी देश की गति भी तेज होने वाली है, उसकी दिशाएं भी व्यापक होने वाली हैं और इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए अनेक नई संभावनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर जन्म देता है, नए अवसरों को जन्म देता है, रोजगार के लिए नए अवसर लेकर के आता है, इकोनॉमी को मल्टीप्लायर इफेक्ट करने की उसकी ताकत रहती है और इसलिए हमने इस बात को बल देने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वोट बैंक के अवसर नहीं होता है, कागज पे घोषित कर देना कि ये रोड बनेगा, एक चुनाव जीत लो, दूसरी बार वहां जाके सफेद पट्टी कर लो, दूसरा चुनाव जीत लो, तीसरी बार जाकर वहां थोड़ी मिट्टी डाल दो। तो ये इस काम के लिए नहीं है, ये सचमुच में जीवन बदलने के लिए और सब व्यवस्थाओं को बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बल देने की आवश्यकता है। 110 लाख करोड़ रुपए की योजना के साथ हमने बजट में अभूतपूर्व खर्च के साथ आगे बढ़ने की दिशा में हम चल रहे हैं। देश के 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन, 6 लाख से ज्यादा गांवों में तेज इंटरनेट, बिजली के क्षेत्र में हम वन नेशन वन ग्रिड इस कंसेप्ट को साकार करने में सफल हुए हैं।
सोलर पावर सहित रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आज दुनिया के 5 टॉप देशों के अंदर भारत ने अपनी जगह बना ली है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर और विंड की हाइब्रिड पार्क आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बन रहा है। विकास में हम एक नई तेजी देख रहे हैं, नए पैमानों पर जा रहे हैं। हमने देखा है कि जहां जहां असमानता है, खास करके पूर्वी भारत, अगर देश के पूर्वी भारत का विकास हम उस स्थिति पे लाना होगा ताकि पश्चिम भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है उसकी बराबरी तुरंत करे, तो मिलकर के देश के अंदर प्रगति की संभावना बढ़ेगी। और इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास पर एक विशेष बल दिया है। चाहे गैस पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे रोड बनाने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने की बात हो, चाहे रेल बिछाने की बात हो, चाहे इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इतना ही नहीं, वाटरवे के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा भगीरथ प्रयास चल रहा है। और मुझे लगता है कि हमारा ये फोकस है कि देश को एक संतुलित विकास की तरफ ले जाना चाहिए। देश के हर क्षेत्र को, एक भी क्षेत्र पीछे न रह जाए, उस प्रकार से विकास की अवधारणा को लेकर के आगे चलने का हमने काम किया है। और इसलिए ईस्टर्न इंडिया पर हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। दर्जनों जिलों में सीएनजी, पीएनजी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जाल हम बिछाने में सफल हुए। गैस पाइपलाइन पहुंचने के कारण फर्टिलाइजर के उत्पादन में भी तेजी आई है और फर्टिलाइजर के जो कारखाने बंद पड़े थे उनको दोबारा खोलने की संभावना पैदा हुई है, क्योंकि हमने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बल दिया, हमने उस पाइपलाइन की ओर बल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, कई वर्षों से हम सुनते आए हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लेकिन एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का क्या हाल था? जब उनको सेवा करने का मौका मिला था, सिर्फ 1 किलोमीटर काम हुआ था। आज करीब करीब 600 किलोमीटर, 6 साल के अंदर 600 किलोमीटर काम, और एक्चुअली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर काम, यानी ट्रेन चलना शुरू हो गया, माल ढोने का काम शुरू हो गया और वो सेक्शन काम कर रहा है। यूपीए के समय बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्व रखता है, लेकिन उसके प्रति इतनी उदासीनता की गई, इतनी लापरवाहियां की गई है। देश के अंदर उन विषयों की हम पब्लिकली चर्चा कर नहीं सकते क्योंकि देश के सिक्योरिटी की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय है कि हमने, क्योंकि वहां लोग नहीं है, वोट नहीं है, जरूरत नहीं लगी, फौजी आदमी जब जाएगा देखा जाएगा क्या होने वाला है, इसी सोच का परिणाम था। और इतना ही नहीं, एक बार तो एक रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया था कि हम इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करते हैं बॉर्डर पे ताकि कहीं दुश्मन देश उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग न कर ले। कमाल के हो गए। इस सोच, इसको बदल करके हमने आज करीब करीब जो अपेक्षाएं और आयोजन था उसका एक बहुत एक हिस्सा बॉर्डर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में हमने पूर्ण किया है। एलएसी पर ब्रिजेज, आज मेरा अंदाज है करीब 75 के करीब ब्रिज ऑलरेडी वहां काम चल रहा है तेजी से, और इसलिए कई सैकड़ों किलोमीटर हमने रोड बनाए हैं। और मैं चाहता हूं कि जो काम हमारे सामने था करीब करीब 75% तो हमने उसको पूरा भी कर लिया है और हम आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार से आप देखिए अटल टनल हिमाचल प्रदेश में, उसका हाल क्या था? अटल जी के समय जिसकी कल्पना की गई, अटल जी के जाने बाद किसी न किसी फाइलों में वो लटका रहा, एक बार छोटा सा काम हुआ फिर अटक गया, ऐसे ही करते करते चला गया। पिछले 6 साल के अंदर इसके पीछे हम लगे और आज अटल टनल काम कर रही है। देश की फौज भी आराम से वहाँ से मूव कर रही है, देश के नागरिक भी मूव कर रहे हैं। जो रास्ते 6-6 महीने तक जो इलाके बंद होते थे वो आज काम करने लगे हैं और अटल टनल काम कर रही है। उसी प्रकार से मैं ये बात साफ करना चाहूँगा कि जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, ये देश का सामर्थ्य है, हमारे देश के सुरक्षा बलों का सामर्थ्य है। देश को कभी नीचा देखना पड़े ऐसी स्थिति हमारे फौज के जवान कभी होने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। आज उनके जिम्मे जो भी जिम्मेवारी, जहां भी जिम्मेवारी मिली है, बखूबी निभा रहे हैं।
प्राकृतिक विपरीत परिस्थितियों के बीच में भी बहुत मुस्तैदी के साथ निभा रहे हैं और हमें हमारे देश की सेना पे गर्व है, हमारे वीरों पर गर्व है, उनके सामर्थ्य पर हमें गर्व है और देश हिम्मत के साथ अपने फैसले भी करता है और हम उसको आगे भी ले जा रहे हैं। मैंने कभी एक गज़ल सुना था, ज़्यादा तो मुझे इसमें रुचि नहीं है, मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मुझे लगता है ये जो साथी चले गए, वो जिन चीज़ों के अंदर जीते हैं, पलते हैं, वो वही सुनाते रहते हैं जो उनके कालखंड में उन्होंने देखा है, जो उनके कालखंड में उन्होंने किया है, उसी को वो कहते रहते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें अब चलना ही होगा, हमें बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ना ही होगा। और मैंने कहा पोस्ट कोरोना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जब हमारे सामने आ रहा है तो भारत ने कुछ नहीं बदलेगा कि मानसिकता छोड़ देनी होगी। ये तो चलता है, चलता रहेगा, मानसिकता छोड़ देनी पड़ेगी। 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य लेकर चल, प्रॉब्लम होंगे, अगर मिलियंस ऑफ प्रॉब्लम है तो बिलियंस ऑफ सॉल्यूशन भी है। ये देश ताकतवर है और इसलिए हमने हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर विश्वास रखते हुए हमने आगे बढ़ना होगा और मुझे विश्वास है कि हम इस बातों को लेकर के आगे चलेंगे। ये बात सही है कि मिडल मैन कल्चर खत्म हुआ है, लेकिन देश का मिडिल क्लास जो है उसकी भलाई के लिए बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, जिसके कारण देश को आगे बढ़ाने में अब जो मिडिल क्लास का बल्क है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाला है। और उसके लिए आवश्यक जो भी कानूनी व्यवस्थाएं करनी पड़ी वो कानूनी व्यवस्था भी हमने की है। माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रकार से विश्वास के साथ एक प्रगति के वातावरण में देश को आगे बढ़ ले जाने का निरंतर प्रयास चल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभारी हूं कि अनेक विषयों पर उन्होंने स्पर्श किया है। जिनका राजनीतिक एजेंडा है वो उनको मुबारक। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। मैं फिर एक बार देश के किसानों से आग्रह करूंगा कि आइए टेबल पर बैठ करके मिल करके समस्याओं का समाधान करें। इसी अपेक्षा से राष्ट्रपति जी के भाषण को राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रस्ताव पर अनेक माननीय सदस्यों ने नो क्लेरिफिकेशन, इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। आप सीनियर मेंबर पार्लियामेंट है, इसमें क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पर अनेक माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत किए गए सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के लिए मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि इस सत्र में संवेद लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 29 जनवरी 2021 को एक साथ संवेद संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा किए, उनके अत्यंत आभारी हैं। सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मान्य सदस्यगण, नियम 371 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी है वह सभा पटल पर अपने प्रस्ताव रख सकते हैं। केंद्रीय बजट पर चर्चा आइटम नंबर 20, डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you very much, Mr. Speaker, for giving me this opportunity to present my party's views on the Union Budget 21-22
which was delivered by our Honourable Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, last week. Respected Speaker, in her speech, she reminded us that these days cricket must be on many people's minds. Speaker, perhaps I should request you to put the House in order so I can make my... Yeah, he's right. प्लीज माननीय सदस्यगण अपनी अपनी सीट पर विराज जाएं। माननीय सदस्यगण प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज माननीय सदस्यगण प्लीज माननीय सदस्यगण आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्यगण प्लीज। हाँ डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you, Speaker Sahab. I was just saying that in her own speech, the Finance Minister reminded us that these days cricket is very much on all of our minds. I'm not referring, unfortunately, to the disappointing defeat in Chennai yesterday, but earlier this year, we witnessed an Indian cricket miracle in Brisbane in the face of impossible odds, which 9 star members of the team absent or injured, with the bowling backbone of the team hobbled and unable to play, and the inspirational captain absent, India pulled off one of the greatest of all cricketing victories. I was hoping, as the Finance Minister herself suggested, for something similar from this year's budget. The impossible odds were there. The economy had been laid low ever since demonetisation, and then shattered by the pandemic and the resultant lockdown. The star performers like tourism and service industries were devastated. The backbone of the economy, agriculture and MSMEs, are both in crisis. But alas, there was no stirring fight back in the Finance Minister's speech, no come-from-behind victory for our economy. Instead of the focused leadership we all expected from the government, it became clear, listening to the Finance Minister, that here, alas, inspirational captaincy is wholly absent. Instead, we have had the usual combination of high rhetoric, grand ambition, exaggerated numbers, and unrealistic targets, all diluted with underwhelming allocations to crucial sectors. Our Finance Minister neither played with a defensive bat nor hit the ball out of the park. Instead, alas, it seems she was comprehensively stumped, or maybe she had just run out of ideas. Instead of the Brisbane heroics, we just got a Chennai collapse. Through the course of the Honourable Finance Minister's address, we heard a lot of memorable quotes, notably from Tagore. But as the great Gurudev himself said, you cannot cross the sea merely by staring at the water. It is perhaps a more apt way to describe this government's tepid budget. Rather than help us cross the sea of challenges we currently face, the reality, sadly, is that this budget abdicates the government's responsibilities to the weakest in our society, the segments of our economy that are in tatters, and the Aam Aadmi who have reposed their faith in this government have been let down totally in the last 7 years. I could spend hours explaining why this is so, but given the limited time available to my party, let me stick to a few examples, and I'll pick 4 today where the budget has betrayed the most fundamental expectations from the nation: health, fiscal stimulus, defence and agriculture. First, health. Given the unexpected challenges we have collectively faced since last year, which has destroyed both lives and livelihoods, the people of our country expected revolutionary allocations for healthcare. While thanks to the countless sacrifices of our healthcare warriors, our frontline workers, researchers, scientists, doctors, we are now in a position where the light may finally be visible at the end of the tunnel, but the budget has delivered a blow to our hopes of expanding and developing the healthcare ecosystem of our country. Sadly, the government, in its peculiar wisdom,
has chosen the path of deception rather than mature governance. We all initially praised the Finance Minister's declaration of a 137% increase in the healthcare budget, which included big-ticket schemes like the Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasthya Yojana, for Swasthya Bharat Yojana, 64,000 crores, a total outlay of 2,23,000 crores in this budget year compared to 94,000 in the last one, a substantial increase. But when we turn to the annex, as instructed by our own Finance Minister, the deception lying in store was breathtaking. Out of these claimed allocations, 35,000 crores is just a one-time expenditure for the ongoing COVID-19 vaccination program. Another 60,000 crores actually for the Department of Drinking Water and Sanitation. So as a result of this, of the 2,23,846 crores mentioned by the Honourable Finance Minister, the actual allocation to the Department of Health and Family Welfare was only 71,269 crores, which marked not a 137% increase, but a decline of nearly 7,000 crores, or 10.84% decline when compared to the RE estimates for the same financial year. Together, not only are these paltry allocations a reversal of the government's own promise to the nation of increasing healthcare expenditure to 2.5% of our GDP by 2025, but they constitute an unconscionable betrayal of the countless sacrifices of our healthcare and frontline workers at the height of the pandemic. Second, the fiscal stimulus. Our nation suffered, as we know, serious economic hardship thanks to the stringent lockdown. We still remember the misery faced by our most economically vulnerable people. We remember the lakhs of migrant workers heart-rendingly trudging home with parched throats and calloused feet. Yet the government's response then and in this budget has shown no sensitivity to their plight. Given the flailing state of the economy and the unprecedented losses suffered by the majority of this country, we expected a budget that would offer a comprehensive fiscal stimulus to all those affected, to key industries, particularly our MSMEs, the backbone of the economy, and the informal sector. Similarly, we demanded increased government expenditure and at the same time an effort to put money in the hands of the people by boosting employment and livelihood generation. Nothing of the sort has happened. Instead of boosting funding, the government has either bizarrely slashed funds or offered deceptive programs that focus on liquidity rather than direct fiscal support. Let's face it, providing cheaper credit to businesses will be of little value unless consumption demand increases. But demand won't increase until people have money to spend. Yet no real money has been provided and no means of earning money. Funding for key schemes like Manrega, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, have been slashed in that scheme by 35%. The same applies to Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Support for key sectors like the MSMEs I mentioned is largely absent. Your so-called support for MSMEs, ma'am, relies on allocations for meaningless exercises like the Guarantee Emergency Credit Line, which is only to provide collateral-free loans to MSME businesses and not direct fiscal support. The fact is that the tourism and hospitality industries have perhaps been the worst affected. They're in crisis, they're near collapse. But your budget, instead of coming to their rescue, has instead simply slashed the overall allocation of funds to this sector by 19%. In fact, if you look at the revised estimates for the year, they've slashed them by 45%. We heard the Finance Minister last week and the Prime Minister today repeatedly invoking Atmanirbhar Bharat. Well, Bharat should be Atmanirbhar, not Bharatvasis. Your Atmanirbharta should not mean that you're telling your own citizens, you're on your own, be self-reliant, the government will do nothing for you. That is not the kind of Atmanirbharta this country needs. Third, defense. The deceptive announcements in healthcare were complemented by a complete inability of this government to walk the talk in matters of national security and defense, especially given the unexpected clashes with China over the course of last year, that no doubt caught our own government by surprise, perhaps given how very much they had hyped the PM's purported rapport with his Chinese counterpart.
Instead, we have a government minister helping the Chinese make the case that they are more sinned against than sinning, part of the government's efforts to underplay the crisis after the Prime Minister claimed no territory had been lost. This government has a duty to ensure that our armed forces are safe and well supported, and that they have all the tools and resources they need to keep aggressors at bay, not to pretend that there is no problem when we know there is. I'm shocked that the Honourable Finance Minister did not even mention the word defence in her speech. We really expected from this government an effort to support our long-pending modernisation and acquisition programmes. But despite all the chest-thumping and sloganeering about the supposed 18.5% increase in capital outlays, the numbers show us clearly that in matters of national security, the government's talk of nationalism is hollow. It's full of sound and fury, signifying nothing. The capital outlay allocation, rupees 1.35 lakh crores, is only 0.4% higher than the 2020-21 revised estimates of 1.34 crores. Just the previous year, before Galwan, the Defence Committee of this Parliament had recommended a 35% increase. Where is 35% and where is 0.4%? Despite all the deafening proclamations by its members, this government, even in the face of such grave threats as we're facing now, has kept the proportion of capital expenditure to the overall defence budget at 25%, far smaller compared to the UPA era, because our government consistently had it at 30 to 32%. It's a matter of shame for all members of this House that we have a government that has repeatedly proven incapable of offering any considerable financial support to our armed forces at a time when the threat of a two-front war has grown dramatically. To use one of their favourite words, this is truly anti-national. Fourth example, Mr. Chairman, agriculture. In these last few months, with rising agricultural distress, compounded by the undemocratic passage of 3 farm bills with widespread adverse ramifications for the agrarian economy, we have witnessed nationwide protests by farmer groups whose very survival is at stake. Even as the government, in their obduracy, failed to engage constructively with the farmers, one hoped that at least the budget would take cognizance of their distress and offer tangible measures to address and alleviate their current plight. No such luck here in this budget. Shastri ji gave us the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Modi ji's contribution to this budget is Na Jawan, Na Kisan. Now, we must recognize that the current nationwide protests led by peaceful farmers who've been unconscionably sidelined by the undemocratic farm bills reflects only the tipping point. But the rot in the sector has been prevalent for a long time thanks to this government's myopic approach, which continues in the current budget. The overall budget of the department saw a minuscule increase of 5% from last year's revised estimates, but was 8% below the budget allocated last year. Similarly, despite the government's assurances, the budget does little to assuage the fear of the farmers regarding MSP. The two schemes that ensure MSP, Market Intervention Scheme and Price Support Scheme, and Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Yojana, have witnessed consecutive reductions in the last 2 years, leading to a 20 to 25% cut in this year's budget. I heard the Prime Minister mention MSP. I didn't hear him mention a quarter of the budget for it has been cut. Much was made by this government about the flagship PM Kisan scheme just before the elections, as you may remember. But despite being one of the major direct cash transfer schemes, and therefore in direct need of a rise in allocation, the scheme has witnessed a 10,000 crore rupee drop of 13%, in other words, in its allocation. The disbursal amount of 6,000 crores under 6,000 rupees per farmer under PM Kisan has not been enhanced either, nor has the scheme been extended to tenant farmers, sharecroppers, women farmers, Adivasi farmers, who've all been excluded from this benefit from the start. Instead, no, it's true. Instead, 2,326 crores was transferred to 40 lakh ineligible beneficiaries. This is from the government's own figures. Even the previous head of Aadhaar
said that he received the PM Kisan payment for which he was not entitled. So suit boots are receiving the government's money, but what are the farmers getting? Even worse is the plight of the fishermen. In my own constituency, Mr. Chairman, I've seen them devastated by Cyclone Oki, the floods of 2018 and 2019, and now the pandemic. But this budget has not only denied them any relief, let alone a special relief package. There is nothing in the budget in terms of fiscal support, diesel subsidies, lower GST, nothing. Fish nets and fishing equipment even they have to buy at the price they paid before the pandemic and before all these calamities. You've given relief to tea garden workers in Assam and Bengal, where you believe the ruling party has a chance. But you've ignored thousands of tea workers in Tamil Nadu and Kerala. And I think we can understand why, but is this fair? Frankly, sir, we are looking at a very sad situation. उच्च वर्ग के गिने चुने कुछ व्यापारी को फायदा है, मुल्क चलाने को बतलाओ, ये भी कोई कायदा है? Anyway, at a time of unprecedented civil, political, economic distress in our country, this government had a great chance to show us that it was willing to bring this country back together. That was precisely what we expected from the union budget, a platform through which this government could actually display a bold vision for reviving the economy and offering much-needed relief to our citizens who have had to face one of the most challenging periods in contemporary history. Instead, our citizens have been left thoroughly disappointed by the government's repeated mediocrity in matters of policy making. This tepid budget ignored the middle class in their hour of need. You have given them extortionate tax increases and fuel prices. Since 2014, the excise duty on petrol has gone up by 348%. On diesel, the excise duty has gone up by 894%. Soon, banks will have to provide not just car loans, but fuel loans, Mr. Chairman, so you can buy fuel for the cars, thanks to the taxes that this government has put up. The truth is, there's been no relief in tax rates for the middle class either. पूंजीपतियों को सब्सिडी मिली, अमीरों को रिबेट, मिडिल क्लास वालों टीवी देखो, तुमको मिली है डिबेट. And as for the poor, Mr. Chairman, as for the young, the aspirational, the betrayal is total. I can tell you, I mentioned Manrega earlier, at a time when record numbers of people are seeking work under the scheme, where there's been a 66% increase in work requests under Manrega in December and January, you have slashed on the 1st of February its allocation by 35%. When unemployment levels in the country are at the worst levels ever recorded, how could you do this? How could you do this, Madam Finance Minister, when our young people are looking desperately for work? Your budget has no provisions for job creation or skilling, and you have cut education even while announcing a new education policy. I remember when your government made a lot of noise about a new education policy last year, I congratulated the education minister. I said, wonderful ideas, but are you going to get the money to implement them? How can you possibly head towards 6% of GDP as you are talking about? He said, no, I've spoken to the finance ministry. It's all been agreed in the cabinet. I'll get the money. What did he get? He's got a 6% cut in the education budget. That is the budget we have been given. And the budget talks about 100 new Sainik schools. I must say, existing Sainik schools, I have one in my constituency, the fabled historic Karakotam Sainik School, they are not receiving money from the government. They are in such desperate shape because they've exceeded the capacity of their parents to pay for these schools to run them, and they have been saying, I'm on the governing board of the Sainik School Karakotam, that they may have to close down unless more money is coming. So they are unable to finance the existing Sainik schools, and they're talking about building 100 new ones. What kind of hypocrisy is this, Mr. Chairman? Really? I have to say that this government has a record of coming up with flashy slogans and acronyms. First they came up with Achhe Din, Sabka Saath, Sabka Vikas. But any day, any dreams Indians may have for better days or better governance, frankly, have been cremated on the altar of the disastrous decision to demonetize 86% of our currency on the whims of our Prime Minister.
To quickly address the economic catastrophe that followed and the rampant feeling of disappointment, they then came up with a slogan of New India, but it was abundantly clear that this was not a new India for all Indians. Instead, the road to this new India seems to be littered with the wreckage of all that was good and noble about the old India. कहाँ तो तय था उजाला हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए. So instead of using the faith that this country placed in the government to deliver effective governance and competent policy making, this government has not only consigned our migrant workers to misery, it has erected spikes and barriers on the path of our annadatas. It has failed them, it has failed us all, it has failed India. मैं आपको कह रहा हूं, भारत की जनता आपसे कहेगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश से दम निकले. बहुत किया एतबार मोदी जी, अब तुम्हारी गली से हम निकले. जय हिंद मिस्टर चेयरमैन. श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. और मैं इससे पहले कि अपनी बात कहूँ, एक शेर से शुरुआत करना चाहती हूँ. जिसके किरदार पे शर्मिंदा है शैतान, जिसके किरदार पर शर्मिंदा है शैतान, वो भी आज हमको नसीहत देने के लिए आए हैं. अध्यक्ष जी, जिनके समय में फ्रेजाइल 5 में इंडिया आ गया था, वो आज बजट पे भाषण देकर हमें समझा रहे हैं कि इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए. खासतौर पे जब भारत आज टॉप 5 इकोनॉमीज का हिस्सा है. आज सब लोग जानते हैं कि देश, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया किस परिस्थिति से गुजर रही है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. और ऐसे समय पर अगर मेरे विपक्ष के मित्र थोड़ा सा समय आंकड़े पढ़ने पर और बजट की कॉपी को ढंग से देखने पर लगा देते तो शायद ये भाषण नहीं करते. और इसलिए मैं अपने देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसी विपत्तियों के बावजूद, ऐसी मुश्किलात के बावजूद, जब पूरी दुनिया ने भारत को गिव अप कर दिया था और कह दिया था कि ये तो निकल ही नहीं पाएंगे, यहाँ तो 2 लाख से 5 लाख मौतें रोज होंगी और यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ऐसे समय पर भी उन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया है जो कि आने वाले भविष्य में 2 डिजिट इकोनॉमी की बात कर रहा है. तो मैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ. और ऐसे ही समय पर मैं प्रधानमंत्री जी को भी याद करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने इतने मुश्किल समय पर निर्णय लिया कि हमें लाइफ और लाइवलीहुड के बीच में चिंता करनी पड़ेगी, और जब लाइफ बचेगी तो लाइवलीहुड खुद से बच जाएगी. सो ही फोकस्ड ऑन सेविंग लाइव्स, एंड व्हेन ही सेव्ड लाइव्स, livelihood automatically saved, as we can see the details of the budget. जब डबल डिजिट ग्रोथ की बात होती है और इस डेकेड की बात होती है, तो इस डेकेड का ये सबसे पहला बजट है और आने वाले भविष्य में क्या कुछ तब्दीली होगी, भारत किस तरफ जाएगा, वो पथ ये बजट निर्धारित करता है. कई चीज़ों में ये बजट पुराने बजट के मुकाबलों में फ़र्क है क्योंकि ये कोरोना काल का बजट है. कोरोना का 1 साल खराब होने के बाद का बजट है, जो कि 100 साल में स्पेनिश फ्लू के बाद एक ऐसा पेंडेमिक दुनिया में छाया, उस पेंडेमिक से निकालकर लाइवलीहुड्स को आगे बढ़ाने का बजट है. और इस बजट को अकेले नहीं देखते हुए अगर हम पिछले 6 साल 7 साल का काम देखें तो हमें अंतर समझ आ जाएगा. और अंतर में ये भी समझ आएगा कि हर एक क्षेत्र के अंदर जो पैसा दिया गया है पहले के मुताबिक दुगना दिया गया है या दुगने से अधिक दिया गया है. मैं शुरुआत करना चाहती हूं अध्यक्ष जी एक आकलन से, जिसमें सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी में कहा गया था कि इस देश के अंदर 18 करोड़ मामले सामने आएंगे और 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु होगी. ऐसी भयानक दृष्टि पैदा की गई, ऐसी भयानक विकट स्थिति पैदा की गई
और ये भी कहा गया MIT के अध्ययन के द्वारा कि कम से कम 2 से 5 लाख लोग रोज इस देश में मरेंगे। एक अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, उनकी भविष्यवाणी थी कि 50 से 70 लाख लोग हर दिन इससे इन्फेक्ट होंगे। So what the country went through, what the world went through was a bio warfare. And as we can see that how some countries and some vested interest groups have chosen to use children, women, and vulnerable people and weaponize them. We can see that. And when it comes to people like me, and I have to start reading about economics, and I have to rely my data and detail, I go to people like what people like Geeta Gopinath has said, what people who with economic background say. But I think my friend from the opposition go to people like Mia Khalifa and Rihanna, who probably people my age would not even know as musicians, because our age was with Boney M and ABBA and other such people. Rihanna I probably didn't even know till the name was announced. And Mia Khalifa I'd never heard of even. I'm sure some of my friends from the opposition can throw some light on. And a child of the age of 18, they are going to rely on her to discuss farm laws and weaponize a child who, by her own admission, has got issues, Asperger to OCD to a couple of other things. And that's the biggest child right abuse one can say. But I think thanks to Mrs. Nirmala Sitharaman ji, कि इन्होंने बच्चों का, बुजुर्गों का, महिलाओं का सबका ख्याल रखा है और इस बजट में बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं जहां पे बुजुर्गों को टैक्स तक पे करने की ज़रूरत नहीं है. Thank you very much, ma'am, for standing with our senior citizens. You know, I was just thinking, people who are born after 2000, this is the class of people who do not know that there was a world before globalization, because they have not seen it, they don't know it. And these are the youngsters between the age of 16 and 21. They do not know that world existed. And what Corona has done is cause disruption to that very globalization. And what disruption has happened is basically logistic chains through which man, power, data, everything moved, that got disrupted. And that very disruption is the background of this very budget. And under these circumstances, my friend from the opposition talked about cricket, and he was expecting something better in the budget. So let me remind him that India played the way India plays. When we are underdogs, typically true to our style, it was typically signature move of Indians that when we are called as underdogs, we win the match. And that is what this budget is all about. When the world was showcasing a picture that India is going to be in dire state, we've come through in flying colors. A lot of work still needs to be done, and I'm sure my government would take care of everyone and continue to work in all earnest. I was just thinking कि जब इतने सब अच्छे काम हो रहे हैं, तो कुछ जयचंदों को तकलीफ क्यों हो रही है? कुछ तो दिक्कत है, मास्क पहनने से दिक्कत है, लॉकडाउन से दिक्कत है, वैक्सीन बनाने से दिक्कत है, देश की जीडीपी बढ़े उससे दिक्कत है, जीएसटी 1,19 करोड़ इकट्ठा हो तो दिक्कत है, महिलाओं बच्चों के कल्याण के लिए काम हो तो दिक्कत है, टेक्सटाइल पार्क्स बने तो दिक्कत है. और आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव में कहा, और उसमें उन्होंने याद दिलाया एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात कि किस प्रकार से गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक विजिट की थी और किसानों आदि के साथ रहे थे. तो मैं भी इस बात को याद दिलाना चाहती हूँ कि एपीजे कलाम साहब का एक विजन था देश के प्रति, एक सोच थी, एक विचार था, और उस सोच और विचार में उन्होंने कहा था पूरा, PURA,
providing urban infrastructure and facilities to rural areas. And this is exactly what this government is doing. हमारे इस देश के एक ऐसे राष्ट्रपति जिनको सब लोग हृदय से प्रणाम करते हैं, एक ऐसे देशभक्त जिन्होंने देश के लिए जिए और देश के लिए जब तक रहे काम किया, और ऐसे विचारों से सबको ओतप्रोत किया, उत्साहित किया कि उनकी जो विजन थी पूरा की, आज उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसलिए मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का और निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि जो आज दुनिया में नहीं है, उनकी दूरदृष्टि और उनका सोच और विचार पर कार्य कर कर आप इस देश को लगातार प्रगति के पथ पर लेकर जा रहे हैं। चाहे वो जल जीवन हो, चाहे वो रूरल एरियाज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो मंडियों का बेहतरीकरण हो, चाहे वहाँ पर किसानों को पैसा मुआवजा देने की बात हो, चाहे इंश्योरेंस की बात हो, किसी भी प्रकार के काम में बिजली की बात हो, बिजली, पानी, मकान, पढ़ाई, हर चीज़ में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बेहतर किया जाए, उसी पर काम हमारी सरकार कर रही है और एपीजे कलाम साहब की पूरा विजन को पूरा करने का काम कर रही है। साथ ही मैं याद दिलाना चाहती हूँ, वॉश, WASH, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन पर अगर काम नहीं हुआ होता तो इस देश के अंदर 10 करोड़ शौचालय बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हमने बनाए हैं क्योंकि इसकी कमी महसूस हुई, और जब तक वॉश जैसी चीज़ के ऊपर काम नहीं होगा, वाटर एंड सैनिटेशन एंड हाइजीन के ऊपर, तो आप महिलाओं की बेहतरी, MMR रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट और किसी भी प्रकार से आप मदद नहीं कर सकते। जब भी आप रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वॉश was something which was missing, and I'm glad my government has taken this vision forward and worked, and especially I would say Swachh Bharat 1 was all about wash, and now it is time to lay down the foundation for Swachh Bharat 2, and I'm very, very sure we would still achieve our targets, and this time the focus happens to be Jal Jeevan Mission, and focus is that every household should get drinking water supply and tap water supply. Now, can you imagine 70 plus years of Azadi and households don't have water? These households did not have gas connection, clean fuel. These households, now if government is working on providing gas to all the women in rural infrastructure and helping them with clean energy, tab bhi dikkat hai, tab bhi pareshani hai. Having better urban infrastructure and providing gas through piped gas connections, then also you have a problem. And this is what this government is all about. And some of my friends from the opposition raised the question, आम आदमी के लिए क्या किया? ये सब तो अमीर आदमी की ज़रूरतें हैं शायद। अमीर आदमी को चाहिए होता है टॉयलेट, गरीब को तो टॉयलेट चाहिए नहीं। पीने के पानी की ज़रूरत सिर्फ अमीर आदमी की या गरीब आदमी की तो है नहीं। यही कारण था कि इनके समय के अंदर गरीब के पास बैंक का खाता भी नहीं था। 70 साल की आज़ादी के बाद इस देश के अंदर मात्र 12.5 करोड़ खाते थे, और उन 12.5 करोड़ खातों में कुछ हमारे जैसे लोगों के भी होंगे कि एक परिवार के अंदर 4-4, 5-5 खाते होंगे। और अगर आप इस कैलकुलेशन को करें तो जब 2014 में सरकार आई तो आपको 40 करोड़ खाते खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर और 40 करोड़ खाते खोलने का आप मतलब समझिए, to be able to connect with formal economy, to get the benefits of banking sector, and to get the benefit of banking sector, सूट बूट के लोगों के लिए काम कौन कर रहा था बताइए जनाब, डेटा और डिटेल के साथ बताइए। क्योंकि 12 करोड़ खाते आपके ज़माने में थे, तो जो धोती कुर्ता पजामा पहन के घूमते थे उनके लिए तो खाते ही नहीं थे, और खाते छोड़िए बैंक के अंदर आना ही वर्जित था उनके लिए। वो बैंक के अंदर घुसकर पैसा नहीं ले सकते थे। आज की सरकार वेंडर से लेकर किसान तक और महिलाओं के खाते में पैसा डालने का काम कर रही है और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ देश को बढ़ा के लेके जा रही है। ये अमीरों के चोचले नहीं है, ये गरीबों के लिए काम हो रहा है, और सही मायने में ये सरकार गरीब
किसान, मजदूर और मजबूर को समर्पित है, जो कि इनके बजट ने दिखाया है। अध्यक्ष जी, अगर पूरे बजट का हम एनालिसिस भी करें, और कुछ लोग अभी भाषण में नहीं, बजट के भाषण में नहीं, लेकिन अक्सर राष्ट्रपति जी के भाषण में माइनॉरिटी की बात करते रहते हैं। और कल ही की बात मैं सुन रही थी परसों अपने मित्र को, तो उन्होंने कहा कि जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजों की सरकार है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जुमलेबाज कौन है? वो लोग जिन्होंने माइनॉरिटी को केवल अपीजमेंट के लिए इस्तेमाल किया, एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। उनके समय के अंदर चाहे तो, और एक महिला मित्र थी जिन्होंने शाहीन बाग का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जी और सरकार को शाहीन बाग की महिलाओं की चिंता नहीं है। जनाब, आपको चिंता थी, आप तो वेस्ट बंगाल चलाते थे, वहाँ पर बड़ी भारी मुस्लिम मेजॉरिटी है, आपने शरिया कानून क्यों नहीं हटाया? आपको समझ नहीं आया कि ट्रिपल तलाक हटना चाहिए? और जब ट्रिपल तलाक नहीं हटाया तो आप बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की, आप बात करते हैं माइनॉरिटी के लोगों को बराबर लाने के अधिकार की। सोशल डेवलपमेंट, विकास क्या होता है? वो विकास तुष्टीकरण की राजनीति से कभी नहीं हो सकता। हाउ progress of a country or development in a country needs to take place, it cannot take place by appeasing certain sections. Decisions have to be made, and sometimes tough decisions also have to be made. And we can see that in 2014 and before, the Minority Affairs Ministry only had a budget of 3,500 crore. And today, this budget has gone up to 4,810 crore, and this is how minorities need to be taken care of. And this is what this government has shown. पूरे के पूरे कुनबे को, और मैं कुनबा मतलब एक फैमिली के अधिकार क्षेत्र की बात कर रही हूं, देश के विकास से ही दिक्कत है। They have a problem with development. अगर ऐसा नहीं होता तो सारे के सारे किसानों की जमीन हरियाणा में खत्म नहीं हो गई होती। और हरियाणा में किसानों की जमीन का क्या हुआ, वो हरियाणा का किसान बहुत अच्छे से समझाएगा। वहां पे भाई, भतीजा, जीजा सब जमीन हड़प कर गए, और उसका नतीजा भी हम सब ने देखा है, किस तरीके से सिर्फ कुछ कैपिटलिस्ट लोगों को फायदा होता था। क्योंकि क्रोनी कैपिटलिज्म का जो नारा देते हैं, उन्होंने ठीक यही हरकतें अपने समय में की हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म में सिर्फ जान पहचान के जो कैपिटलिस्ट थे उनको ही फायदा पहुंचाना है। अगर कैपिटलिज्म एक अच्छी चीज है, जब इतने सारे लोगों को नौकरी देना है, तो वो आप देख चुके हैं कम्युनिस्ट सरकार, चाइना की भी कम्युनिस्ट सरकार की बात करें तो उसको भी कैपिटलिस्ट को सामने लाना पड़ा है, तब तरक्की की है। अगर आप उनकी भी अर्थव्यवस्था को समझे तो आपको पता चलेगा कि उनको भी अली बाबा जैसे कैपिटलिस्ट को पैदा करना पड़ा अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, भले ही झूठा मगर करना पड़ा। जैक मा को गायब कर दिया वो अलग विषय है, लेकिन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उनको कैपिटलिस्ट की जरूरत थी। और ऐसे में जब भारतीय कैपिटलिस्ट अपनी कैपिटल का इस्तेमाल भारत के अंदर भारत की बेहतरी के लिए खड़ा होता है, तो आप किसके साथ खड़े हुए दिखते हैं? मैं यहाँ किसी कैपिटलिस्ट को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ी हूं। कानून के अधिकार क्षेत्र से जो भारत के साथ खड़ा है वो मेरा प्रिय है, और जो भारत के खिलाफ खड़ा है उसके मैं खिलाफ हूं। आप समझिए, जब हुवावी की बात होती है, जब 5G की बात होती है, एक व्यक्ति या एक कैपिटलिस्ट खड़ा होता है चैलेंज करने के लिए इस वर्चस्व को, ये कहने के लिए कि 5G हम लेके आएंगे, हम पैसा लगाएंगे, हम इस देश के अंदर 5G लगाएंगे। नतीजा, चाइना एक टैप वाटर बॉटल जो मैन्युफैक्चरर है, 2 दिन के अंदर उसको एशिया का सबसे अमीर आदमी घोषित कर देता है। अगर कोई क्वालकॉम के साथ तय करता है कि वेफर चिप हम बनाएंगे, क्योंकि भारत को वेफर चिप, माइक्रोचिप की जरूरत है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, किसी ने रोका है? यहाँ तो ये जो पार्लियामेंट है इसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा को गया है, यहाँ इन्फोसिस को भी फायदा हुआ है, यहाँ विप्रो को भी फायदा हुआ है, यहाँ पर हमारे
जो उद्योगपति हैं वो स्मार्ट बॉम्ब भी बनाते हैं, ड्रोन्स भी बनाते हैं, जहाज भी बना रहे हैं। ये तो खुशी की बात है भारतीयों के लिए। इसमें दिक्कत किस बात की है? क्योंकि जीजा मौसी चाचा को काम नहीं मिल रहा, ये दिक्कत है क्या? आप समझिए इस बजट ने क्या किया है। इस बजट ने उन सभी लोगों को मौका दिया है जो भारत की परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को बदलना चाहते हैं। According to UNCTAD, India was the only outlier which saw positive inflows of investment. Now, you don't believe me, you don't believe economic survey, you don't believe anyone, but how much investment India has got, that you got to believe. What kind of GDP we have managed, or what kind of inflation rate we have managed to keep under check, that you got to believe. उस पे तो विश्वास कीजिए। आपको विदेशी आंकड़े पसंद है तो मैं आपके सामने अंकटाड का आंकड़ा रखती हूँ, देश का भी नहीं रखती। तो अंकटाड के आंकड़े के मुताबिक जो पॉजिटिव इनफ्लो हुआ है वो इस देश की बेहतरी के काम आया है। और पॉजिटिव इनफ्लो का मतलब है कि जब पैरामीटर्स अच्छे होंगे, जब लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट पर फायदा मिलेगा, तभी पैसा लगाएगा कोई। Nobody is going to put their money in places where they are not going to make profit, as simple as that. That means we are doing something right. That means people have faith in us. My friend day before yesterday asked me, what about your friends? I said, these are my friends who are investing money in my country because they have faith, they have trust in the well-being of this country. I am quoting a former finance minister, Mr. P. Chidambaram. He said, the Union budget of 2021 is a cruel blow to federalism, vengeful towards protesting farmers. It is laughable, and I'll tell you why, Dada. It is laughable because when he was the finance minister, the outlay for the agriculture ministry was just 17,000 crore. And today, under the leadership of Mrs. Sitharaman, it has gone up to 1,31,000 crore. I think somewhere the truth must prevail. You can't be so blind with your hatred that you start questioning even the right things. You did nothing. And that is for everyone to see. Now, there are some major changes which have happened, and that's why I call that this is a budget of change. This is the first budget of the decade, and this lays down the foundation for this decade. So IPOs, we all know what happened to PSUs. You all keep talking about Nehru, Nehru, Nehru. Now Nehru gave the foundation of PSUs. But what did you do after that? PSUs all became bankrupt. And PSUs a whole lot of them were not making profit. And they became a burden on Consolidated Fund of India. How long do you want to do that? Do you want to experiment with it in some way? Do you want to keep alive a dead matter? You've got to change. You've got to introduce more life. You've got to build some changes. And one of the changes get IPOs. Now, if IPOs are taken out by so many other private companies, and there is, please don't disturb. Please don't disturb. When you have the opportunity, say what you have to say. Listen, I don't want to react to leftists who have no clue of how economy works. And that's why you have shrunk in your numbers. Please address the chair. So basically, to make Atmanirbhar Bharat, PSUs need to be regrafted, redone. And that change, some which are not making profit, they need to be handled in a different way. Some with public money need to be brought into life. Some need to be shut down. So there's going to be a segregated policies. It cannot be paint everything with black brush. You have to do things right. And depending on the nuance, you have to handle it in a nuanced way. And that is what this government is trying to do. And you're questioning even that, and you have a problem with that. Now, obviously, if something has become a white elephant, you got to deal with it in that manner. Now, I feel there was bad management and also aggressive trade unionism, which destroyed a whole lot of our industry. And Dada is sitting here, so I will say,
5,800 factories were shut down in Bengal. Dada, 5,000, and you would agree with that, 5,800 factories have been shut down because of trade unionism, my friends from the left, in Bengal, and they have been in power, God knows, 15 years? And in those 15 years, I have a direct question, how many factories have you brought to life in your time? Tell me what have you done with MSME? See, the fact is, when it comes to MSME sector, when it comes to state PSUs, when it comes to management, there is a chronic problem, and that chronic problem needs to be resolved. One way or the other, you have to just get ahead, and that getting ahead is what this budget is providing. And I want to tell. Dada, you'll get your chance. You're the next speaker. So I would say a very simple question. You may continue. So only a simple Google search. No Geeta Gopinath is needed. But when you do a simple Google search, you know how you need to revive the state PSUs, and that is my direct answer to what kind of questions Srimati Mamata Banerjee has been making, that to revive dying PSUs and other such instruments, you need is to revive a bankrupt company. Disinvestment is one of the ways. I mean, I am suggesting that you don't need to go to Geeta Gopinath because they've been going to Mia Khalifa. That's why this answer. And Adhiranjan Chaudhary ji has also made certain comments while speaking earlier, and that was if only railways and other PSUs were not eating eating from the Consolidated Fund of India, probably privatization would not have happened. So PM has also given that example. We've all seen those examples, that where milk cooperatives, fisheries, and other things were kept out of these kind of laws, they have done well. A very simple question, if somebody is making this pen, that pen can be sold wherever. Marker can be sold anywhere in the country or in the world. A farmer who is producing wheat, vegetable, fruit, grains, has to sell it to his district mandi only. When you do not give market, what benefit is accruing to the farmer? Very simple. And I can't put it in less simpler words. मैं एक बहुत साधारण भाषा में ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर एक पेन, इस बार पेन, अगर एक पेन को बनाने वाला व्यक्ति अपनी चीज़ देश भर में किसी भी मार्केट के अंदर या विदेश में बेच सकता है, जहाँ उसको बेहतर दाम मिलेगा वो वहाँ बेचेगा और उससे उसको लाभ मिलेगा। दूध का प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति भी कहीं बेच सकता है, जहां उसको सबसे अधिक दाम मिलेगा उधर बेच सकता है। फिशरी में जो इन्वॉल्व हैं वो वाले हमारे किसान भाई या कैटल में जो काम करते हैं वो लोग को फायदा है, कहीं भी बेच सकते हैं। तो जो किसान टमाटर, आलू, प्याज, गेहूं लगाता है वो केवल अपने डिस्ट्रिक्ट की मंडी में बेचेगा। किसी भी घटिया से घटिया दाम पे बेचने पे उसको मजबूर किया जाएगा, तो इसमें किसान का क्या फायदा है? और ये साधारण भाषा में ये 3 नियम जो बदले गए हैं वो किसान को केवल एक मौका दे रहे हैं कि वो देश भर में, दुनिया में जहां उसको उसकी फसल के लिए बेहतर दाम मिले उधर जाके बेच दे, और डिस्ट्रिक्ट में बेचना चाहते तो डिस्ट्रिक्ट में बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए कि ऐसी चीज के लिए भी लगातार दिक्कतें पैदा करना ये शोभा देता है क्या? और फिर अपने आप को देशभक्त कहना। एक चीज मैं 2009 के जब यूपीए की सरकार थी और बजट बना था,
तो तब सेंसेक्स पहली बार -5.83% पर गया था, -5.83, कभी ऐसा नहीं हुआ। और इस बार जो सेंसस है वो 581% पे गया है, ये फर्क है। और आप कहते हैं इस बजट में कुछ है ही नहीं। अगर इस बजट में स्वीकार्यता नहीं होती, इस बजट में मार्केट फोर्सेस को फायदा नहीं होता, तो ये कभी भी नहीं होता। एक छोटी सी चीज और आपको बताना चाहती हूँ, जहां आम जन की बात होती है, तो जो बजट है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन का 2019, अब मैं 13-14 की तो बात ही नहीं कर रही, 2019 में 18,000 करोड़ के आसपास पैसा था, 2020-21 में 21,000 करोड़ है, और आज 60,000 करोड़ इसमें प्रपोज किया गया है। अब ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन आम आदमी के लिए नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो साहब लोग हैं उनको तो पहले भी ये सुविधा उपलब्ध थी, तो ये तो आम जन के लिए ही हुआ ना, जिन्होंने 75 साल, 72 साल, 70 साल के अंदर वो सुविधा नहीं पहुंचाई। जल जीवन मिशन के अंदर 2019 और 20 के अंदर 10,000 करोड़ था, जो 2020-21 में बढ़ाकर 11,500 करोड़ किया गया, और अब 21-22 का जो प्रपोजल है वो 50,000 करोड़ का प्रपोजल है। धन्यवाद निर्मला जी कि एक आमजन गरीब व्यक्ति, जिसको वो कहते हैं पीने को पानी तो सबको ही चाहिए, कई बार कुछ को चुल्लू भर पानी में डूबने को भी चाहिए होता है, मगर पानी तो सबको चाहिए ही चाहिए। ऐसी हालत में नहीं समझ आया 6.5 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स, 6.5 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड, ग्रामीण क्षेत्र के जो घर हैं, उनको 34% जो है देश में, उनको घर में पीने का पानी मिल जाए और कुएं पे जाना और पानी के लिए रोज दौड़ना पड़े, वो नौबत ना आए। तो स्पीड और स्केल से जो काम किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि जो सफाई की व्यवस्था है, सैनिटेशन, they have made gram panchayats as equivalent to municipal bodies, which is a big change. That you don't need a municipality, the gram panchayat itself is going to look after it. And for that, the 15th Finance Commission toward grants of PRIs, and where water and sanitation, a grant of rupees 30,375 crore has been given. Water Department itself has got 17,000 crore. अब आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, एनी सेक्टर, आपको दिखेगा कि बजट की जो रकम है उसको दुगना किया गया है इनके समय से अब के समय तक। The big bull, and again I'm quoting someone you like, the big bull of D Street, Rakesh Jhunjhunwala said, 10 out of 10 for the budget. He said the budget is growth oriented and it is laying the ground for India to get double-digit growth. The budget has conveyed much more than what we are understanding. We have a realistic budget for a resurgent and rejuvenated India. Budget 2021 indicates that Indian government will be bold. India will overtake China in next 25 years. And coming to being bold, I would say this budget is the budget which is indicative that aspirational India is not going to be stalled no matter what the forces are. और पहले स्तंभ में जो है बात शुरू की थी कोविड से, कोविड और पेंडेमिक के दौरान क्या क्या दुनिया में हुआ, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर कहूंगी कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस देश के स्वास्थ्य के लिए, और जो कि कोविड के दौरान भी दिखाया कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रयास किया गया, और सिर्फ कुछ एम्स या कुछ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के द्वारा नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेटर हो उसके लिए भी काम किया गया। और जो मेजर डिफरेंस है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा, आयुष्मान भारत योजना द्वारा भी दिखाई देता है। और उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि असम, बिहार, सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अधिकतर जो है इसको लागू किया, आयुष्मान भारत योजना को। दिल्ली, बंगाल ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लागू नहीं किया। तो 50 करोड़ लोगों को, गरीब से गरीब जनता को, हर घर को इंश्योरेंस मिले, स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी परियोजना की गई।
तो आप देखेंगे कि 12% के आसपास कुछ लाभ वेस्ट बंगाल में है। मैं वही बताती हूँ ना आपको आंकड़ा सुनना पड़ेगा। और हेल्थ और वेलनेस सेक्टर के अंदर 137 जो है परसेंट का इंक्रीज है। we saw a fall of 14% in its under 5 mortality। जहाँ पे इसको लागू किया गया वहाँ पे 14%, जहाँ पे लागू नहीं किया गया वहाँ 14% लाभ मिला, और जहाँ लागू किया गया वहाँ पे मोर्टालिटी रेट के अंदर 19% का फर्क आया। और इसी से साबित होता है कि कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाते हैं कि अपने ही नागरिक को लाभ ना मिले उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसी राजनीति पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। The budget increase no, this is now some other conspiracy, not just New Delhi, and we can see that. I'm glad you read the book. आत्मनिर्भर भारत स्वास्थ्य योजना में 64,000 करोड़ रुपया जो है वो वाइटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए किया गया है, जिसमें निमोकोकल वैक्सीन और पोषण मिशन 2 भी लागू है और स्वच्छ भारत मिशन 2 भी है। ऐसे में ओपन डेफिकेशन को खत्म करने की बात प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, और वो 1999 में किया था, और उनकी स्कीम का नाम था टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999। एंड लेटर इन 2012 कांग्रेस स्टार्टेड निर्मल भारत अभियान, and they said they are going to eradicate open defecation by 2022. And it was not Nirmal Bharat we did, it is Nirmala who did it. And under the leadership of Prime Minister Modi, the Swachh Bharat Abhiyan in 2014, I'm glad to announce that India achieved the target to become open defecation free in 2019, 3 years before the target set by the Congress. Urban Jal Jeevan Mission, Urban Jal Jeevan Mission I have already discussed, and I have also said that how skeletons from the opposition are tumbling out when it comes to the details regarding APMC and the changes which this government has brought. And when you talk of courage and you talk of cowardice, I want to tell this House that courage was to pass these laws, and courage is to get out of the ring of middlemen. Courage is to break the monopolies which existed in this country, and cowardice is hiding behind the faces of 18-year-olds. The big guns who choose to hide behind such people is cowardice. Because I think when you look at the global scenario, you see how people who have nothing to do with economy, people who have nothing to do with, they may be experts in their respective field. They may be good at whatever they are doing, Mia Khalifa to, I have no idea. I didn't even know that person exists till Rihanna also. Sir, Rihanna also I didn't know. I said that. I said my time, I still listen to ABBA and Boney M. That is the music which is my favorite. Please Rihanna I didn't know. Please conclude. I seriously didn't know. I'm sorry, Anurag ji. I'm coming back to the budget. So food merchants, so I will share one example of Maharashtra. So in Maharashtra, a farmer who sued 2 traders for not paying the money which was owed to him, and to whom he had sold his produce, the food merchants, under this changed law, he recovered 2,85,000 rupees. And कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने किसानों को उनकी ज़मीन से अलग किया, और मैं पहले भी उदाहरण दे चुकी हूँ कि किस तरीके से किसान को अपनी ज़मीन बेचने के लिए मजबूर किया। और हुड्डा जी की सरकार का तो क्या हाल हुआ वो सभी जानते हैं कि हरियाणा में क्या हुआ, चाचा भतीजा जीजा सबको ज़मीन मिला सिवाय किसान के। ज़मीन पर कब्जा करना या ज़मीन हड़पना, यही नीति और नियति थी। और इसमें कोई भी ऐसी
अब के कानून में जमीन हड़पने के लिए किसान की जमीन कोई हड़पेगा, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। और वापस ये लोग किसान को उसी दलदल में झोंकना चाहते हैं। हम सब लोग याद करें कि जब 10-20 हज़ार रुपए के लिए किसान आत्महत्या कर लेता था, और उस 10-20 हज़ार रुपए के लिए आत्महत्या ना हो, उसी का प्रावधान इस सरकार ने किया है किसान सम्मान निधि के द्वारा। एंड आई विल जस्ट कोट 3-4 figures. One is, Congress will repeal, and this is what I'm quoting, Congress will repeal the Agricultural Produce Market Committee Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free from all restrictions. This is what Congress has said in its own manifesto. Then Punjab Assembly election, again they have promised and said an updating APMC Act will be done to ensure direct access of farmers to the national and international markets through digital technology without tinkering with existing MSP system. Shri Sharad Pawar ji said, as Agriculture Minister, Sharad Pawar ji wanted to reform APMC. He sent letters to Chief Minister to enable private participation. Yes, yes. So the fact is, repeatedly one has to say these things to remind that this is what you are faced with. This is how much you can stoop to lie and to confuse the people. And that is why I have to go on repeating these facts. Now the other scheme is Swamitwa scheme, under which is providing property rights to the farmers and giving them property cards. And the moment they have these cards, they become accessible to credit systems, and because they can then declare their ownership, which is also been brought here. And to increase, I want to share one data. As per the basic infrastructure available in APMC, the cold storage facility is available only in 15% of APMCs. Grading facility is available only in 22 APMCs. Weighing facility is available only in 49% of the APMCs. So therefore, to improve the infrastructure of APMCs, the government is providing finance to Agricultural Infrastructure Fund, whereas the credit which is available, the Rural Infrastructure Development Fund, the Micro Irrigation Fund, all these will act together to benefit the farmer. अभी छोटे कारोबारी की बात करते हैं, तो छोटे कारोबारी में मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जिनके समय पर होली की पिचकारी, दिवाली के दिए, ईद के चांद की तस्वीर, Please conclude. और बड़े दिन की मोमबत्ती, ये सब चीन से आती थी. And they are teaching us how MSME needs to work. Even agarbatti was coming from outside the country. And that is the kind of policy they had made. Now, whether it's MSME, its improvement of other infrastructure, the infrastructure development, changes in LLP, decriminalizing the LLP, limited liability partnership, by decriminalizing and expanding the definition of company to include 2 lakh more companies is what this government has done. And I remind the House that this is the kind of deep work which this country needed, and it has been done. And to protect our local manufacturing, various import duties and other kind of interventions have been made. So in the field of research and development, we are now amongst top 50 countries of the world. And Global Innovation Index in 2020, there has been a focus on R&D, and transformative changes are going on. A National Research Foundation with an outlay of 50,000 crore is what has been done. A deep ocean mission with an outlay of 4,000 crore for exploration of underwater resources has also been done, and that conservation is for the biodiversity. I will not repeat all the kind of things through direct benefit transfer, Garib Kalyan Yojana, etc. has been done, but I do want to take you to the railway budget, where capital expenditure on railways has been the highest possible, and in that
The national infrastructure pipeline has been consisting of 7,400 infrastructure projects in December 2019. 3,21,389 crore rupees has been allocated for infrastructure, starting with highways, railways, and urban infrastructure. 10 lakh in. So, when it comes to the budget has provided 1 lakh crore for capital expenditure for railways alone, and it has also announced 3 new dedicated freight corridor projects apart from the DFCs under construction. These are namely East Coast Corridor from Kharagpur to Vijayawada, East-West Corridor from Buswal to Kharagpur to Dankuni, and North-South Corridor from Itarsi to Vijayawada. For passenger convenience, also there have been several changes, including Vista Dome, which is indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collision. Congress party has spoken about defense budget. संप्रभुता के साथ क्या हुआ? पार्टी हाल में सत्ता में थी और किसान जाकर चीन की सेना से लड़ सकते हैं. Thank God they are not in power. There is an 18.75% increase in the capital expenditure of defense in the current budget, and this is the highest ever outlay for capital expenditure in last 15 years, and this is excluding the pension. Thank you, Lekhi. Please conclude. I will do that. Thank you. Dada, I can give you a time if you want. I can give you a time to her. So Metrolite, Metro Neo, and Metro Rail, everything has been provided for. Actually, the capital expenditure which has been increased is about 2 lakh crore, more than 2 lakh crore. 1 lakh has been budgeted, and 1 lakh is supposed to be raised by the railways through various internal resource and extra budgetary allocations and work. At the end, I would only say that from fragile 5 to top 5 economies, we have done rather well. Time to celebrate. The fact we are all alive at a time when the world is going through pandemic is, we should be happy. From renewable energy to solar energy corporation, this country has done very, very well. I will end my speech that with the gusto and prayers that we will become $10 billion economy, $10 trillion economy very soon. $10 trillion economy with everyone's participation. And everyone will work together to take the country to such heights. And we will progress ahead. With the words of Shri Atal Bihari Vajpayee, I would like to end my speech, and which is, बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. Thank you very much. Jai Hind. I request the honorable members who are going to speak further just to keep in mind the time allotted for your respective parties, because the House is running late till 12 o'clock and there are various other speakers. So the next speaker is Dayanidhi Maranji. Sir, thank you for this opportunity. So before I start, I'd like to quote a Thirukural. Allal pattu ஆற்றாத அழுத கண்ணீர் அன்றோ செல்வத்தை தேய்க்கும் படை. Sir, the பொருள் is ஒரு அரசனின் கொடுமை பொறுக்க முடியாமல் மக்கள் சிந்தும் கண்ணீர் அந்த ஆட்சியை அழிக்கும் படைக்கருவியாகும். So I know you have to say it in English also. When the people suffer and cry, unable to bear the aggressive suppression by the rulers, their tears alone have the powers to turn into an army and deceive them. I think, sir, this will be very good for this time, sir. Sir, our great leader, Anigan Anna, said that tax the rich and pat the poor. But what is happening here today is in reverse. The government
is taxing the poor and patting the rich. So the FM's budget for this year was much awaited, with much hope. In the wake of the unprecedented global emergency, so the Indian economy, which was already heading towards a tailspin, saw an unprecedented collapse, and the nation witnessed a humanitarian crisis of unforeseen proportions. So the shutdown of economic engines sent lakhs of workers on the long walk home, and many perished. So the incomes of of salaried classes saw deep cuts, and there's a lot of people lost their job. So crores of Indians' livelihood and aspirations were snuffed out. So it is said that more than 30% of MSMEs have reportedly closed down permanently. Critics fear that true numbers may be much higher. Estimates say that 6.47 crores Indians dropped out of their labour force. Of them, 22.6% were women. Critics fear that true numbers may be higher. So in such grim circumstances, the nation was waiting for a revival package that give us a shot in the arm. Sir, of course, sir, we had the Finance Minister and the Minister for State for Finance come frequently in the television, like snake charmer. And so you've seen the snake charmers in the roads. There will be a mongoose and a snake. And throughout that, the snake charmer will say, the mongoose is going to fight the snake and kill the snake, but it will never happen. The same thing, sir, all the policies, in fact, the Finance Minister and the State Finance Minister, they were just rewording and allocating the funds which was there. But, sir, in reality, nothing much had come down to the people. Sir, this budget was touted as an unprecedented budget. True, sir. It's an unprecedented let-down budget, sir. As far as the common man is concerned, once again, left with nothing but with empty words and unfulfilled promises. So there's no income tax concession. Sir, in this pandemic, sir, the temples were closed, the churches were closed, the mosques were closed. Sir, the middle class people whom we all are, sir, they were expecting something. They lost their jobs. They're sitting at home, expecting some benefit from the thing. Sir, in this budget, the finance minister never even mentioned that some tax will be reduced, which will be a good news for the middle class. Sir, again, sir, there's no clarity from the government on sector-specific revival packages. I don't think so. I feel, sir, they think one size fits all, and they can just announce it. Sir, look at the aviation, tourism, and hospitality industry. They are the worst hit. Sir, I know so many people who are in the tourism industry had gone to literally closed down. Sir, especially you're from Kerala, which is mainly dependent on tourism. Sir, because of the pandemic, the entire tourist industry has gone down. Sir, what has the government done for that? So government should have come, because they have built up resorts, they have built up hotels, and travel agents who have only income is only on the commission which they get on booking ticket. Sir, they are literally on the road. Nearly for 11 months, they have not seen any income. They don't even have a turnover of 1 rupee, sir. This is how it is there, sir. Sir, probably, sir, the government didn't want to touch the aviation sector, the tourism sector, because if they have to infuse funds, then they have to infuse funds for Air India. That means Air India might revive. So because then the Air India may not be sold. So that's the reason, sir, they have not done it. Sir, look at the construction industry. Sir, in a hurried haste, they came and said all the construction should be stopped. All the construction workers had to walk and travel. So they said now that they are going to have a data bank of how many construction workers are there. Till now, sir, they don't have the data of how many construction workers, the migrant workers, who died walking to go back to home because without food. Sir, incomes are down. The common man is feeling the pinch everywhere, sir. So, but they refuse to reduce the GST. This is a time they should come forward and reduce the GST on all products. Sir, including, sir, they increase the price excise on petrol. Sir, first time in the world, because of the pandemic, the fuel oil global prices fell down to $23. Sir, they never decrease the price. Instead, this is the only government which increased the excise, and during the pandemic, COVID pandemic, the prices of the fuel shot up. Sir, even now, so in 2014, this when the NDA opposition went on the roads, and the prices of the petrol was 70 rupees. Sir, and that time the price of a barrel was $140. Today, sir, the price is 89. Not a word from them.
At least they can reduce the excise, sir. Sir, for everything they quote the UPA. Why can't they quote the UPA now? Sir, the defense, sir, we are in the middle of an extreme tension with China. Sir, but your budget barely even breached the situation expense that will rise out of it. The figures of the defense spending barely shows any change. Sir, we are worried. Sir, at rupees 3,47,088 crores, it is only marginally higher than 3,43,822 crores in the current year. So what is this, sir? We are in a war situation. We have to give strength. We have to give financial strength. We have to make sure the armies are well armored and able to protect our country. Sir, do you take our lives, our Jawans, very simply, sir? You think by just putting them and before they are there, we can win war? Sir, we have to fund them. I'm very surprised that they are not funding the army the way it needs. Sir, sir, the budget allocation for Department of Agriculture and Farmers' Welfare has been slashed by 8.5% in 21-22. The flagship PM Kisan scheme meant to provide income to support farmers has a 13% drop in the budget, 10,000 crore lower than last year's initial allocation. You keep claiming that you will double the farmers' income. How do you propose to do this, sir? What is stopping you from implementing the recommendation of MS Swaminathan's report? You have sir, to top it all, the farmers are already suffering. You have increased the cess on diesel, which is the farmers depend, sir. Sir, I should say, sir, with all due respect, when yesterday I saw our Honorable Prime Minister speak at the farewell speech for Ghulam Nabi Azad. Sir, Ghulam Nabi Azad is the leader of opposition, belonging to the opposition Congress party. Sir, the PM did shed a tear, sir. I saw a lot of compassion, because we never thought the PM had compassion. Sorry, sir, with no. Sir, why can't you have the same compassion, Mr. Prime Minister, towards the farmers? It's going to be 3 months. It's going to be 90 days. The farmers are suffering. Swachh Bharat is out there. They are defecating the open. Sir, why can't the Prime Minister? We need that Prime Minister. Can we see that Prime Minister? I want Mr. Modi, our Prime Minister, to have the same compassion he showed for the opposition leader, Ghulam Nabi Azad, in Rajya Sabha, to just go down the Delhi borders, meet the farmers, and resolve the issue, sir. Sir, again, sir, you have touched the health expenditure set on the budgets as a game changer. So they call the health budgets as a game changer. For the very first time, they proudly claim the health budget is increased 137% from 94,452 crores to 2,23,846 crores in the next year. Sir, the devil is in the details. Let's go and add up. You have simply add up the one-time cost of vaccination program, which is 35,000 crores. Funds allocated for drinking water and sanitation program and the Finance Commission grant for the states for water and sanitation and health, that is around 49,240 crores to your actual estimate of 2021-22. The real estimate for 21-22 is only a little below 75,000 crores. If you take away all these other funds, which is lesser, sir, technically, sir, which is the health funds they allocate to the health sector is lesser than, sir, what they allocated earlier, previous year, which was 82,445 crores. You have provided 35,000 crores for vaccines. Who are these companies? They are benefiting from your spending. Have you used any of the government infrastructure to help to produce a thing? Sir, I request the Honorable Finance Minister to come up with a forensic audit of these companies, because, sir, we need to know the government, nearly 35,000 crores are going for these companies. This doesn't have any backdoor entries to any political party, sir. This is a humble request, sir. Sir, at the same time, I would like to ask you, sir. Sir, competition is good. Sir, Pfizer came to India. Sir, all these two vaccines are not given the full sample test. They are not done their procedures properly, sir. And the efficacy is only 75%. Pfizer came, sir. Pfizer was threatened. That's what the papers report. They went back. Why can't you have multiple vaccines? Anyway, we are not, Indian government does not manufacture the vaccine. We are only good. Why can't we have Moderna, which has got 90%, 95% efficacy, which will be good for it. So more companies coming to India, we can end this pandemic very fast, sir. Sir, at the same time, I also have a question, and I have a doubt. When you are focusing so much on the corona pandemic vaccine, please ensure that you do not, the regular programs do not get a backseat, and the most important, our children do not get the proper vaccination on this. So,
Again, sir, when you're talking about the vaccine, I like to say, sir, there's a discomfort. People are not truly trusting the vaccine. There's a little bit. Sir, because of the efficacy, sir, to prove that the vaccine is good, sir, in US, the president-elect Biden and Vice President Kamala Harris have taken a shot in public. Sir, similarly, in UK, the Queen Elizabeth and Prince Philip took the vaccines. Sir, PM Modi's good friend, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, took the vaccine, sir. Sir, Indonesian President Joko Widodo took the vaccine, sir. Sir, in India, on the other hand, one BJP member, Haryana Health Minister Anij Vij, took a trial vaccine but tested positive for corona barely 2 weeks after, sir. Sir, 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 wait. Sir, I think, sir, our Prime Minister likes the American model. He always tries to imitate or try to replicate whatever the America is doing. And he has all advices from here. I think, sir, it is a serious note. The President of India, the Prime Minister of India, the Home Minister of India, and the Defense Minister should go out in public, and including our Minister for State for Finance, and take a shot, take the vaccine shot. This might give a confidence to our people. If you really think, sir, the Prime Minister should be the first person to take the vaccine. Sir, naturally, sir, all your people will start taking the vaccine. The vaccine process will be completed faster, sir. This is one of my requests which I make. Sir, this is without no political agenda, because I really want our country, our people of country, to be protected, insulated against the COVID vaccine. I'm sure the House will agree with me, sir. Sir, again, sir, there's one more issue which I feel, the corona period, sir. We saw a lot of packages being announced. Sir, as I said, the snake charmers, our finance minister and the minister of state were announcing rebottling the existing budget and selling to public. Sir, can you give us a white paper on the results of your economic package? Shouldn't you present to the House that this is what we announced and this is what we did? And can you also say how many companies availed the schemes you assured and promised? Sir, can you also say how many individuals availed, sir? Sir, and also audit the expense and say to the, sir, has been any analysis done? Do you have any data to, sir? Sir, I can't see. I'm not wearing a mic. I don't understand anything. Sorry. Sir. Oh, why should I? Yeah. I'm here for, yeah, sorry. Please. PSU have failed miserably, sir. Sir, they failed. Now they are in a spree to sell a PSUs. Sir, every time they want to, sir, why can't you cut down on your advertisements? Crores and crores of money you're spending to keep the media shut. Why can't you now put those money into our PSUs? Sir, look at BSN. Sir, Mr. Ravi Shankar Prasad, you assured the House that BSNL will be given 4G. Sir, this is 1 year back. Till now, sir, 4G has not been allocated to a BSNL. So now the other companies are being given 5G, sir. Sir, only thing I will ask, sir, our Prime Minister was a poster boy for a private company, Jio. Sir, shouldn't the Prime Minister take the lead and ensure be a poster boy and be for BSNL, sir? Won't BSNL do it better, sir? Sir, BSNL is loss-making. Sir, now, sir, the second biggest fuel retailer is BPCL, sir. But the petroleum minister goes on record to say, government has no business to be in business. Sir, what is this? 4,000 crores was given by BPCL to build the Patel statue. That time he never realized that he has to take the money from there, sir. Sir, look at LIC, sir. Sir, it's the only government-owned life insurance company, and you plan to sell it off, sir, as well off to fund your government. Not just that you are okay with allowing foreign players. Sir, sir, right now in WhatsApp, this is the biggest joke. What they say? There is a popular saying that if you are worried about your future, you should invest in LIC. Today, people are worried about the future of LIC, sir. Sir, look at Air India's disinvestment, sir. Sir, I'll ask, sir, yes, sir, I need your attention, sir. Sir, you can't, sir, I'm talking to you. Yes, sir. Yes, sir, sir, Air India's, sir. He's keenly attending you. You are worried. Sir, Air India, sir. You want saying that Air India is financial trouble. Air India has to be sold because it lost money. Sir, the House is not in order, sir. Yes. Sir, please, Bagalji. Sir, you are saying Air India is in very bad shape. We can't rescue it. We have to sell it.
Sir, who came to your rescue in the time of pandemic? Sir, Air India only, sir. No private airline came to lift you all the Indians who were stranded in all the Gulf or any part of the world. It's our Air India. Air India did a fantastic job. And what do you want to do? Now you want to sell. Sir, similar situation happens. Where will you go? Which private airline will you go and fall for the feet? Sir, do understand that, sir. Your policies are all fault. Sir, our Prime Minister last year said that in a country of 130 crores, only 1.5 crores people are paying tax. That is nearly 1%. Sir, let me tell you, sir, the 1% may be paying income tax, but, sir, the 99% are paying taxes. Sir, indirect taxes, sir. Who's paying, sir? Even if I buy a slipper, I'm paying a tax, sir. Even if I buy anything, sir, even if a woman buys a bindi, she is paying taxes, sir. Sir, and the entire money, sir, the government is estimated to spend 34,83,236 crores during 2021. Of this, nearly a third of money is coming from indirect tax. Sir, collected from the 99% whom the Prime Minister says are not contributing to the tax. The total indirect tax collections are estimated to be 2,000 crores in 2021-22. Of this, government is estimated to raise 30,000 crores from GST. Who you think is paying the taxes, sir? Sir, it's the common man, sir. Every time the common man is squeezed and squeezed and squeezed to pay taxes, and he bleeds, sir. Sir, I would also like to say, sir, now we are talking about digital payments, sir. Sir, I would like to ask, sir, when there's no interest, the banking system is all digitalized. We have a system where everything, sir, but they're all hidden charges. When you ask me to go digital, there's a hidden charges. Sir, have you addressed the issue? Have you made it simple for us? We have not done anything. Sir, at this time, in this budget, has not addressed the serious question of job creation. So the job creation, this is very important, sir, if it is not there. Sir, I'll also ask you, sir, this budget is not for the common man, sir. Sir, I was surprised, and also, sir, probably the finance minister thought she has to boost the automobile sector when she says that all public vehicles should be destroyed in 10 years and private vehicles in 15 years. So I was thinking, sir, is there any logic? So we are a poor country, sir. And in small middle-class people have vehicles which they run for public trucks owners, which they want, which is become public vehicle. Sir, these trucks have been renewed or been a new engine and been put and be run for 15 to 20 years. So please really look into the policy. Please do not ape American policies because of your American advisors there. Sir, the biggest announcement for them is that FDI flowed during the pandemic. They said FDI flows into India 13% growth of 57 billion is a sign of confidence world in India's economic potential, and that will boost our industries. Sir, what are they talking about, sir? Where do they? I'm only speaking, sir. So where the FDI come, sir? Sir, while the nation suffered job losses and incomes dropped of historic proportions pandemic, India's billionaires report a rise of 33% of their combined wealth during the same period, sir. Forbes has said this, sir. The super rich of the nation were getting richer, even when the economy itself was shrinking by almost a tenth, sir, the economists, sir. Sir, while millions of Indians lost their jobs into poverty, the fortune of the country's two richest, sir, Adani, sir, whose rich sprawls from ports to coals to airports, mines to food, his personal wealth grew more than double to some $32 billion, sir. Sir, next is the big man, Mr. Ambani. Empire sprawling across oil, refining, telecoms, and retail, among other things, sir, have grown by 25% to $75 billion, sir. Let me not talk about Anil Agarwal, sir. Also, sir, the share of the wealth of income going to the top 1% of the year was 21.4% of earnings, according to the World Inequality Database. Sir, Credit Suisse, a bank, puts their share wealth at 39%, well ahead of the richest 1% of Americans or Chinese. These are Indians, sir. Are Indians, sir. And here's the worst part of it, sir. The question is that, listen to the scattering indicted The Economist. Most alarming in India is some of the rich have become super rich by using their heft to crush smaller competitors and thus corner multiple chunks of the economy. The tilt in fortune has rewarded not so much technical innovation or productivity growth
or the opening of new market as wielding of the political influence and privileged access to capital to capture the... Sir, that's a fact, sir. Sir, these people, they never created any new product. Sir, they used their political closeness with the BJP government, with the NDA government to make so much, sir. Sir, we should be careful, sir. There are two kinds of people living in India. One, the super rich and the super poor. Please, sir, please make sure that you do not ignore them. And they are the ones who voted for you, sir. Sir, in this scheme, sir, I would like to say, sir, I'm happy to, sir, first time, sir, I'm very happy because of the elections. The finance minister has made some announcement for Tamil Nadu, sir, after neglecting Tamil Nadu for nearly 8 years, sir. Sir, but when you make announcement for my state, sir, I don't take you very seriously, sir. I take you with a pinch of salt because nothing has materialized in my state, sir. Sir, how can we believe that when you promised 3,500 kilometers of roads in Tamil Nadu? Look at your old promise. Sir, AIMS was supposed to come to Tamil Nadu and Madurai. Yeah, inauguration happened. Till now, sir, there's not a stone put there, sir. This is only a PR stunt, sir. Sir, you say special capital expenditure to 5 lakh to 5 to... Sir, this is very important, sir. Sir, Finance Minister says that the government is going to spend money on capital expense. And they're going to estimate 5,54,236 crores on capital expenditure. But what do? You take away 7,900 crores of our MP lad schemes. How can you micromanage? What do you know? What by constituency event? You want to build a 20,000 crore parliament and a house for the Prime Minister and the Vice President of India. But you don't want to build a toilet in my constituency? All your BJP MPs are asking the same question. Sir, is this a time for a new parliament MP, Prime Minister's house? Sir, yes. I have a couple of things I have to say. Please, sir. I'm concluding, sir. Please. Sir, the railway, sir, there's an Elephant Gate Bridge in Tamil Nadu, sir, which is in my constituency, which is connecting North Chennai versus Central Chennai, sir. From 2016, they has been closed and the construction works have begun. It's been 5 years, sir. Till, sir, in 2019, I myself personally went and had a witness. We started the work, sir. Work is going snail speed. Sir, please, I request the Railway Ministry to look into it, sir, and do something about it. And similarly, sir, there's a long demand from our train for Jodhpur from Central Chennai to Rajasthan for every day, sir. Sir, this is a basic concern of Rajasthani people, sir. And during the election, sir, BJP comes with all the Hindi-speaking people to canvass for votes. But after they canvass for votes, they never did anything, sir. But I'm the MP, yes. I think we should do it, sir. I think we should do it. Sir, I should say, sir, in this, sir, before I conclude, concluding remarks. Three points. No sir, points. Sir, right now, sir, condition of Tamil Nadu, sir. Tamil Nadu GDP has fallen by 38% over the last 9 years because the corrupt ADMK rule, sir, dropping from 13.12% in 2010-11 to 8.03. Sir, the per capita income rate of Tamil Nadu shrunk by 40% in the last decade, reducing to 12.9%. Sir, under ADMK, sir, each citizen is forced to pay nearly 5,000 annually towards interest payments and loans taken by the state government, sir. Sir, my leader, M.K. Stalin, has time and again reminded the central government, sir, to look into issues and make sure, sir, I'm just concluding, sir. Yes, please. Sir, one finds hard to believe. I would like to ask the BJP government, the India government, straight on your face. You say you are against corruption. You say you are anti-corruption. But who's your partner? The AIDMK is the most worst corrupt government in the country. Wait, sir, sir, there's a person, sir. Saugadraiji. Let's talk about the past. No, you can reply. Of a former minister. Sir. Yes, Minister. Rather than giving anything to the BSNL, they have exchanges at their residence. So we know who has done what in the past. Yes. The country knows that. Country will know that. Country will know that. In May, we'll tell you what people of the world think. Sir, during the demonetization, sir, one person was who close to the... please. Sir, 2,000 rupees fresh notes for nearly 130 crores was taken, seized by the CBI. Sir, but your CBI has closed the case. They raided, they took 120 crores, but today they say there's no evidence. Saugadraiji, please. Sir, just last point. Concluding sentence. Concluding, I have to, sir, never in the history, there's been a CBI raid in the Secretariat. The Tamil Nadu Secretariat, they have been raided. Sir, people close to the Chief Minister have been raided. CM said there's a case against Chief Minister. Sir, and the Health Minister.
Sir, the corruption has taken place even in purchase of masks for COVID masks. So even the COVID money has been abused and misused by the ADB government. Sir, I finish last. But sir, till now, sir, the BJP government seems to be close, be blind towards Tamil Nadu. Sir, let me warn you. Let me warn you. People will teach them a lesson. The people will teach the ADMK a proper lesson in the coming election. Mr. M.K. Stalin is going to be the Chief Minister of Tamil Nadu, sir. And that time you'll realize that where the people are. And thank you, sir. Thank you so much for the opportunity. Saugat Roy ji, yes. Today you spoke excellent, Dhanidhi. और एनी स्टेट लेजिस्लेचर लास्ट जो इनका 3-4 पैराग्राफ है सर वो सब स्टेट लेजिस्लेचर का है उन्होंने क्या बिल दिया कैसे किया यदि इस तरह के डिबेट को हम अब शुरू करेंगे Nishikant Dubey has not made any observation about the state legislature only against and he was talking about budget budget he was talking about please Tamil Nadu no he was Mentioning the government, state government. Yeah, he can very well criticize the state government. There is no problem. No. Please. Nishikant Dubey, all the legislations are passed in the legislature. That doesn't mean that the legislation cannot be criticized. All the transactions are being passed by the state legislature. That doesn't mean that shall not be criticized. Budget is passed in the name Parliament or in the Assembly. That doesn't mean that budget shall not be criticized. Please, now Saugat Roy ji. No, there is no point of order. Please. No, he can very well, Rabindranath, you can very well respond to it after when your term comes. Please. Sir, after everybody quietens. No, he is not making any personal allegation. Nothing is there. Is there corruption, sir? No, you can speak when your turn comes. Is ADMK man? Yes, he's son of the. Yes, please, don't refer that, please. Saugat Roy ji, you may please. Silvan. Please. Sir, I rise to speak. What is this? This man has become a habitual heckler. He is heckling. Sir, what is this? Nishikant Dubey ji, I have already. Please, I have already made the observation of the speaker, chair. You please. Sir, I rise to speak on the budget and in support of my cut motions against the government. Sir, regarding any budget in the world, in the country, Mahatma Gandhi gave a talisman. He had said that when you do something, think of the face of the poorest man that you know and consider whether your step will do anything to wipe off the tear from that man. Now, in that criterion laid down by Mahatma Gandhi, this budget fails because it has not given any sop to the poor, to the migrant labor, to the agricultural laborers, the jobless factory workers. That's why I think this budget is not good for the country. Sir, the finance minister has gone to have a lunch. I don't deny her, but it would be good if she was here. There Anurag Singh Thakur from Himachal, who's her deputy, is here. He is mainly the Hindi translator. I don't know whether he decides on policy issues. Sir, what I want to say at this stage, that this budget, Please avoid such observations, please. It is some. Yes, I do agree. He is a responsible minister in the Council of Ministers. Please. Yes. It should be expense, please. Sir,
if I may say that I saw a film by Gurinda Chadha, an English director. The film was known Bend It Like Beckham. Now this budget will be called Spend It Like Sitaraman. She has spent money willfully in a profligate manner without thinking of the fiscal consequences. I shall also say, I looked up the who's who of the Rajya Sabha. Nirmala Sitharaman. She is MA in economics from Sita Lakshmi Ramaswamy College in Tiruchirappalli. She is MPhil from Jawaharlal Nehru University. But I want to add one degree to her. It will be called OLX. She is part of the OLX which sells everything. She is the master of selling off the family silver, the assets. I'll go into disinvestment later. So let me go into the details of the budget. The total budget is of the value of rupees 34.83 lakh crores. It is the same as last year, which was 34.50 lakh crores. So expenditure boost has not been there. Sir, the fiscal deficit is 15.06 lakhs crore last year. This year, that is 6.8% of GDP, as compared to 9.5% of GDP. I was in this house when Mr. Jaitley used to give his speech as finance minister. He said, we promise that fiscal deficit will be brought within 3% of GDP. Now, fiscal deficit had gone to 9.5% last year. What does it mean? It means that this will lead to inflation and price rise, which is already happening. Fiscal prudence has been thrown out of the window. And Mrs. Sitharaman said, spend it like Sitharaman. She said, I spent and spent and spent. That's how the budget deficit went so high. Sir, I want to mention that's a good thing that 35,000 crores has been given for vaccines. But may I mention in this house that the government did not lock down at the proper time. Mr. Modi was busy with Trump and with unseating the government in Madhya Pradesh. That's why lockdown was declared 4 days after it should have been declared. It spread. Then the migrant labor, they were given no time to go to their homes. And you have seen the pictures shown on Barkhadat's TV. Migrant laborers walking home with their luggage on their head, holding their child and their wife by the hand, dying on the wayside. This is another cruelty by the present government. Earlier cruelty was demonetization, where people died standing in queue. This neglect to migrant labor, declaring lockdown without giving notice to people, was another act of cruelty. Our Chief Minister, Mamata Banerjee, has called the Prime Minister a cruel person. Sir, if I may go into this, that where does the government get the money? If you see, the government is getting most of the money from borrowing. If you see the budget at a glance, you will see that rupee comes from borrowings and other liabilities, 36 paise per rupee. And total tax is much less. So what are they doing? They are borrowing to sustain the budget. And they have not been able to raise revenue sufficiently. And they are depending on disinvestment
Sir, out of this expenditure, 34.83 lakh crores, 1.75 lakh crores will come out of disinvestment. So, Mrs. Sitaraman may call herself something. You know, there are films in Hollywood called Avenger, Terminator. I should call her the great dismantler. She is dismantling the whole edifice of the public sector. Jawaharlal Nehru in Industrial Policy Resolution in 1956 said, public sector will occupy the commanding heights of the economy. This government wants to take the public sector to the bottom of the economy. That is the most unfortunate, that public assets built over time and through the labor and money of our poor people will be sold to cronies of the government. This is the worst form of crony capitalism. You know, sir, some airports have been sold. 6 airports. You know who they have gone to? All of them gone to one family called the Adani. If this is not crony capitalism, what is crony capitalism, sir? Will you tell me? Sir, see, what are the companies that are being sold? What are the companies that are being sold? Sir, you know what is the condition in BSNL. You know, now on the list, on the anvil, Air India, Bharat Petroleum, Shipping Corporation, Container Corporation of India, Concor, LIC. Sir, so every government will roll up its sleeves and then they are going to sell, sir, to public sector banks, one public sector insurance company. Mrs. Sitaraman can go to her party and say, see, you wanted to dismantle Nehru, you are not able to. I have dismantled the public sector. You wanted to dismantle anything built by Indira Gandhi. She nationalized the banks. She nationalized general insurance. I am selling to public sector banks. I am selling one insurance company. This wanton privatization, selling of the family silver. And what else they are doing is more dangerous. They are monetizing all the assets of public sector, which means any land with the public sector that will be sold to fund this budget. You know that the assets of National Highway Authority of India, they will be monetized. All the roads that will be given to private parties. You know the distribution network formed by Power Grid Corporation of India, that will be given to private sector. What remains of the public sector that was assiduously built from Nehru's time? Vajpayee did not dismantle it. This government, under Narendra Modi and under Mrs. Sitaraman, is doing that, dismantling the whole of the public sector. So let me discuss a little about the budget. In fact, there is nothing to discuss about the budget. The economy had contracted by 7.4%. Now there is a Pandit, who's the chief economic advisor. He has said that we are for a, his name is No, his name is, I'll tell you. He's a Pandit. He said, that man, the CA, he said that we are in the midst of a V-shaped curve. That is, the curve has gone down like this. It will show rise from now on. This will happen. His name is Krishnamurthy Subramaniam.
He's a Tamilian, sir. And he is promising all things to people, that economy will come out of this rut. You know, sir, that the economy is contracted by minus 7.4%. Now, how they propose to revive it? They say that we are spending big on infrastructure. Now, will that immediately solve the problem? It will not, because infrastructure projects take a long time in coming up. So how will it fund the liquidity in the economy? And you see infrastructure, that Chamoli hydroelectric power station, that was being built by... 1 second. The minister would like to intervene just for a second. Then if he is yielding, let the minister... Sir, he's a senior leader. He just called the chief economic advisor first as a Brahmin, then as a Tamilian. No, he never said Brahmin. No, he said that. It is on record. Kindly. Then it will be. Sir, Then it will be. and Okay. then Tamilian. Sir, both should not go. That's all I have to request you. Rest you can criticize. Pandit is a bad word. Yes, Saugat Rai ji. Pandit is a bad word. First Tamilian, time no I'm problem, learning, but the other sir. thing I do agree. Yes. Sir, so this... Tamilian, Keralite, Bihari, Madhya Pradesh, is representing particular state, that's all. Sir. No, the other observation, definitely it will be. Definitely. This is the BJP stratagem on the floor that disturb those who are speaking against the government. Sometimes Nishikant Dubey, sometimes Ravi Shankar Prasad will be put to the job. It doesn't really matter. It really doesn't matter. Sir, if I may say that Mrs. Sitaraman, during this lockdown, announced 2 fiscal stimulus. All over the world, economists told him. Amartya Sen, Abhijit Vinayak Banerjee, both Nobel laureates, they told him that if you want to give a fiscal stimulus, put some money in the hands of the migrant labor. They suggested a figure, 10,000 rupees. The cruel government did not do it. He said we'll give help to the economy, to the MSME, etc., etc. They refused to give the fiscal stimulus, as a result of which the economy did not revive at all. This year, they are giving more money for capex, that is capital expenditure, rupees 5.54 lakh crores. It's a good thing if assets get built up by that money, but will it take us out of the rut that we are in? I'll say this, that 2 steps are good. The whole banking system has collapsed. You may be knowing, sir. Crony capitalists have taken away the money. Vijay Mallya, Nirav Modi, and Mehul Choksi have still not been arrested. They have still not been their cronies of the you-know-who. They have not been arrested. The total NPA of bank amount to 14 lakh crores. Now they are creating a bad bank. They call it asset reconstruction and asset management company. So to the bad bank, all these accounts will be shifted. Will a bad bank solve the problem? Many people say that they will not, because there are asset reconstruction companies in the private sector now. They are not being able to solve the problem. What if the government suddenly creates a bad bank? The other thing, they are not a bad step. They are creating a development finance institution. For the big infrastructure project, money is necessary, so they are creating that. Sir, this I have already said, that this asset monetization and privatization of non-strategic PSUs will create havoc in the economy. Now, they are constantly talking about startups, stand up, sit down, Hello India, Padho India, ये सब करता है. So startup is not successful in this country, and then they say startups will get a year more to claim tax holiday and an additional year
of capital gains tax exemption. I want to have a statement from the government as to what the success of the startup is. So the main thing, I'll tell you, at this stage of the economy, was to put money in the hands of the people to boost demand. This is a simple matter. You increase liquidity in the economy, people will buy things, then economy will come up. They have not, and that could be done through tax cuts for the middle class. Everybody was expecting that this budget would give tax cuts for the poor. They did not. They're very cruel, sir. They know middle class you are expecting, we won't give you. Oh, Kisans, you are agitating, we won't agree to your demand. We have got 303, all this silent majority from our great cow belt of India. They will not let you do that. So, that is what is happening. They did not give the steps, take this step. Sir, so they have given minor relief. And if you see the budget carefully, income tax, certain procedures have been simplified. No income tax cut. Excise, they cannot do anything. That will be under GST. So, here she has tinkered with customs, increasing the price of certain things. But actually what has happened ultimately is that despite all this tall talk, if you look at the flagship schemes, you look at NRE-GA. Last year, NRE-GS. Last year, NRE-GS is the biggest employment creator. Must be even in Kollam. Sir, last year, budget estimate was, total revised estimate was 1,11,500. This year it has been cut to 73,000. And they've said that they are giving more money for health. You know how? Is by a trick. They have added health to Jal Jeevan Mission. That is rural drinking water supply. As say we are giving 2,23,000 crores for health and well-being. It's a peculiar type of explanation. Yes, one more speaker from your party, so kindly. Sir? One more speaker from your party, so kindly try to conclude. I'll speak. I'll leave. No, Yeah. No speaker. All I want to say is that on the flagship programs, money has come down. Even the PM Kisan Samman Nidhi, the money has been reduced. So what have they done? They have borrowed and borrowed. Nirmala Sitharaman has spent and spent. The economy is not still showing an upturn. What will happen to this country, sir? I will give you some solid advice that we got from the IMF. You know, sir, Geeta Gopinath, she is from Kerala. Geeta gave advice. This is IMF advice, they said, which is why IMF is calling for a synchronized investment in green and digital infrastructure as the pandemic starts to come under control. Sir, Geeta was also advising our Pinarayi Vijayan for some time. Now she has gone back to IMF full time. She has also said governments must put in place public investment. Listen to this. When this government is selling everything, IMF is saying, the International Monetary Fund, American Control Organization, they are saying government must put in place public investment as well as incentives for private investment that support low carbon and climate resilient growth. This could be efficient mass transit system, smart electricity grids, or phasing out harmful subsidies. But listen to this, sir. Of course, green and digital investment must also include support for workers as they transition from shrinking to expanding sectors, increased investment in training,
reskilling and high quality education will be pivotal to unlocking the potential of a green and digital economy. Does this budget speak about a green and digital economy, which is the need of the hour? Sir. Also? No, I'm not, he is very happy that Geeta Gopinath praised the farm laws. When it's a toss-up between Geeta Gopinath and the farmers on the Delhi borders, I'm with the farmers. When it's a toss-up between Geeta Gopinath and this government, I'm with Geeta Gopinath. My choice is quite simple, sir. Sir, Thank Geeta, you. Please. Sir, Geeta has also said this. Sir, you know that during this year of the pandemic, China has grown by, we have contracted by 7.4%. China has been successful in containing the pandemic. They grew at 2.3%. At least they are able to control the pandemic, and in this situation, they grew by 2.3%. We have not been able to take that example. Sir, I would ask this government that at this stage, let them make friends with the country. The Prime Minister was mentioning triple talaq, all these are divisive agendas. Let the government not divide the country anymore. Let the government do something really to lift the poor, the marginal farmer, the migrant worker out of their poverty. Let the government look at West Bengal, how well the Chief Minister has implemented Kanyasri, which benefited 69 lakh girls. Shobut Shati, where 84 lakh students were given cycles. Shwasta Shati, which is touching 10 crore people in the country, let them learn. Let them take a leaf out of West Bengal's book and lift the country out of this morass which their wrong politics and economics has taken the country. Thank you, sir. Welcome. Thank you very much. Now, there is an announcement that those honorable members who would like to present their speeches, written speeches, please lay on the table. As per the direction of the honorable speaker, it is permitted. Now, Shri P.P. Chowdhury, sir. Just mention about your notice, that's all. Yes, sir, because I will take 2-3 minutes, sir. Sir, I have moved a notice for breach of privilege of this House against Susri Mohua Moitra, Honorable MP. While speaking on the motion of thanks on President address, she has made some aspersion. She has cast some aspersion with respect to the conduct of judges. He's just mentioning. With respect to the conduct of judge. He is only just mentioning the notice. Judgment. Just mention the contents of the notice. So now question is whether with respect to the conduct of the judge can be discussed before this floor of the House or not. Kindly see, I would like to refer Article 121 of the Constitution of India. Only the 3 lines I would like to read. No discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct in discharge of its duties. Now, sir, if we see this article, these words, these are 4 ingredients and 4 expressions, and the discussion is completely prohibited in Parliament with respect to the conduct of the judge, conduct of any judge, any judge, and no allegation can be leveled against the judge, whether he is a sitting or whether he is an ex-judge. It will make no difference so far as the wording of the Article 121 is concerned. Yes. Now, kindly see, so far in discharge of duties is concerned, because she has also referred
Please, while please. About the judgment You know not given just a minute, sir. Just No. That matter has already been discussed. Your notice is received. No, but just 1 minute, sir. 1 minute, kindly permit me. So in discharge of duties, so it include with respect to the sitting as well as the ex-judges, and it is no doubt the right of the member to speak. It is privilege of the member. But at the same time, it is curtailed by the Article 121 of the Constitution of India. If she speaks against the mandate of the Article 121 of the Constitution of India, then it is a breach of privilege. Yes. So she has conducted herself. No, Chaudhary ji, please. Contrary to and not just a minute, sir. Not you are only referring about the notice. Just a minute, sir. And not only this is no doubt. I understand that it has been expunged. But it will make no difference because she has categorically stated, and this statement was made by her deliberately, and she has stated that it should shown on the Lok Sabha TV. So she was not concerned about whether it should be expunged or not. So it is case of the breach of privilege, and I would also like to make it on the Twitter handle and the YouTube. The same thing is there. So simply because it has been expunged from the record of the Parliament will make no difference. No, please. Because the notice is under the consideration of the Honourable Speaker. Because the breach has been committed, sir. Sri Nishikant. Yes, the notice is in the consideration of the Honourable Speaker. Let it be. धन्यवाद सभापति महोदय। ये तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं सर, खासकर सौगत राय साहब, इनको सेलेक्टिव एमनीसिया है। अमर्त्य सेन को ये कोट करते हैं कि उन्होंने कहा कि माइग्रेंट लेबर को पैसा चला जाएगा, लेकिन वही अमर्त्य सेन जब कहते हैं कि जीडीपी का कोई मतलब नहीं है तो उसकी मौकरी करते हैं। उसके रिपोर्ट के बारे में भी बता देते। मैं जो अभी खड़ा हुआ हूं सभापति महोदय, तृणमूल कांग्रेस की संसद सदस्य ने जो कहा, जो मिस्टर पीपी चौधरी ने कहा, 2 आर्टिकल है, 121 को उन्होंने कोट किया सर, आर्टिकल 122 को कोट नहीं किया। और मुझे लगता है कि सर आप 122 को पढ़िए, दोनों के बीच में डिवीजन है। जैसे हम जज के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, उसी तरह से इस पार्लियामेंट के एमपी के बारे में, या खासकर आप जो अभी चेयर पर हैं, यदि कोई रूलिंग आपने दे दिया उसके बारे में भी कोर्ट में डिस्कशन नहीं हो सकता। यही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है सर, 121 और 122। और इसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस की एमपी ने जो बातें कही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी ने या इस सदन में कभी इस तरह की चर्चा नहीं हुई। आपको यदि ध्यान हो सर, 73 में 3 जज को बाईपास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिए गए मिस्टर एन रॉय। हमने कभी भी, मैंने अटल जी के भाषण को, अडवाणी जी के भाषण को, चंद्रशेखर जी के भाषण को, सोमनाथ चटर्जी जी के भाषण को सुना, किसी ने ये नहीं चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये काम किया था सर। हम प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चर्चा कर सकते थे, इंदिरा जी के ऊपर चर्चा कर सकते थे, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 3 जज को बाईपास करके एन रॉय को कैसे आपने चीफ जस्टिस बना दिया। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस की मानसिकता है सर, ये कागज देख लीजिए। मुझे लगा कि महुआ मैत्रा एक सांसद नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की मेंटलिटी है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना। ये किताब है सर 8वां क्लास का, जिसमें खुदीराम बोस और पीसी चाकी जो बम विस्फोट में मेरे इलाके में मरे, मेरे देवघर में मरे, उनको ये लोग टेररिस्ट कहते हैं। जिनको इस तरह से अपने फ्रीडम फाइटर पर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, इस देश के पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस है। और मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि महुआ मैत्रा के ऊपर, और ये इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपा है सर, इंडियन, आपने कहा कि एक्सपंज हो गया है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज छपा है, सोशल मीडिया में ये पूरा वायरल हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उनके ऊपर प्रिविलेज किया जाए और उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। जय हिंद, जय भारत। Thank you. See, both notices are under the consideration of the Honourable Speaker. That's it. One moment on privilege. Sir, all that I am going to say is that there is a certain allowed by the Speaker. See, the member is mentioning about the privilege. Please. I will. It is. No, please, Saugadrai ji, the honourable member is making mention of a notice of privilege. The Speaker has ample authority to make mention of the contents of the notice. As directed by the Speaker, it is being allowed. It is an order, please. Now Sri M. Srinivasalu Reddy.
Sir, put the house in order, Yes, sir. yes, yes. Except Srinivas Alur Reddy, nothing will go on record except Srinivas Alur Reddy. Sir, please, sir. Dada, thank you very much, Chairman, sir. Delay of 1 day is fatal. Sir, we all appreciate our Honorable Prime Minister's attitude towards facing the COVID-19 challenges by bringing down number of cases, sir, from 10 lakhs to 10,000 cases. We all appreciate about it. And not only that, sir. So if you see that, the vaccination given to the people of this country is more than, 65 lakh people got the vaccination. And not only that, in this present budget, about 35,000 crores provision has been kept here in this provision is highly appreciable, sir. And we thank our Honorable Finance Minister for helping us in the process of getting the revised estimate of Polavaram project also, sir. I wanted to mention to our Honorable Finance Minister, Madam, you will be remembered and you will have the blessings of, people of Andhra Pradesh. Sir, as per the state of Andhra Pradesh is concerned, our Honorable CM is an young CM, sir. He wanted to do a lot, but he is trying. But the cooperation from central government is very much required. Lot of funds have to be received from the central government, sir. I should place on record also. Actually, now our CM Honorable, Jagan Mohan Reddy has got an award of number 3 award in the country itself, best governed state, sir. If you see that also GST collections in Andhra Pradesh, that is in the entire country number 1, sir, during COVID period also. Sir, if you see about ease of doing business, best not in the country itself, totally attracting more investments in the state itself, sir. And second best also in commerce and industry. Sir, I request, through you, sir, Honorable, Finance Minister, even though our Honorable, Chief Minister, Jagan Mohan Reddy has taken from the previous government about 60,000 crores of deficit cash flow, sir. With all his, input and everything, with his planning, he is able to, pay payments to all those people, in waiting also, sir. Sir, not only that, sir, I request to know our Honorable Finance Minister here. So a lot of, actually receiving things have to come from the central government, sir. If I talk about, actually Manrega, pending amounts, actually 3,776 crores are, pending with these central government, sir, departments, all departments related to that. And Polavaram project, sir, the reimbursement of state funds to the state, about 1,569 crores have to be also released, sir. And really, we request you to release the pending dues of 4,282 crores to AP government for rice distribution by public distribution system, sir. If our Honorable Finance Minister is unable to give in time, sir, at least the bank guarantees have to be provided for this amount, sir. And as per the AP Reorganization Act, sir, the revenue deficit, which has been arrived by our 14th Finance Commission, 18,830 crores, that is also pending, with the state government, sir. If you talk about the Nivar cyclone, lot of damages have happened. Still, farmers are unable to get their funds, sir. Altogether, about 2,255 crores under NDF scheme also, it has to come, sir. And development assistance to backward districts, about 350 crores are also is pending, sir. And if you see that as per AP Reorganization Act, sir, special category status has to be provided also, sir. Still, it has not been done by the central government, sir. We request you, sir, through you, sir, the Honorable Finance Minister has to look into that and immediately, accord this special category status, sir.
in this budget, if you see that also, sir, for our state of Andhra Pradesh, no port has been allocated. Even though in this AP Reorganization Act, Dugarajam Patnam port has been also sanctioned, but our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu has requested the central government also, our Prime Minister, to give in a Ramayapatnam port in the place of Dugarajpatnam, sir. Same, sir, Polavaram project funds also have to be actually included in this budget. It has not been done, sir. And no, NIMS, sir, National Institute for Manufacturing Zone, especially in Prakasam district, even though it has been announced also, nothing has moved also, sir. Sir, if you see that also in Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister has introduced a lot of good schemes also. Jagan Mohan Reddy Garu has started that volunteers, village volunteer scheme. It has been highly appreciated by our British Prime Minister also, sir. And they are implementing there in UK also with all this village scheme. And not only that, sir, our Honorable Chief Minister is actually giving a lot of welfare schemes, sir. If you see that, all this Amavadi scheme, Jagananna, Chelodu, and if you see, you'll have also, sir, house plot and Raitu Bharasa scheme also. All these schemes, for all these schemes, funds are required, sir. Which if the funds are pending here, it is very difficult also for the state government to operate it. And educational institutions are also pending, which has been agreed by this, in this AP Reorganization Act, sir. Especially if you see these medical colleges, sir. Our Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy Garu has decided to sanction about 16 colleges. Already he has sanctioned and started also giving the funds for all these 16 colleges, sir. These colleges have to be funded by central government on the basis of 60-40%, sir, which is pending is also, sir. And urban corridor is also, recently it has been announced in the budget, but that has to be moved, sir. Sir, in spite of all the financial problems and everything, he is actually, now he wanted to develop, a power center. Power means power generation also in Andhra Pradesh. Especially if you see that recently, 6,400 megawatts of solar power also, bills have been called and awards also have been also given for all the people at the rate of ₹2.48, sir. Whereas, state government can save per annum 3,600 crores comfortably also. And this is on BOT. No state government funding or neither central government funding, sir. For all these, activities and whatever the welfare schemes he is planning, we request once again also our central government finance minister to fund it also, even though 15th Finance Commission has stated also, southern states, will lose a lot of money with this, planning commission and everything. So those have to be corrected, sir, by way of, giving, some compensation. And we are setting up 8 fishing harbors, sir, there in Andhra Pradesh. These 8 fishing harbors also needs a lot of funds, sir, actually. Those have to be also taken into. Only Vizag harbor only has been, sanctioned by our shipping ministry, sir. And so the more valuable thing, I must tell you also, sir, now we are all talking about Vizag steel plant. That is disinvestment of Vizag steel plant, sir. This is Visakha Ukku Andhra Hakku. This is the pride of Andhra Pradesh, sir. It has been actually about 50 years back with 10 years of fighting. I was also child at the time, sir, when I started also shouting, Visakha Ukku Andhra Hakku. So at least now, after 50 years of, now, the project is now in problems. The project is in problems means, somehow, we have to find a way for that. It is because it is a prime, it is, as our Honorable Chief Minister has mentioned later also, it is a jewel for Andhra Pradesh, sir. Vizag is a big place also now for industrialization, and the Honorable Chief Minister also planning to take the Secretariat to that area. So we request the Honorable Finance Minister to rethink, restructure and give away this project also, sir. And not only that, my actually, sir, my interest also, my personally, when I wanted to make a proposal to the Honorable Finance Minister through you, that this project when you hand it over to state government, sir, with a long moratorium, that is, 30 years, of loan also, long-term loan, with a soft, interest of 3%, and at a depreciated value, sir, so that it solves the purpose, sir. State has got all the kinds of, because
technological things also to improve this project very well there in that area, sir. So you please kindly look into that, transfer the company also to the state government. Central government has to, the responsibility of Central government, has to do that, sir, because if you just talk about disinvestment means, see, now the agitations have started in that place, sir, It is very difficult for anybody to control it also. It has become a sentiment there for Andhra people. When earlier, about 50 years back, we have fought for that, project. Now, the project is going to be disinvested. Sir, I request through you also, our Honorable Finance Minister, to keep in mind that, at least, central government has to restructure and revive it, or otherwise it has to be given to the state government, so that, captive mines also are there in Andhra Pradesh. We can also try to also, take and everything, sir. Sir, we are all, happy to say, and, sir, I will take 2-3 minutes, sir. Sir, I want to make some suggestions on GST, sir. This tax slab, has, just one sec, sir. Sir, GST tax slabs, have to be reduced also from 18%. It's very high, sir. And especially to tell you frankly, sir, the contractors' bills, that is GST. The contractors, actually doing work for state governments and central governments. But central and state governments are not paying the bills in time. So they may take 6 months to 1 year also to 2 years and everything. But as soon as you do the contract and everything, raise the bill on the government, the GST has to be paid. This also contractors have to borrow and pay it, sir. How can they do the business also? So some kind of relief is also keeping in mind about the GST also, sir. It has to be done, sir. Sir, when you are talking about Atmanirbhar Bharat packages and everything, sir, MSMEs are in problem only. If you think that, you have given actually now the moratorium and everything, installments up to March 21. Then for April onwards, if they have to pay the earlier installments along with that, interest also, they will collapse again, lot of, companies will become NPS, sir. You have to rethink that, how to, because stimulus packages are required, like in other countries, whatever has been also given, sir. Sir, as far as, railways are concerned, new railway lines are also required in Andhra Pradesh. That also, that is not been mentioned in this budget. And RUBs and ROBs, sir, railway underbridges and railway overbridges are also with 100%. Actually, they are asking for 50% contribution from state government and railways. But we require, especially, this is a newborn state, sir, Andhra Pradesh also, at least 100% contribution is required for all those things. And my sincere thing, sir, the general ordinary bogies, sir, our government and I think railways have decided to stop it also, abandon everything. So that should not happen, sir. No, it is for common man. It should go on also. Sir, individuals' income tax now, very well also. All middle class and upper middle class are suffering a lot. At least, I request to you, Honorable Finance Minister, when a reply give, otherwise, in the finance bill, some kind of relief has to be given, sir. In my view, sir, actually, 2 types of wealth are there in our entire universe. That is hoarding of wealth and distribution of wealth. Hoarding of wealth means, when the stock market goes up and everything, only few people will get also. The wealth will be increased also, sir, especially in the world, in our country also. But distribution of wealth means retail business has to go on. That is for the individuals. If you give the relief, then it will be distributed immediately. They won't hoard it. They want to buy, for their children and everything, sir. This you have to take it also, sir. Sir, my final thing is that MP lakhs, sir. Sir, we are talking about GST collections of more than 1 lakh crores. More than 1 lakh crores when we are getting. Now, 2 years, MP lakhs are for 800 MPs and everything, it will come to 8,000 crores only. If we can able to actually also, sir, through you, I request Honorable Finance Minister that immediate action is required. Otherwise, in our consciences, sir, nothing, we are unable to give. We are during COVID period also, nothing is possible from an MP. They all expect. Huh? Yeah. So MLAs, definitely they'll bet because concerned chief ministers also will give more money to them. But the problem is for MPs, sir, nothing is there, sir. So I request you, sir, through you, sir, Honorable Finance Minister, at least, these 8,000 crores will be released also this year immediately, sir. Thank you very much for giving also the valuable time. Thank you very much, Sri Aravind Sawant. No. That's absolutely on a notice of privilege motion.
that is under the consideration of the Speaker. You will get a chance. You will get a chance to reply. Consideration of the Notice is Speaker and privilege motion is moved, that's all. It's only a notice. Even motion is not moved. They have only mentioned about the notice. The whether And now it is under the consideration Yes, of absolutely. Honorable Speaker. Nothing could be. No, ma'am. There is no procedure. No, nothing. No, they have not moved the motion. Then they have given a notice. No, please, they have only expressed that they have given a notice of privilege motion against the proceedings which you have made during the last day. Right. That will be under the consideration of the Speaker. Nothing could be debated for the time being. Fine. One question I have only, sir. Please, Is that, no. sir, one question. No, please. No, you are creating a new precedent. No, that cannot be allowed. That cannot be allowed, ma'am. That cannot be allowed. Shri Arvind Sawant ji. आदरणीय चेयरमैन सर, आपने मुझे बजट पर जो आदरणीय हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उस पर मेरे विचार प्रकट करने के लिए समय दिया, अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका पहला शुरू में धन्यवाद कहता हूँ। खास करके ये बजट कोरोना काल में आया हुआ है। सारा विश्व जिस कोरोना से संक्रमित था, ऐसी स्थिति में भारत भी उसी स्थिति में जा रहा था और इस स्थिति में जो बजट पेश हुआ है उसमें लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी। आंकड़े तो बहुत सारे अच्छे भी आए हैं, लेकिन क्या आंकड़ों से पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, इसकी शंकाएं मन में आती है। कोरोना के बारे में खास करके शुरू में जो अभी आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल परसों वित्त मंत्री जी ने कहा, मैं उनको धन्यवाद जरूर दूंगा, लेकिन याद रखिए कि उस वक्त राज्यों ने भी बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत गर्व है सर कहने के लिए कि सबसे ज्यादा देश में अगर कोई संक्रमित कोरोना से था तो महाराष्ट्र राज्य था, सबसे ज्यादा संक्रमित कोई शहर था तो मुंबई शहर था। और उसी वक्त वंदनीय शिवसेना प्रमुख के सुपुत्र आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने इतना ध्यान उसमें दिया कि आगे चलकर कोरोना मुक्त अभी मुंबई हो रही है, उसकी सराहना WHO ने की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री की सराहना की। वो सबसे बड़ी बात है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी उसकी दखल लेकर उनका अभिनंदन किया कि इतना अच्छा काम राज्य की सरकार ने किया और इसी तरह सारे राज्य काम करते आए। केंद्र की सरकार ने बहुत सारी मदद भी की और वो उसी वक्त दोनों ने अच्छे काम किए हैं। ये ना भूलना कि राज्यों का भी समर्थन बहुत अच्छी तरह मिला। आपने आत्मनिर्भर भारत की सबसे ज्यादा बात की और उसमें आज मुझे दुख सबसे ज्यादा है सर। मैंने आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी भाषण सुना, लेकिन उस भाषण के ऊपर किसानों की बात जब आई तो बहुत दुख इस बात का हुआ। हो सकता है आप विजनरी हैं, आप आगे चलकर देख रहे हो पीछे क्या हुआ उसी तरह नहीं चलना, आपकी अलग राहें होगी, हो सकती है। कुछ लोग पुराने ख्यालात के हुए हो सकते हैं, लेकिन ये न भूलना कि आंदोलनकारी को आंदोलनजीवी कहना अपमानित न करो। हो सकते है उसमें कुछ अराजक तत्व आए होंगे, लेकिन वो उन अराजक तत्वों को ढूंढना आपका काम था और उनको रोकना भी आपका काम था। लेकिन जो लोग उसकी मांग कर रहे उनको हम कहेंगे दहशतवादी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये अवमानित करने की आवश्यकता नहीं थी। मैं आज भी फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ प्रधानमंत्री जी से, इसमें उनको बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने आज अच्छा एक उत्तर भी दिया है, अच्छी है, लागू करे ना लागू करे, ले ना ले, हमने विकल्प दिया है। लेकिन विकल्प देने के बाद एक बात सबसे बड़ी दुख की बात मुझे क्या लगी, करीबन 200 किसान मर गए। यहाँ सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी को पूछता हूँ, अगर एक आदमी में मरता किसी आंदोलन में रेल में के अंदर तो वो दिन याद आते हैं। अगर एक आदमी की भी इंसान की भी मृत्यु रेल में हुई तो रेल के मंत्री ने इस्तीफा दिया था। आज 100-150 के ऊपर लोग मृत्यु हुए और हम आंसू भी नहीं बहते, करुणा भी नहीं व्यक्त करते, खेद भी नहीं व्यक्त करते। ये मुझे बहुत बुरा लगा है। मैं आपको खुलेआम कहता हूँ, बहुत बुरा लगा है। और मैं आपको फिर दोबारा प्रार्थना करता हूँ, आप सभी को प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोग जाकर कहो, बुलाओ उनको। हो सकते है वो असमंजस है, आप समंजस हो ना, बुलाओ उनको। वो नहीं सोचो कि उनका निवेदन आया नहीं, भाई क्यों बुलाऊं, बुलाओ। लेकिन ये मत रोको कि हम कीले टोके रास्ता रखे, फेंस करके रखा है, पानी बंद कर दिया है, टॉयलेट बंद कर दिया है। उस दिन एक पानी के पीछे ट्रैक्टर के पीछे वो सब महिलाएं उसके अंदर रगड़ गई, वो अच्छा नहीं लगा सर।
इसलिए प्रार्थना करता हूँ शुरू में ही कि माननीय प्रधानमंत्री इस पर ध्यान दे, उनको बुलाए और यह जल्दी से जल्दी ये काम करे। सर, मैं ऐसे चुनाव क्षेत्र से आता हूँ जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही। मुंबई शहर का टेक्सटाइल हब था और वो उसकी पावर थी उसकी। मुंबई शहर वाइब्रेंट था। The vibrancy had come from the textile industry and the port, Mumbai port. Those were the workers which brought the vibrancy to the Mumbai city. Today, both these things have gone down and almost closed down. But none of the government is not moving that. Yesterday, they announced a textile park. I demand. माननीय निर्मला सीतारमण जी से मेरी प्रार्थना है कि टेक्सटाइल पार्क की बात करोगी, मुंबई शहर न भूलना, वहाँ टेक्सटाइल पार्क की आवश्यकता है। लेकिन उसी तरह टेक्सटाइल पार्क में टेक्सटाइल की जो उनकी बिल्डिंग्स है एनटीसी की, उनकी मालकान हक है और पुरानी इमारतें ढहने को आई हैं, गिर रही हैं, ना उनकी नीति बनती है, ना अनुमति देते और दोहरी नीति है। कुछ लोग जहां ज्वाइंट वेंचर किया भास्कर नाम के कंपनी से, वो भास्कर लेके बैठा है, कहीं कोहिनूर मिल करके उसमें किसी ने टावर बना के रखा है। तो हम क्यों नहीं करते उन गरीबों को जिनकी चालें अभी गिरने को आई है, तो क्यों नहीं इसके लिए आगे बढ़ते, टेक्सटाइल पार्क बनाते हो। अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते ना, तो वो भी करो। उनके कोई मकान बड़े नहीं है, जगह आपके पास है, या तो आप करो, या तो उनको करने दो, या तो ज्वाइंट वेंचर करो। लेकिन कुछ भी ना करे, ये कोई सरकार की नीति नहीं हो सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है टेक्सटाइल के बारे में। आपने मेट्रो रेल की बात की, दुर्भाग्य इस बात का लगा कि अच्छा होगा, हमारे महाराष्ट्र के नासिक को दिया, हमारे महाराष्ट्र के नागपुर को दिया, लेकिन नासिक की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की इसलिए दिया, नागपुर की महानगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे इसलिए दिया। मुंबई को क्यों नहीं दिया? मुंबई को क्यों नहीं दिया? अब मुंबई की मेट्रो रेल के समय में आप जानते हो कि वहां मेट्रो कार शेड का बहुत बड़ी समस्या निर्माण हुई। वो सॉल्ट पैन की लैंड निकली। क्या केंद्र सरकार बड़ा डील नहीं कर सकती? एक अच्छा तुम विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबका साथ में क्या आप एक कदम आके नहीं कर सकते? अच्छा काम कर रहे हो, मेट्रो रेल के लिए जगह चाहिए, खाली पड़ी हुई है, सॉल्ट पैन के दे दो, वो कार शेड बनेगी। नहीं किया सर, नहीं किया आपने। मेरी प्रार्थना है ऐसे राजनीति न खेलो, ऐसी स्थिति में आप उनको दे दो। लेकिन आपने धन कैसे बांटा? सड़कों के लिए भी पैसे बहुत दिए, रेल के लिए भी बहुत दिए, लेकिन जहां चुनाव वहां धन का वर्षाव, ये नीति आपने अपनाई है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां चुनाव है वहां धन का वर्षाव, राजनीति हो सकती है, समझ भी सकता हूँ, स्वाभाविक भी समझ सकता हूं मैं, लेकिन दूसरों के ऊपर अन्याय करके न करो, वहां भी न्याय दे दो, उसकी सराहना हो सकती है। सर, आपने एक बड़ी नीति जो अपनाई है प्राइवेटाइजेशन की, 2014 में 7 में था। मैं माननीय राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण करते समय मेरा पहला भाषण था और मैंने उस वक्त कहा था कि सारे पीएसयू को सुरक्षित करो, सक्षम करो, ताकतवर करो। उल्टा कदम रहे सब, सभी को बेचने का बात है। बेचना आसान है, बचाना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुशलता है, वही कौशल्य होगा। वो बचा पाएंगे तो कहेंगे डॉक्टर अच्छा था, बेचना क्या है, मर गया पेशेंट, मर गया तो क्या हो गया बड़ा, लेकिन पेशेंट को बचाना वही कुशलता होगी। आपने जो कदम उठाया है एयरपोर्ट के बारे में, भारतीय बीमा निगम कंपनी के बारे में, मुंबई के बंदरगाह के बारे में, जेएनपीटी बंदरगाह भी उसमें है, इतना बड़ा अच्छा बंदर जो पूरे भारतवर्ष में गिना चुना जाता था, उस बंदरगाह पे आपका ध्यान क्या है? प्राइवेट करोगे? करो, कब करोगे? कब रोजगार निर्माण होगा? मैं रविशंकर जी आपको खास के नाम लेकर बोलता हूँ, अब हम जब एक सारा निर्णय लेते हैं ना, कभी तो सोचो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। I feel my government has never ever thought of a social impact. The moment you close down one industry, thousands of people become jobless. And in middle age, if they are jobless, what will they do, sir? At the age of 40s, neither they can go back nor they can go forward. And what we are giving to them? VRS के पैसे आज भी एमटेल के बचे हैं, अभी भी कुछ पैसे बचे नहीं मिला, लेकिन बाकी कंपनी तो चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? रोजगार निर्माण होना चाहिए कि नहीं? हम रोजगार शब्द का प्रयोग इतना आसानी से करते हैं, नौकरी और रोजगार में फर्क है। आखिर में आऊंगा, अब एक बड़ा रिपोर्ट मेरे पास आया हुआ है, वो इसलिए मैं कहता हूँ। उसी तरह बंदरगाह में मछली चलन के लिए आप कर रहे, आप मछली पालन के लिए, लेकिन यही एयर इंडिया थी जो वंदे भारत करके लोगों को लेके आई। आज उसके ऊपर अपना प्यार होना चाहिए। हम आंसू बहाते तो हमारे आंसू दिल के आंसू होते, दूसरे के आंसू नकराश्रु होते,
मगरी के आंसू होते हैं, ऐसा मत सोचो, क्रोकोडाइल आंसू मत कहो। उनको जब एयर इंडिया बेची जाएगी ना, तो मेरे जैसे आदमी को भी रोना आएगा। न कि मैं एयर इंडिया का कभी एम्प्लॉय था, न मैं आज भी हूँ, लेकिन मुझे रोना आएगा कि एक भारत का सम्मान था, गर्व था, घमंड था, उसको देखता था एयर इंडिया की, उसको बेचे जा रहे हम लोग, वो अच्छी बात नहीं लग रही है। कुछ तो सोचो सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। 10-10, 20-20 बरस वहाँ के बच्चे टेम्पररी करके काम कर रहे हैं, वही तनख्वाह, कुछ नहीं है। अब बाद में क्या होगा सोशल इम्पैक्ट? हम क्या पेंशन देते हैं, 1,000 रुपया, क्या होगा उसका? ये सर आधा अधूरा अंधानुकरण चल रहा है हमारा पश्चिम राष्ट्रों में। वहां सर अमेरिका में अगर रिटायर्ड हो गया तो पेंशन भी मिलती है, स्वास्थ्य की सारी जिंदगी भर जिम्मेदारी सरकार उठाती है। हम करते हैं? हमने 75 वर्षों वाले किस हमारे बुजुर्गों के कह दिया इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात है। कितने लोग हैं 75 वर्ष वाले, बताओ तो सही। आपने अभी अभी कहा 6 लाख कुछ करोड़ लोग हैं जो अभी इनकम टैक्स भरने लगे हैं। 75 वर्ष वाले अगर 65 करते तो मैं समझ सकता। और वो भी कौन है, क्या पेंशन मिलती है उनको? कोई बिजनेसमैन होगा उसकी बात आएगी, बाकी लोगों को क्या मिलता है कि जो इनकम टैक्स भरेगा? तो इसके ये सब सुपरफिशियल है जो एड्रेस है वो अच्छा नहीं लगता। मछली की पालन की बात कर रहा था, 4,300 मुंबई में बोट्स अभी डॉकिंग हुए हैं। 2,000 करोड़ की मछली पड़ी हुई है। चाइना उनका बड़ा ग्राहक था। मुंबई और वेस्टर्न कोस्ट, इवन गुजरात, they were exporting around 50% of the fish to China. Now that issue I can understand as a national spirit, but then what is the solution for them? हम अपने मछुआरों को क्या कर रहे हैं, उनको सुरक्षित कैसे कर रहे हैं, उनको कोई सहाय दे रहे कि नहीं रहे? बजट में कहीं भी उसका जिक्र नहीं है। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाइए, अच्छी बात है ना? हाल ही में पता है आपको राष्ट्रीय नीति अपना मछुआरों के लिए क्या कर रहे हैं, बताओ, जो वो बता देना, आप जवाब देना, अच्छी बात है। हमने जैसे मैंने पीयूष की बात की, हाल ही में सब अध्यक्ष मोदी चेयरमैन सर 18,000 करोड़ रुपया HAL को देना था, यहाँ से जाना है, अभी तक गया नहीं। और डिविडेंड देने के लिए भी HAL को 1,000 करोड़ रुपया कुछ लोन लेना पड़ा। इट्स नॉट फेयर। This money has to go to that. That is also a public sector company. And आपने अभी बहुत सारे जहाज बनाने के काम दिए उनको, लेकिन वो अच्छा काम है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में एक ही वाक्य कहूँगा, CBSE को स्टैंडर्ड पकड़ के एटलीस्ट मिनिमम कुछ सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स, साइंस, जो खास करके JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, उसका करिकुलम आप किसी भाषा में हो, लेकिन वो सेम रखिए, ताकि बच्चे जब उस एग्जाम के लिए बैठते तो गांव के बच्चे पीछे रहते हैं। ये करिकुलम के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे, बाकी सारे आपने लिबर्टी दे दी है, ये करिकुलम उसमें अगर आगे जाएगा तो गांव के बच्चे भी आगे जाएंगे। सर, आपने गोवा की स्वतंत्रता दिन 375 वर्ष 60 वर्ष हुए, इसके लिए 300 करोड़ रुपए दे दिए, स्वागत करता हूँ। लेकिन पता है गोवा मुक्ति आंदोलन किसने किया था? गोवा मुक्ति आंदोलन पहले गए हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, फिर SM जोशी, नागा गोरे, ये सारे, मतलब इतने बड़े धुरीन थे ना सर। गोवा मुक्ति आंदोलन का सेंटर मुंबई, मोहन राडे, SM जोशी, नागा गोरे, शिरूभाई लोमिये, महादेव शास्त्री जोशी, केशवराव जयदेव, मधु दंडवते, जयंतराव टिळक, त्रिदेव कुमार चौधरी, उस वक्त भी सर मेरा ध्यान है। No, I am talking about Tridev Kumar Chaudhary, veteran member of this house, who was in the liberation movement of Goa. No, I do agree, but then see that what I want to say about anything else, उसमें मुंबई was the center. Some of the ladies, मंदा याड़गी, कमला उपस्नी, प्रभा साठे, शांताराव, इन्होंने अपने प्राण अर्पण किए। ये अमिचंद गुप्ता, बाबूराव तोरात, उन्होंने अपने प्राण अर्पण किए। ये महाराष्ट्र से हुआ। उसी समय महाराष्ट्र के भी निर्माण चल रहा था, और महाराष्ट्र को भी 60 साल यही 2020 में हुए, 1960 से लेकर। महाराष्ट्र की सरकार को आपने कुछ नहीं दिया। पुर्तगाल से स्वतंत्रता मिली, महाराष्ट्र को भी वैसे ही 106 लोगों ने अपने प्राण अर्पण करने के बाद में महाराष्ट्र का निर्माण हुआ, आपने नहीं दिया। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आगे चलकर सब न्यायपालिका के बारे में अपने मुद्दा किया। सर क्या बोलूँ न्यायपालिका में, ठीक है, उसने उनकी भाषा में कहा। मैं एक ही उदाहरण दूंगा। किसी एक आदमी के लिए हमारा सर्वोच्च न्यायालय इतवार को खुलता है, और गरीबों को न्याय देते समय आपको उदाहरण देता हूँ। मुंबई में जाम मिल के 4 दुकानदार, छोटे दुकान, गरीब लोग हैं, ज़्यादा कमाई नहीं है,
उनका एनटीसी ने इतना किराया बढ़ाया कि पूछो, मैं बोले इतना बड़ा किराया कितने देंगे, नहीं कर सकते इसे, थोड़ा किराया कम करो। वो देते गए, वो लेते नहीं गए, कानूनन उनको प्रचा नहीं थी, आगे चलकर किराया देना रुक गया, गलती है। लेकिन उसको लेकर विषय सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। कोरोना काल में बोर्ड पे केस आ गई, 4 दुकानदारों को रास्ते पे लाया, रोजगार निर्माण हुआ। ये कोई तरीका है क्या? ये सर्वोच्च न्यायालय, 4 दुकानदारों की केस, गरीब क्या गुनाह क्या है? किराया नहीं दिया, एनटीसी भी उसके लिए जीत करके बैठी। मैं माननीय स्मृति ईरानी को कहते, वो भी बेचारी मदद करती, लेकिन नहीं हुआ। बोली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर मैं क्या करूं, खाली कर दिया। अब मैं सरकार को प्रार्थना करता हूं, कैसे निर्णय होता है? अर्णव गोस्वामी के लिए इतवार को खुलता है, उनके लिए ऐसा न्याय मिलता है। ये न्यायपालिका के बारे में आप ध्यान नहीं दिए। आपने 23 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें से हमें क्या मिला? महाराष्ट्र के जीएसटी के पैसे 25,000 करोड़ रुपए आज भी आने हैं, अभी तक आए नहीं है, कब मिलेंगे मालूम नहीं। भारी वर्षा, चक्रवात, निसर्ग चक्रवात, किसानों का उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ। इतना सब होने के बाद कुछ महीनों के बाद अपने यहाँ से अधिकारी गए, सब आया, सूखा होने के बाद दूसरी फसल लगी, तब जाके देखने के लिए 2 महीने के बाद में देखने के कि अकाल में कितना नुकसान हुआ। अच्छा नहीं लगा, ये भी आपके लिए हम ध्यान में लाता हूँ महोदय। आखिर के दो महत्वपूर्ण विषय बहुत गंभीर है, इनके लिए भी अच्छे है, मेरे लिए नहीं, सरकार के लिए, देश के लिए अच्छे। मैंने आईटीआई इंडस्ट्री का इस्तेमाल करूं सर, मेरे पास 2 ही मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये बहुत गंभीर है। इंडियन बिलियनियर्स इंक्रीज देयर वेल्थ बाय विषमता निर्माण। अच्छा है, आज भी प्रधानमंत्री बोले, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वेल्थ होना अच्छा है ना, कौन ना बोलता है। मैं नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि माननीय टाटा जी उनको बिजनेसमैन कहते हैं, ऐसे बड़े बिजनेसमैन अर्न ₹90 crore an hour during pandemic when around 24% of the people in India were earning under ₹3,000 a month. It says, this is Oxfam report. That report is saying like that. Indian billionaires increased their wealth by 35% during the lockdown to ₹3 trillion, ranking India after US, China, Germany, Russia and France. Out of this, the rise in fortunes for the top 100 billionaires since the lockdown in March is enough to give every one of the 138 million poorest Indian people a check of ₹94,045 each, according to Oxfam Inequality Virus Report released on the opening day of the World Economic Forum in Davos. Yes. The wealth of the top 11 billionaires during the pandemic would easily sustain the Manregas. It recommended reintroducing the wealth tax and effective one-time COVID-19 cess of 4% on taxable income of over ₹10 lakh to help the economy recover from the lockdown. It's good for you. The report also delved deeper into different forms of inequalities, including educational, gender, and health, which meant that the facility to wash hands and maintain distance, essential to prevent the spread of coronavirus, was impossible for a majority of the people. According to the report, only 6% of the poorest, 20% have access to non-shared sources of improved sanitation. Yes, Arvindji. Compared to 93.4% of the top 20%, 59.6% of India's population lived in a room or a less, which meant that protocols necessary to prevent the spread of COVID cannot be followed. Now, please, sir, please. एक report है, वो भी एक please don't quote, you just tell the point. 2 minutes, 2-3 minutes. You just tell the points, don't read it. For God's sake, it's very important. Till October, it's a very serious thing. Till October, 32 crore students were hit by closure of the school, of whom 84% resided in rural areas and 17% attended government school. Oxfam India surveys across 5 states said that close to 40% of the teachers in government school feared that the prolonged school closure might lead to a third of the students not returning once school reopened. अभी last का एक ही. सर एक इंटरनेशनल है. सर एक बात आपको भी मैंने जैसे HL का कहा. अरे भाई पूरा करने दो. Arvind ji, जवाब देना. You have already exhausted the time. Sir, एक please. And one more member from your party, please. Sir, arbitration का एक मिनट के अंदर. It is very important. Please for God's sake. Within 1 minute I'll come. Sir, Keynes Energy threatens to enforce arbitration award
अगेंस्ट इंडियन एसेट्स ओवरसीज। अभी इंडियन एसेट्स को, अरे इंडियन एसेट्स को केन्स कंपनी, अरे भाई बहुत गंभीर आपके लिए बता रहा हूँ, बोलिए 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 अपनी प्लीज। इज्जत जाएगी। Please. केन्स कंपनी ने इंटरनेशनल कोर्ट में अभी जो उनको अवार्ड मिला आर्बिट्रेशन से, दैट अवार्ड इज क्रेम एनर्जी हैज बिगन टू टेक स्टेप्स टू आइडेंटिफाई इंडियन एसेट्स ओवरसीज अगेंस्ट विच इट कैन एनफोर्स द $1.2 billion award it won last month in a treaty arbitration case against the South Asian nation, according to a letter seen by Reuters. Thank you. Now this is very important, sir. Thank you. अगर ये पैसा आपने नहीं दिया, वो आपने उसने फ्रांस भी सारे राष्ट्रों को संपर्क किया है, अपने हवाई जहाजों को, अपने शिप्स को वो अरेस्ट करने जा रहा है, अपने एसेट लेने जा रहा है। एक वाक्य तो पूर्ण कर दो सर। वो एसेट लेने जा रहा है और वो एसेट अगर जग गए, पूरा करो। कोर्ट में जाने के लिए हमारे वकील ने कहा नहीं जाओ, अपना नुकसान होगा, देश की इज्जत जाएगी। मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूं सर कि ये इज्जत बचाओ, क्योंकि केन्स कंपनी आपके खिलाफ जा रही है। और इसलिए मैं कहता हूं ये बजट मतलब इतना ही है कि हमारे एक सेकंड, एक वाक्य है हमारा, बजट नहीं सबसे बड़ी सरकार की सेल है। हमने विश्वास रखा, यही हमारी भूल है। और ये भूल ना हो, मैंने अभी जो आखिर में बोला है वो सबसे ज्यादा महत्व है। ये आर्बिट्रेशन का अपने गडकरी साहब ने भी पैसा देने की बात की, वो पैसे अगर दे देंगे तो कॉन्ट्रैक्टर रस्ते का काम करेगा, वो भी नहीं मिल रहे। आपसे प्रार्थना है कि आप जल्दी इस पे ध्यान देंगे। आपने मुझे समय दिया, आपके लिए भी धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। दिनेश चंद्र यादव जी। सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट 2021-22 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, वर्ष 2020 महामारी का वर्ष रहा है और अब भी हम लोग पूर्णतः इस कोविड-19 की महामारी से उबर नहीं पाए हैं। संकट अपने देशवासियों तक ही सीमित नहीं है, यह तो विश्वव्यापी संकट है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जिस बखूबी से इस संकट का सामना किए हैं, वह तो तारीफ़े काबिल है। यूएन भी भारत के कोरोना से लड़ने में माननीय प्रधानमंत्री जी की काफ़ी सराहना की है। इस संकट के दौर में देश के नागरिकों को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ा है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हमारी माननीय वित्त मंत्री जी का यह बजट काफ़ी उम्दा रहा है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। गरीबों के अनाज, मध्य वर्गों को समुचित राहत, उच्च वर्ग को भी राहत और साथ ही साथ उद्योग धंधे में जान डालने के लिए आर्थिक पैकेज सब प्रकार से मंत्री जी सभी सेक्टरों की ओर ध्यान दिया है, इसके लिए उनका धन्यवाद। महोदय, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 2,76,000 करोड़ रुपये का प्रावधान कर जरूरतमंदों पर पूरा ध्यान लॉकडाउन में रखा गया। बजट से पहले ही 4 बार आर्थिक पैकेज की घोषणा, आत्मनिर्भर भारत के लिए धन की व्यवस्था, यह सब कार्य काफ़ी सराहनीय है और देश को आर्थिक मंदी से उबरने के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। सभी सेक्टरों में बजट की सराहना हो रही है। शेयर मार्केट तो उछाल पर है। महोदय, सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत में राज्यों को भी सहायता देने का प्रावधान है। विशेषकर बिहार जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों के लिए सरकार क्या कर रही है, इसे वित्त मंत्री जी अपने जवाब में बताने की कृपा करेंगे। महोदय, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हो रही है। इस विषय पर भी बिहार जैसे गरीब राज्यों को किस प्रकार और कितनी धनराशि उपलब्ध कराकर वहाँ मिशन को सफल बनाने की कार्य योजना पर भी माननीय वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे। महोदय, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च किया गया है। इसमें बिहार एवं राज्यों के शहरों के नाम की भी घोषणा की जानी चाहिए। महोदय, गंगा सफाई अभियान की सफलता पर लोगों में कुछ शंकाएं हैं। जिस प्रकार इस मिशन को लॉन्च किया गया, अब तक गंगा की अविरलता को पूर्णतः लाने की बात भी नहीं हो पाई। मेरा सरकार से आग्रह होगा कि गंगा की अविरलता को पूर्णतः वापस लाया जाए और इससे बिहार को जो प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है उस पर कार्य योजना बनाई जाए। फरक्का बांध के कारण जो बिहार की नदियों में खास करके गंगा में सिल्टिंग हुआ है, उसको साफ करने के लिए कई बैठक हो चुकी है, किंतु किसी भी
प्रकार की कार्य योजना नहीं प्रारंभ हुआ है। अगर सिल्टिंग की समस्या का समाधान हो जाता है तो बिहार में गंगा नदी से प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण हो रहे भयंकर नुकसान से लोगों को बचाया जा सकता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का इस मिशन पर काफ़ी फोकस रहा है। उन्होंने इस पर सभी बैठकों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, अतः केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी, ऐसा मेरा आग्रह है। बिहार को 2020 में बाढ़ से हुए नुकसान के लिए जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उस सहायता राशि को अभी तक केंद्र सरकार निर्गत नहीं किया है, उसे भी निर्गत किया जाना चाहिए। महोदय, 15वीं वित्त योजना में अभी अंतरिम रिपोर्ट आई है, अतः उसमें विशेषकर बिहार राज्य को केंद्रीय सहायता के लिए जो योजना एवं राशि के प्रावधान की अनुशंसा किया है, उससे भी सरकार देने का काम करे, यह मेरा सरकार से आग्रह है। महोदय, किसी राज्य का विकास केंद्र के ही सहयोग पर हो सकता है और बिहार औद्योगिक विकास की दौड़ में अन्य राज्यों से काफ़ी पिछड़ चुका है, अतः केंद्रीय कर, इनकम टैक्स और जीएसटी में विशेष छूट देकर बिहार में औद्योगिकरण करने की आवश्यकता है। सरकार इस योजना पर बिहार एवं अन्य कुछ पिछड़े राज्यों की मदद करे। महोदय, सरकार 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, उसमें एक टेक्सटाइल पार्क बिहार में भी स्थापित हो, यह हमारी मांग है। महोदय, सरकार राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कर रही है, यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे प्रदूषण नियंत्रण में काफ़ी मदद मिलेगा, पेट्रोलियम पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। महोदय, सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कार्य कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले बिहार के सभी शहरों को इस मिशन में शामिल किया जाए। सरकार द्वारा भारतीय कंपनियों में विनिवेश की योजना आम लोगों को उचित नहीं लग रहा है, इससे लोगों में असंतोष है, अतः इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि उक्त सभी बीमार संस्थानों को पुनः चालू किया जाना चाहिए। महोदय, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी ने बेगूसराय जिला के बरौनी में तेल शोधक कारखाना के शोधक क्षमता का 6 मिलियन टन तक विस्तार की घोषणा की थी और वहां 25,000 करोड़ के निवेश के अपने संकल्प को भी दोहराया था। साथ ही बरौनी में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। मैं आशा करता हूं कि पेट्रोलियम मंत्रालय की विकास योजना के मद में जो राशि आवंटित की गई है, उसमें बरौनी तेल शोधक कारखाना और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के संबंध में जो घोषणा की गई, उसको जरूर शामिल किया गया होगा। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये बिहार के जनता की पूरी मांग है और इसकी अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। बिहार के बरौनी में एक उर्वरक कारखाना है, उसे चालू करने की घोषणा बहुत दिनों पहले की गई, उसे चालू करने की गति काफ़ी धीमी है। पूरी क्षमताओं के साथ इस कार्य को कराया जाए। रोहतास के डालमिया नगर का रेल कारखाना को भी चालू किया जाए। इस वर्ष के बजट में मात्र 5 करोड़ रुपए के आवंटन से क्या वह कारखाना चालू हो सकेगा, विचारणीय प्रश्न है। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, जिस इलाके में बड़े उद्योग लगाने की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों में खुशहाली छा जाती है। उसे लगता है कि अब वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नौकरी मिलेगी, लेकिन आपको जानकारी होगा कि बिहार राज्य के मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित हुई है। इसके लिए वहाँ के किसानों ने अपने छाती पर पत्थर रखकर 3 फसल लगने वाली जमीन को कारखाना खुलने की खुशी में दे दिया, लेकिन वहाँ पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग नहीं होकर असेंबलिंग से इंजन तैयार किया जाता है। आश्चर्य है कि वह साल में 2-3 इंजन भी नहीं बना पाता है। मेरी मांग है कि वहाँ सभी पार्ट पुर्जे की मैन्युफैक्चरिंग की जाए। मधेपुरा के विद्युत रेल इंजन कारखाना को पूर्ण रूप से चलाई जाए। छपरा का रेल पहिया कारखाना भी आंशिक रूप से चल रहा है, उसे भी चालू किया जाए। जमालपुर लोको सेट को हस्तांतरित करने की योजना बंद की जाए। मोकामा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर का रेल कारखाना पुनः चालू किया जाए। इन सभी योजनाओं से बिहार के विकास को गति मिलेगी, वहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही आसपास के ग्रामीणों को भी अपने जीवन यापन में वहाँ कुछ न कुछ छोटे मोटे धंधे मिलेंगे, उनकी रोजी रोटी चलेगी। महोदय,
अब मैं आज के महत्वपूर्ण विषय किसानों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा। सरकार द्वारा देश में किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो रही है और आशा है कि इस योजना पर सरकार जिस तरह से काम कर रही है, किसान का भला निश्चित रूप से होगा। किसानों को समुचित सिंचाई की जरूरत है, समय पर उत्तम बीज चाहिए, खाद उचित मूल्य पर मिले, कृषि के औजार और यंत्र करने के लिए सरकार ब्याज मुक्त ऋण मुहैया करे और फसल तैयार होने पर उसके फसल का तय एमएसपी दर से क्रय कराए ताकि उसके फसल का उचित मूल्य मिल सके, तभी किसानों का भला होगा। महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। बिहार में एमएसपी से धान खरीदने का 1 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक समय था। 30 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य था। किसानों के 28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। किसानों के घर में अनाज बचा रह गया, इसलिए सरकार ने उनके लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन निर्धारित कर धान की खरीद की समय सीमा 21 फरवरी तक बढ़ा दी है। वैसे ही किसानों पर प्रकृति की मार पड़ती है और अधिक लागत की खेती में कोई मुनाफा होने के बजाय घाटा होता रहता है। फिर देश के किसानों की दशा में सुधार कैसे होगा, यह बहुत विचारणीय प्रश्न है। सरकार को सदन में इस बात पर चर्चा कर समुचित समाधान की ओर काम करने की आवश्यकता है, तभी किसानों के पिछले सभी ऋणों की माफ़ी भी होनी चाहिए। सरकार इसकी घोषणा करे। महोदय, मैं बिहार सरकार के तर्ज पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसमें 500 रुपये प्रति माह दी जाती है, उसी तरह देश में वृद्ध व्यक्तियों जो 60 वर्ष उम्र के होने पर चाहे वे किसी भी वर्ग समाज के हों, उनको एक समान कम से कम 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा भी केंद्र सरकार को इस बजट में करनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के शुद्ध पेयजल हर घर में नल का जल योजना शुरू किया है। उसकी सफलता को सामने रखकर के 2,86 लाख करोड़ घरों को नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्रीय बजट में जल जीवन मिशन का प्रावधान किया है। मैं मानता हूं कि इससे देश भर के शुद्ध पेयजल को हर घर तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। बजट में 5 मत्स्य पालन केंद्र को विस्तारित करने की घोषणा की गई है। बिहार राज्य के सहरसा, जहां कोसी नदी के बाढ़ एवं सीपेज के पानी के कारण पूर्वी कोसी तटबंध के पूर्वी हिस्से में 12 महीना लाखों हेक्टेयर खेत में पानी रहने से खेती नहीं हो पाती है। मेरी मांग है कि वहां विकसित मत्स्य पालन केंद्र खोली जाए। महोदय, बजट में 100 सैनिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। बिहार राज्य के कोसी प्रमंडल सहरसा अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। हमारी मांग है कि कोसी प्रमंडल मुख्यालय सहरसा में एक सैनिक विद्यालय की स्थापना हो। बिहार के सहरसा मधेपुरा के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कैंसर, हृदय रोग, किडनी एवं लीवर रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकार उन कारणों की भी जांच कराए। उस इलाके में काफ़ी गरीबी है, जिसके कारण लोग बाहर जाकर इलाज भी नहीं करा पाते हैं। हमारी मांग है कि सहरसा में नया एम्स की स्थापना सरकार करावे। महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति करने की मांग करता हूं। महोदय, इसमें एक विडंबना है कि जहां केंद्रीय विद्यालय खुलती है तो भारत सरकार उसके जमीन के लिए राशि का प्रावधान नहीं करता, इसीलिए उन जगहों पर विद्यालय नहीं खुल पाता है। इसीलिए उस पर भी निर्णय सरकार को लेना चाहिए। करोड़ों रुपये की लागत से भवन बनता है, अन्य चीज बनता, और कुछ पैसे देके यदि जमीन अधिग्रहण किया जाए तो वहाँ के जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, खास करके उनके बच्चों को पढ़ने में काफ़ी सहायता होगी। अंत में मेरे संसदीय क्षेत्र मधेपुरा जिला मुख्यालय तक वैशाली एक्सप्रेस हम सफ़र गाड़ी चलनी चाहिए, और इससे नहीं चलने से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। और सभापति महोदय, अंत में मैं एक सांसद योजना के बारे में बताना चाहता हूं। सांसद योजना छोटी छोटी योजना, अधिकार था सांसद को लिखने का और उसको कार्यान्वयन कराने का, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उसको 2 साल के लिए रोक दिया गया। पहले साल भी जो आधी राशि गई थी
उस राशि में भी जो खर्च नहीं हुआ उसको भी वापस कर लिया गया और वह राशि भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि सांसद रोक योजना को रुक जाने से कोई कोरोना पर नियंत्रण नहीं होगा। हजारों हजार करोड़ की योजना चल रही है इस देश में और कहीं विकास के काम रुके हुए नहीं है। इसीलिए मेरा आग्रह है सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप उस योजना पर रोक नहीं लगाइए। और अंत में हम रेल बजट में तो रेल को काफ़ी बजटीय सपोर्ट दिया गया है और उसमें हमारी मांग है कि सहरसा से भागलपुर तक एक रेल लाइन का निर्माण हो, उससे वहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद। आप अच्छी तरह भाषण कर रहे हैं, फिर कैसा वो पढ़ना, पेपर में पढ़ना, इसलिए अच्छी तरह भाषण करो। धन्यवाद। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी जी। हाँ, थैंक यू। बोलना चाहिए। Okay, thank you. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir, I am thankful to you and to my party leadership for giving me an opportunity to speak on the general discussion on General Budget 2021-22. President's address and budget both are important because these two are give disha and dasha of the government. A great historian had said, no text should be understood without context. The Union Budget 2021-22 needs to be understood in the context of the present state of the Indian economy, aspiration of people, and above all, the impact of COVID-19 pandemic. Sir, on this background, I am of the view that the Union Budget 2021-22 speaks of a medium to long-term vision for self-reliant India, which is good for the country. भविष्यतर आत्मनिर्भर भारत ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର budget. But the tone of the budget intends to set can be achieved only if backed by commensurate budgetary allocation in the medium term. I am happy that Union government has presented the budget 2021-22 in the digital form for the first time. We welcome the Green Initiative. In this context, I would like to say that the Odisha thinks today, what Odisha thinks today, the rest of India thinks tomorrow. Odisha had already switched over to digital mode of presentation of Odisha budget in the last year 2020-21. Sir, there is a famous शायरी, वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता, वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता, जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है. Such is the vision of our Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik. Be it the Mamata Yojana to address the issues of maternal and infant undernutrition, Mission Shakti for empowerment of women through SSG, Garima welfare scheme for sanitation workers, Biju Swasthya Kalyan Yojana for financial assistance for healthcare, Utthan and Utkarsh scheme for educational improvement of children, Mukhyamantri Krishi Udyog Yojana for farmers, Khushi scheme for sanitation and hygiene among adolescent girls, Unnati scheme for providing street lights and piped drinking water, Biju Kalyan Ratna Yojana for improving for education and health of girls' child, Saharanchal Bidut Karan Yojana for electrification in urban areas, Gram Jyoti Yojana for rural electricity. Every policy of Naveen Sarkar is dedicated to the 4.5 crore people of Odisha. Odisha को एक समृद्ध तथा विकसित राज्य करने नवीन सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध. Sir, if the Ujjwala Yojana of the central government has provided comfort to the gृहिणीज in the kitchen, the schemes of Naveen Sarkar has economically, socially, and politically empowered the women. We are happy that central government has taken note of good initiatives of Odisha government, and they are now replicating some of our policies. आपण विकास करंतु, विकासमूलक प्रकल्प ପାଇଁ ओडिशा सरकार प्रतिबंधक नुहे. आमर स्लोगान होउची समृद्ध ओडिशा सशक्त ओडिया. In the Union Budget 2021 and 22, we welcome the step for giving higher priority to health sector and drinking water. Higher allocation under National Livelihood Mission would help generating livelihood in post-COVID period.
As I have already mentioned, the centrally sponsored scheme Mission Shakti appears a replica of our initiative, which can further strengthen the women SSG. However, overall reduction in allocation for women and child development sector would affect the implementation. Reduced allocation under National Education Mission does not match with the lofty objectives of National Education Policy. The allocation of rupees 305.5 crore announced in Union Budget 2021-22 is not just lower than the previous budget, which was 340 crore. It is also lower than the actual expenditure in 2019-20, which was 326.5 crore. We appeal to the government to increase the allocation on education. Another positive aspect of the budget is its focus on capital investment and MSME sector. We wholeheartedly support this move. This has potential to help the revival of economy and employment generation. The capital investment should be need-based and not targeted to the selected states. Grants for health sector, as per recommendation of 15th Finance Commission, would help in strengthening the health infrastructure. However, reduction in allocation for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana will impact creation of rural road connectivity efforts. There is need for augmentation of funds for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Sir, when the government of India was fighting the battle against pandemic, state government were, and they are still fighting their own battles as well. Odisha, known for its track record of efficiently handling the natural disasters, has tackled COVID-19 pandemic very efficiently. मान्यवर मुख्यमंत्री द्वारा दि जाइथिबा मंत्र त्याग संयम श्रृंखला को आधार करी ओडिशा कोविड विरुद्ध रे लड़ाई करिबारे सफल होईछि. Odisha was the first to establish one of the country's biggest 1,000-bedded dedicated COVID hospital in the record time of just 1 week. But I would like to emphasize that the other states, and like the central government, the economy of Odisha was also affected because of the pandemic and lockdown. In this regard, I would like to submit that Odisha would be hit by drastic reduction of share in central tax. Sir, I will take another 2 to 3 minutes, or more than that also, sir. Central taxes by about 10,840 crores for the current year. So I have not started yet, so I will take some more time. For the recommendation of 15th Finance Commission to reduce the horizontal share from 4.629% to 4.528% for the hour period of 2021 to 26 would handle the central flow in coming 5 years. The government of Odisha submitted memorandum in January 21, and among those things, we demanded amendment of central sales tax of 1956, provision of 7200 crore for railway projects, banks at Gram Panchayat level for financial inclusion, provision of 5650 crore for providing telecom connectivity to rural and interior areas, including LWE affected areas, adequate funds to Ministry of Road and Transport and Highways for repair, maintenance and development of national highways, and terminating the power purchase agreements for which consent of DISCOMs have not been taken to take up repair and maintenance to enhance plant life, which will not only reduce the burden on the DISCOMs, but also optimize the use of national resources. And the sharing pattern in CSS for Odisha at par with Northeastern and Himalayan states. We appeal to Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister through you, sir, to consider our demands, which are genuine. Though we welcome allocation of 35,000 crore for COVID vaccine, we expect Government of India to bear the full cost of universal vaccination program against COVID. Another important point is reduction in quantum of transfer to local bodies. This would weaken the third tier of local governance. Further, we are expecting increasing in National Social Assistance Program so that old age pension would have been increased, but there is no change. Next is agriculture. Agriculture sector single-handedly supported to the economy, directly and indirectly, during the pandemic. No, sir, I will take, sir, minimum 10 minutes should be given to the first speaker. No, already you have taken 9 minutes. No, sir, yes, 2 minutes. So, sir, 2 minutes are the most important point, sir. You started, agriculture productivity. You started 8:50. No, sir. Please. Sir, 2 minutes, please. sir. Two important points, sir. Agriculture productivity can increase if technical development like irrigation, cold storage, water housing facilities can have earmarked reforms. Sir,
most important one is railways. Odisha generates annual revenue of about 20,000 crore for Indian railways, but yet the rail density in the state is much lower compared to the national average and also to the adjoining states like West Bengal and Jharkhand. Sir, next most important is financial inclusion, which is the most important area which needs strong coordination between center and state. Financial inclusion has been considered by lack of brick and mortar branches in the state. Out of total 6798 GPs in the state, 4873 GP do not have any brick and mortar banks. Branch only 1925 GPs have bricks and mortar banks branches. Instruction may be issued from the Ministry of Finance, Government of India to all the banks to open bank branches to the identified unbanked GPs. Bank may also be instructed to allow SSGs to act as banking correspondents by infusing adequate liquidity. Our concern is when Honorable Prime Minister is in favor of priority sector lending to SSGs, MSMEs, startups and agriculture, why banks are not following? Why banks are reluctant to give credit to agriculture for agriculture, SSGs and MSMEs? My humble submission is banks may be instructed to remove the hurdles so that true financial inclusion can be achieved. Next is our national highways. Though, sir, the importance would be given to the quality of national highways in Odisha has deteriorated substantially because of inadequate allocation of funds for improvement, ordinary repair and periodical renewal. Progress of work of several stretches of national highways in Odisha, which has been entrusted with NHI for upgradation to 4-lane standard under NSDP Phase 3, is very slow due to inadequate allocation of funds. Sir, last one is, which is most important for Odisha also, sir. Yes. Sir, now I want to raise an issue that is close to the heart of not only 4.5 crores Odias, but also to all the peoples living in the different corners of the world. भगवान जगन्नाथ केवल 1.5 कोटी ओडियांकर हृदय एवं आत्मा नुहति बरं से ब्रह्मांडर प्रभु अटंती। जगन्नाथ संस्कृति विश्व को शांति और प्रेमर रास्ता देखाई। ओडिशा राज्य सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक पुरी सहर एवं जगन्नाथ मंदिर आखपाखर विकास निरंतर उद्यम करछंती। Honorable Chief Minister Shri Naveen Patnaik has written to Center for setting up Jagannath International Airport in Puri. This will boost tourism. आमर दाबी होउची पुरी आम देशर प्रत्येक अंचल सहित संयुक्त होगा उचित एवं पुरीर अन्य 4 धाम सहित एयर कनेक्टिविटी रहिबा उचित. Government should immediately start the process. It is a matter of concern that pre-feasibility study is yet to be done. We appreciate that central government for the Udan project and air connectivity to Odisha under this project, but Puri airport works should begin immediately. The Odisha government has sought for central government's approval to pay unemployment allowance to workers engaged under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act for the job losses caused by COVID-19. We also need more funds under this scheme, sir. Sir, the next one is reduction of GST on Kendu leaves from 18% to 5%. Last one is the multilateral development assistance from World Bank and Asian Development Bank is denominated in US dollar, and the interest rate is determined on the basis of LIBOR plus a spread. In this connection, it is pertinent to mention here that reference that of US dollar in INR, which was 43.76 on 4th April 2005, has gone up to 73.16 on 15 January 2021, representing, sir, only 1 minute, sir. Every time you are saying that only 1 minute. Sir, last. Representing an appreciation of about 65% over a period of 16 years. This will enhance the interest payment and repayment of liability of the dollar-denominated multilateral assistance availed by the state government. It is therefore urged upon that Government of India to kindly explore the possibility for availing local currency loan in INR instead of LIBOR-based dollar denominated loan from World Bank and ADB, which has inherent exchange rate fluctuation risk and also indicate the comparative advantage and disadvantage of local currency loan over dollar-denominated LIBOR-based loans. Thank you, sir. Honorable members, now time is 9 o'clock. The House will extend another 2 hours. 3 hours. हाँ, 12 बजे तक के लिए, 12 बजे, क्योंकि बहुत बोलने वाले, एक अनाउंसमेंट भी करना है कि खाने की व्यवस्था की गई है रूम नंबर 70 में माननीय सांसदों के लिए है और रूम नंबर 73 में जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए सिक्योरिटी से।
थैंक यू, धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था, जितने भी यहाँ जो ड्यूटी पे हैं, मीडिया के लोग, जो भी आपके सिक्योरिटी वाले, सभी उनके लिए व्यवस्था है। 70 में माननीय सांसदों के लिए और 73 में बाकी सबके लिए। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने आम बजट की चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष जी, इस बजट में लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों के विपरीत ये बजट ने आम लोगों को, वेतनभोगियों को, मध्यम वर्गीयों को, गृहिणियों को कोई भी खास सहूलियत नहीं प्रदान की है। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट से अमीर और अमीर हुआ है और गरीब होता जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करके रख दिया है। जब कोरोना चरम पर था, तब देश के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, और जब सरकार ने बाहर से उपक्रमों को मंगाया, तब कोरोना में वैसे ही कमी आ गई और आज उन उपक्रमों को चलाने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, आप लोगों ने स्वास्थ्य बजट को 137% बढ़ावा दिया है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा आवंटित किया गया धन बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। मेरी सरकार से मांग है कि इस बजट को और भी बढ़ाया जाए। अध्यक्ष जी, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी कम है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि सेस लगाकर लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि इस बढ़ती कीमत के कारण मध्यम वर्गीय और किसानों के ऊपर भारी बोझ पड़ा है। मेरी सरकार से मांग है कि इन कीमतों के ऊपर नियंत्रण किया जाए और इसे कम किया जाए। इस बजट में देश के बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। रेल, एयरपोर्ट, LIC, सड़क, बिजली, वेयरहाउस आदि को बिकने के लिए लाइन से खड़ा कर दिया गया है। 37 महीनों में देश की GDP में कितनी गिरावट आई है, इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में देश की GDP को 6% खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन शिक्षा बजट की कुल GDP मात्र 0.55% तक ही पहुंच पाई है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया का मंत्र देने वाली सरकार ने शिक्षा बजट में लगभग 6,000 करोड़ की कमी की है। केंद्रीय बजट में SC, ST और OBC को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में भी कमी की गई है, जिसके चलते 5 में से 1 छात्र को अपनी माध्यमिक शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। यानी 100 में से 20 स्टूडेंट को अपने स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। मैं निवेदन करती हूँ कि सरकार SC, ST, OBC को छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति में जो बजट की कमी की गई है उसे पूरा करे और इंटरमीडिएट में जो 60% अंकों की बाध्यता बना दी गई है उसे हटाकर छात्रवृत्ति को पुनः पूर्व के समान लागू किया जाए और जो निजी संस्थानों में छात्रवृत्ति देने का प्रावधान को बंद किया गया है उसे भी लागू किया जाए। अध्यक्ष जी, पेंशन जो है कर्मचारियों को स्वावलंबी बनाता है, उनके बुढ़ापे का सहारा होता है। आज आप लोग सांसदों को, विधायकों को, न्यायिक सेवा में लगे लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में हजारों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अगर कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज में लगाने का काम होगा तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग पलायन में कमी आएगी और रोजगार मिलेंगे तो पलायन रोका जा सकेगा। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में कई वर्षों से रेल लाइन की मांग रही है। रेल बजट में इतना आपने बढ़ावा किया है। एक छोटा सा गांव है, मेरा एक छोटा सा संसदीय क्षेत्र है, कई वर्षों से उस क्षेत्र की मांग रही है कि बनारस से होते हुए, लालगंज होते हुए आजमगढ़ तक की एक सीधी रेल लाइन वहां पे मिले। तो मैं मांग करती हूं कि इस रेल लाइन को जल्द से जल्द बिछाया जाए ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके।
आयुष्मान भारत के तहत जो सरकार की योजना काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। गरीब लोग आज भी इस सुविधा से वंचित है। मेरी सरकार से मांग है कि आप लोग इसको जल्दी से जल्द सही तरीके से लागू कराया जा सके। इस बजट को सरकार ने उम्मीदों के बजट को कहा है, लेकिन मैं भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी और पूरा करने का काम करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Sri Ranjit Reddy ji. Thank you very much, Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on the Umidon Ka budget, which is the result of COVID, which has ravaged the country and shrunk the GDP to unprecedented low of minus 23% in the first quarter of the last fiscal, and pushed the fiscal deficit also to all-time high of 9.5%. In spite of the prevailing unfavorable conditions, the Finance Minister has painted a rosy picture for the next fiscal and keep it on the pedestal with 6 pillars. Let us all hope and wish the ministry a good luck. Generally, in our schooling days, a bright student was always patted by the principal, by the teachers, and also the management, because they all felt that the student will get laurels to the school. The same thing is not happening in the country, because when a state is performing, it is the duty of the Prime Minister or the Finance Minister and the Government of India to give a pat to the states which are performing and which are the growth engines of the country, especially because the economy has to be revived and to be put back on the track. But it is not this way which is happening to the state of Telangana, which I represent from. We do not have any name in the budget, nor the 15th Finance Commission recommendations were considered, because the 15th Finance Commission has recommended for state-specific funds which are not accepted by the Government of India. Neither we could get a project nor the recommendations were accepted. The 14th Finance Commission has recommended 2.43%, and which has brought down by 15th Finance Commission to 2.133, and which is going to come down to 2.102 between 21 to 26. How can a performing state like Telangana be ignored for? Because Telangana is a revenue surplus state, and last year our GDP was 8.2%, and before that year it was 9.5%. Our expenditure, capital expenditure, was 45% in the last year, sir, when compared to the Finance Minister proposal of 34.5 for the coming fiscal. But when it coming to the big ticket projects, all the big ticket projects are going to the states where the elections are happening. I can understand the political equations of the Finance Minister, but what I say is at least the states which are performing have to be considered. Our working president, K.T. Ramarao, keeps saying that the government of India is giving all the awards and rewards for the Telangana state, but when it comes to projects or incentives or the allocations, they are showing thumbs down to the Telangana state, sir. And this budget is one among such documents. I request the Honorable Finance Minister to show some magnanimity to Telangana and also give us due share in the budget and the Finance Commission, because this is a newly formed state in the Mother India. When it comes to the agriculture, as the Prime Minister has rightly said, the MSP is going to continue. We really appreciate that, sir, because as we all know that MSP needs a legal backing, or it should be given it in writing, sir. MSP definitely stabilizes the price, and it is an assurance to the farmer. MSP ensures the threshold limit for his produce and prevents him from distress sale also. When it comes to MSP, the government, the Swaminathan Commission has recommended 1.5 times, whereas the Government of India is giving only the A2 plus FL, in which the A2, which includes the seed, the investment on the seed, the fertilizer, manure, and the machine labor, and the FL includes the farm labor. Whereas Swaminathan Committee has recommended the C2 also, which includes the interest on the owned land and also imputed interest on the capital. So, provided if C2 is also considered and given to the farmers, that is the need of the hour to the farmers, sir. In the combined state of Andhra Pradesh, Telangana was always neglected. So when Telangana has happened, our Honorable Chief Minister KCR Garu has seen that
the focus should be on agriculture in the first 5 years. Accordingly, he has invested over 80,500 crores on the Kaleshwaram project and has seen that it is finished in 3.5 to 4 years, which is going to cater the area cut of 45 lakh hectares in 21 districts, sir. And it also meets the requirements of the drinking water in both Hyderabad and Secunderabad. When it comes to the undeclared policy of the Government of India, when two states are divided, it is necessary and mandatory that the Government of India has to give a national status to at least to each state, the way it has given Polavaram to Andhra Pradesh. We do not mind giving Polavaram to national status to Andhra Pradesh, but we were requesting for national status for Kaleshwaram since long, sir. I request the Honorable Finance Minister and the Prime Minister also to please consider and reimburse the expenditure made by Telangana government. When it comes to Government of India, the the Prime Minister was talking, saying that they have lots of concern to the family, to the farmers' welfare. I really do not doubt that, but I request the Finance Minister to please to consider this capital formation which has to happen in the agriculture sector, especially in the irrigation structures. So I request the government to consider taking up this as a national project. The second point when I would want to talk is a contradiction. The farmers have apprehension that the APM MCs will be dismantled, but the government, the Prime Minister, I just started, sir, only 1 minute. The Honorable Prime Minister has said that they are going to put 1 lakh crores for the Agriculture Infrastructure Fund, which will definitely boost these activities. So I request the Finance Minister to please explain and remove the apprehensions of the farmers, sir. When it comes to the 15th Finance Commission, the 15th Finance Commission, as I said, has neglected the states like Telangana. Not only Telangana, most of the states were requesting for 50% of devolution of funds, but the same 41% has continued, and it is said that the award period of the 15th Finance Commission will continue with the 41%. When the Finance Minister announced that Telangana would get 16,726 crores as devolution, but if you look at the correct figures, we got only 11,721 crores, which is a deficit of 5,000 crores, sir. And the Finance Minister proposed rupees 13,990 crores for the next financial year, which is less by 2,750 crores, sir. I request the Finance Minister to give us the exact figures because we can plan the programs. I have a suggestion in this also. When the Government of India cannot give the required allocated devolution funds, I request the Government of India to increase the FRBM limits, outside the FRBM limits. I've just started, sir, only two. Yeah. You have to conclude now. We are requesting to give our share in the... Now your party have another speaker. You have to conclude. We are requesting for our share in the cess and surcharges, sir. I request the Finance Minister to please consider that also. And I was told that the Finance Minister is going to consider the rationalization of the centrally sponsored schemes. I request not to consider these schemes because they are very vital for poor and downtrodden, sir. The Finance Minister has pegged the fiscal deficit at 6.8% and proposes to reduce this to 4.5% by 25-26, while the states have been permitted to have their FRBM limits at 4% with additional 0.5% and have asked the states to reduce it to 3% in 2 years. I request the same amount of 5 years be given to the states also and the anomaly in the proposed amendments be corrected. And I also request the FRBM limits to be raised to 4.5% with additional 0.5% with the reform-based conditions, sir. Please. As far as the infrastructure is concerned, there is no doubt the Finance Minister has put a lot of emphasis and pumped huge money into the infrastructure with twin objectives of pushing the growth and also provide employment. When it comes to cities like Bangalore, Chennai, Nagpur, Nashik, metro expansion was considered, but our Honorable Chief Minister was requesting for the second phase of MMTS since very long, and we have requested this extension to Shemshabad Airport and also from Lingapalli to Vikarabad. Neither of these requests were considered, sir. When it comes to my constituency, Chevella, which is a part of Rangareddy district, sir, and Hyderabad, the 15th Finance Commission has pointed out that 52% of the total revenue in the state comes from 4 districts, that is Rangareddy, Hyderabad, Medchal and Sangareddy, whereas funds were not allocated as were requested for the extension of MMTS. The Finance Minister has proposed for 3 freight corridors, sir, to give a fillip to the transportation. Telangana transports huge quantities of cement, coal, granite, fertilizers in addition to the food grains. I request the Finance Minister to please consider 1 freight corridor. The last one, sir.
the finance minister has announced the setting up 7 textile parks in the country. I wish to submit that Telangana has a huge potential in producing cotton, and we have a very big section in weaver community. For this, appreciating this, the government of Telangana has proposed a textile park in Warangal district in 1200 acres of land, sir, and they have allocated 1552 crores. I request the finance minister to please consider this facility and convert it into a mega textile park so that it can give an opportunity for the employment of 1 to 1.5 lakh people, sir. I request them to consider. And Thank you. as only the railway projects in my state were not considered, sir, because Vikarabad Raichur Krishna is the dream of the people of my district of Rangareddy. This the survey, it was surveyed 4 times, sir, but this was not considered. I request the finance minister to please consider this Thank line. you. Last page, sir. Consider this line and also to extend the MMTS from Falaknama to Shemshabad and to Miapur, sir. As far as the health is concerned, the finance minister has increased the health budget to 137%. I don't want to go into contesting arguments of how money given for the vaccine, drinking water and sanitation can be clubbed in this. I was told that 4 virology labs in the country, in addition to 9 biosafety labs, are going to be established. As we all know, Telangana is a hub for pharma sector, and one of the vaccine producing companies there in Hyderabad. So I request the government to please consider this virology lab here. As most of the MPs and most of the parties are requesting for MP labs, we also request the finance minister to please consider for the MP labs, and also the Kazipet coach factory and the Byron steel plant, which were being requested for n number of years. I request the finance minister to please consider. With these words, I conclude my observations on the budget and request the Honorable Finance Minister to be more pragmatic and realistic towards the people and state of Telangana. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Srimati Supriya Suleji. Thank you, sir. I stand here to speak on the budget. As Professor Saugata Roy at length talked about the fiscal deficit, the way the economy has contracted. I remember since the last 4 or 5 years, continuously, every speech that he makes, which we all eagerly listen to, he's been talking about this government selling the family silver, and consistently, even before the COVID crisis happened, this new word of the V-shaped economy is something new that we have heard in this government. And plus the economy which has contracted is actually been a huge blow, even before. So COVID really added to all the bad policies which were taken by this government. So it's very unfortunate that we are through this challenge. The whole world is going through this challenge. But India is, of course, economically suffering now because of several of these decisions taken by this government. I always try and speak on the subject. But today, with your permission, sir, I'm going to speak a little bit out of the subject because the Honorable Prime Minister talked about our party's leader today. I could have easily got up and heckled him, but from the culture that I come from and the party rules and regulations, we are not allowed to heckle. And NCP never heckles. It's not that heckling is wrong. I'm not getting into the morality of it. But I would like to put some documents and facts on the paper. Here, the Honorable Prime Minister, with high regard, even if he is a member of the BJP, he is India's Prime Minister today. And when he says something on the floor of the House, we must all take it very seriously. He's talked about a letter and reflected to a letter of Mr. Pawar. He's written to various state chief ministers at that time when he was the agriculture minister. I won't repeat the words which the Honorable Prime Minister has written, but I would let the 4 lines which the Honorable Prime Minister did not read is what I'm going to read. After the Honorable Prime Minister's where he stopped, it says, I may mention that the Ministry of Agriculture has circulated a draft Model APMC Rules 2007 to all the states for their guidance and adoption as appropriate. Their guidance. So that must be noticed. And I wish to draw your personal attention to this matter to considerable importance of the agriculture sector and well-being of the farmers, and request that suitable direction may be given for the necessary steps without further delays. This is what the original entire letter says. But I would, with full humility, like to bring something to notice because he used the word U-turn. So I would like to just highlight and just take 2 minutes of the U-turns of this government. So GST was brought in by Honorable Manmohan Singh ji. If please, I stand corrected that time the Gujarat Chief Minister had objected to the GST. We brought in the RTI, we brought in the food security, we as in the UPA government, the right to education,
Narega, the new corporate law, the company bill, the DTC, the Aadhaar, the land acquisition. All these new bills, I do understand, change is inevitable. We all are for change. We are all. And I come from a state which is for reforms. So we are never against reforms. It's the way they are administered and done is what our objection is to. And while I read out this GST, RTI, food security, RT, Narega, all these when we got, all these were moved by the Honorable Prime Minister then, Sri Manmohan Singh Ji, who was absolutely a team player. It went through the standing committee, every stakeholder was invited, feedback was taken, and only then all these laws were made. I would like to talk about a U-turn for this government. Narega, it's on record, and if they would like to place it, I would be happy to get you documents, where the present Honorable Prime Minister has not spoken as well as about he speaks on Narega today. During the COVID time, everybody who lost their jobs in the city went back to their villages, and the only savior there was Narega, and that's how thousands and thousands of families have survived. But this was a U-turn of this government. GST is a U-turn. Aadhaar, I actually do miss him here, is Shri late Anand Kumar Ji. He was a friend to all of us, and unfortunately he's no more, but I still remember how strongly that time the BJP had objected. And Yashwant Sinha Ji, please I stand corrected if anybody disagrees with some of my facts, that Aadhaar was rejected by them. And today they are steering Aadhaar, they are praising GST as their program, and they are praising Narega. Now, are these U-turns or left turn, right turn, which turn? I really don't know. So, and the Honorable Prime Minister said intent versus content. Everybody has a good intent. So when they do it, it's intent and content. And when we do it, it's a U-turn. It's a little unfair, especially coming from such a high office. So I would just like to put these things on record, that these things happen, and they are always demeaning institutions. Why do they always need the ordinance route? If they really wanted to bring these laws, why could they not take this? Now, logically speaking, sir, even if they were moved at that time, they were moved as recommendations for a change of the law. Why were the same route not followed? And if this was written to all the chief ministers, how come there was no agitation in 2004, 5, 6, and for all that decade that Mr. Pawar was the agriculture minister? I'm not here to defend. He's very capable of defending himself. But I just need to put the facts on the table since he was mentioned by the Honorable Prime Minister. That's all I wanted to say. And why are you running away from committees? These committees are very good institutions. Good feedback is taken. And I appreciate the Honorable Prime Minister's emotions. Yesterday and today, I'm actually seeing a different man. Leadership is about vulnerability. And he showed he was vulnerable yesterday and today. I wish there was continuity in this, and he showed the same vulnerability. He should open his arms, call the farmers and Mr. Tiket to his house for tea, and why not resolve it? If you can't resolve it that way, call the political leaders. If he feels there are politicians involved, why not call them? If there's a will, there's a way. So if he really wants to work around the farmers, let's stop this conflict, because this entire country and the global situation is not helping any of us with any aberration like this, especially the farmer, I think, who feeds us. So I think I want to put this on the table, and now I will come back on another U-turn. Since Dayanidhi Maran extensively talked about the vaccine, I would like to put that U-turn. It just occurred to me. The U-turn was the Honorable Nirmala Sitharaman Ji. If I stand corrected, she went to Bihar for the manifesto of the BJP. And she promised at that they would give free vaccination in Bihar. I'm sure the vaccination has started. I'll be very happy if I get the details about the free vaccination that the government is doing in Bihar in her reply. It will be much appreciated, because if you're doing it in Bihar, why not in Maharashtra? We also need it, and I'm so happy. So if there must be some subsidy going there, no? So is your government doing it? Y'all have started? Are you putting this on the record that y'all have started free? Yeah, so are you doing it because you're a part of the government, if I understand right? So are you, no, your minister is saying he's doing it, so please put it on record if he's sure. Mr. Reddy is confirming that that is, so if you're doing it, I'll be very happy if you can share. It's your government, no? It's your allies, y'all are forming the government. Please. Maharashtra going to be happy to do it if you give us money. I'll tell you why. And if you're going to give us money, I'll tell you how we can do it. In a minute, I'll give you the solution. Since you're the finance minister, you understand finance better than me. Please continue. So
I will definitely bring that to your notice. Now, there are 2 points I need to bring to the notice of this government. Now I'll be. You are talking about the GST compensation. Now, if you give us, the Honorable Finance Minister is there, and GST compensation that you owe us is, please understand the figure, so it's 26,597 crores. So 26,597 crores is what the government owes to us. So now, if you give us that money, we'll be happy to give the free vaccine. So if you give us this money, all our social sector programs are stuck because this compensation hasn't come. But I do like to give one thing to your notice, which is the difference between the finance minister, not you, the finance minister of cabinet, vis-a-vis our finance minister of Maharashtra. There's one huge contrast in this, that this finance minister of India has taken 12 crores from every MP without even asking us. It was they just took it away from us. And today, everybody who asks us कि भैया हमें MP लैड चाहिए, वो तो मोदी जी ले गए MP लैड्स कहाँ से दे 2.5 साल के लिए तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम. And exactly opposite in the state, no MLA from all the 4 parties. This is the difference between Finance Minister of India and Finance Minister of Maharashtra. Finance Minister of Maharashtra has made sure every MLA, including from the opposition, gets 5 crores every year. No cut. 2 bhi diya, uske upar se 3 crore bhi diya. So they are giving 5. So obviously they are doing something right, considering GST is not coming, but they are managing something well. So I think maybe you all should pick a leaf from the Finance Minister of Maharashtra, Shri Ajit Pawar. I think he can guide you all run the ministry a little better. I mean, it's always good to take good ideas from people. The other thing is the FRBM Act. Now, the FRBM Act is something of really concern for us, because you have to very urgently bring this act, because we cannot borrow. Central government is borrowing money, as Saugata Roy ji always said, they have family silver to be sold. States don't have so much family silver to sell. And that's not a model we really want to work on. We want a prosperous state. So what is the line of this government? Because we cannot borrow money. Our states will be bankrupt. First of all, they don't give us money of which we deserve, which is our GST money. And FRBM Act, what are you doing about that? And one absolute pointed clarification I want to ask, that according to the Finance Commission, it's 42% is what is given to us, right? Now, 41 will be given to us now. So from 42, we are come down. Now, my question to you is, because I came across it in some of my reading, because I'm not a finance expert. I can even table it if you ask me which it is, because I think BJP people like that. Table it. I'm happy to where I got this information from. It's from a newspaper. And they had analyzed the entire budget, and they said the defense budget is included. So does that mean the states are going to pay also for the defense? Then we will come down to 30 or 35%. So if you could kindly clarify. I'm not a finance expert, so maybe you could clarify to us. So you will not give us our GST money, this FRBM Act, so we cannot borrow, and we have to pay for the defense of this country. Then what are the states left to it? And this is what you talk about cooperative federalism. Is this where we really stand? Is this how the states are going to work? Or is there a larger game plan where the states will be so weak that they'll be completely dependent on you? So I really don't know what this government is thinking about. Want to say that? So I really need to know what it is. Another U-turn of this government is the PMC bank issue. Now the PMC bank issue, you got a Banking Regulation Act. And I remember, I quote the Honorable Finance Minister, she promised me on the floor of this house that she will help the PMC bank, and that's why she has got this regulation, just to help PMC banks. Nothing has happened about it. They've got 2 banks which they are helping, but PMC bank, which is very unfair. These are poor people struggling. This is their own hard-earned money, and this government is doing nothing, and I'm putting it on the record that they had got this change in this law, but they've done nothing for it. So this is another U-turn for them. About non-performing assets, jobs, every time, which I think Arvind Sawantji extensively talked about. IBC, what have you achieved by it? Even in my speech that time I had said, liquidation is not the solution, resolution. Let's try and make them run better. Get professional help and run them effectively. So this is another thing which I need a clarification, because according to the minister's reply in Lok Sabha, it says 55% of the money is not recovered and given as a haircut to NPA banks. How much money through this has got
it's lost. So I don't know why are you going constantly by this liquidation route. Mudra loans. Now, Mudra loans, there is so much mixed reaction. So I really don't know what the truth this government is saying. They were, for 1920, 2021, there's no data available. Whatever questions were asked were only up to 19. So why is no data coming after that? Non-utilization of cess revenue, another way to ill-treat the states. You collect all the cess, nothing comes to us. Now there's a new agriculture cess. That also won't come to us. So, and the CAG has not flattered this government at all about the cess that is collected. Lakhs, let me give you the exact number. It's a question to Anurag Thakurji by Ms. Ramya Haridas, in which he has said that the entire cess is not even spent. And the CAG report says that whatever monies have come, according to the CAG, more than just 2 minutes, last 2 minutes. Please come. More than rupees 2.18 lakh crores collected by central government as cess for specific purposes as education, sanitation, infrastructure has either not fully been transferred to the dedicated fund or remains unutilized. This is what the CAG is saying. So I think you owe it to the states. You don't even give it to the states. You also don't use it. So where is the money going? There is absolutely, you talk about transparency, and the Honorable Prime Minister talked about it. Talking about health, or talking about, you talked about health. Yesterday, Prakash Zavadekar ji, I think Tejasvi Surya is in the house. It was his question that he asked. And Honorable Prakash Zavadekar ji answered, and he said, oh, it's a continuous process. Monies will keep coming. There's nothing in the budget. And he said 600 crores is more than enough for students' education, online education. How much money really went, even to JNK? There was no 4G available, so how did the kids study? So 600 crores is clearly not enough. I think all of us are aware that this online education, and in your government's new education policy emphasizes on doubling the government's expenditure for education. You have reduced it. You haven't doubled it. So whether it goes about healthcare, I won't take too much time and repeat any of my points, be it nutrition. One last point I will want to bring to the notice of this government, which also my colleague Krishna brought to my notice. He says the NBFCs, there are online organizations which reach out to you to give loans. This is a real serious issue. It's not really only about the budget. And there is something called cashbean.in, which pop up on your mobile phone, and you can get a loan. That time they don't tell you what the loan is, and then they harass you, and now there is no regulation for this NBFC. So what is this government going to do about this? And these pop-ups are going to come, repayments, and they have the company size. I am not concerned about what the name of the company. There may be many companies. It's not a personal thing at all. But doesn't the RBI regulate this? And the company size has become 1,300 crores in 1 year. It's unheard of. I don't see anybody growing at this rate except the pharmaceuticals in the last 1 year. So I request the Honorable Finance Minister to look into these NBFCs which are coming. Sir, it's a challenging year, I do understand. And I do understand the Finance Minister has had his own challenges with COVID. They are trying to make it as positive and happy as it is, but the situation on the ground is exceptionally grim. Be it the farmers' issue, be the unemployment. I urge this government to get its act together, put in the right policies in place, take all political parties in confidence, and I'm sure we can lead this nation to being one of the most robust growth nations in this country, in the world. Thank you. Thank you. Honorable Member Shri Tejasvi Surya. Thank you, Speaker, sir, for this opportunity to speak in support of the Union Budget. Sir, the first budget of this decade may well go down in history as the budget which finally puts India into a double-digit growth trajectory. This will be remembered as the budget which will lay the foundations of a new India, which, unshackled and bound, will go on to create prosperity for 1 billion Indians. Sir, this budget makes the highest allocation ever made in the history of independent India towards infrastructure development and capital asset creation. The budget promises to create the 21st century infrastructure needed for New India. This budget has made the highest allocation ever to the health and well-being of Indians. New India will not only be the youngest nation of the world,
but this budget promises to make it the healthiest nation as well. Sir, this budget has also increased funds to buy new equipment and aid the military's modernization by a whopping 19%, the highest capital outlay for for defense modernization in the last 15 years. This new India budget promises to make our armed men and women more efficient and capable. So the push for digital payments, digital census, hydrogen fuel research, support to the National Research Foundation, space exploration, and such other measures in this budget will make New India a leader in frontier technologies and future ready. Most importantly, sir, all of this is achieved in this budget without increasing any direct tax to any Indian taxpayer. For this reason alone, the Honorable Prime Minister and the Finance Minister must be congratulated. Sir, many commentators of the political economy have often commented that good economics makes for bad politics. We have heard this quite often. But this time around, Prime Minister and the Finance Minister have shown that good intentioned politics ought to make good economics. Sir, this budget was presented in truly extraordinary times. A once-in-a-century pandemic tested the resilience of our human spirit, the strength of our institutions, and the conviction of our leadership. It's a tribute to the inherent vitality of this ancient civilization that despite these tall challenges, we have emerged only stronger. Sir, the way our country has handled the COVID pandemic is a testimony to the character, the strength of the character of 1 billion Indians. However, like always, many friends both inside as well as outside the country did not believe in India's capacity. Like always, they did not hide their contempt as well. A cursory look at some of the headlines from a few prominent publications is revealing, sir. Modi's poorly planned lockdown won't save us from coronavirus, but will kill economy, shouted one publication. The New York Times said, even before, just a couple of days into the lockdown, the New York Times headline shouted, how Modi has failed the pandemic test. Another author wrote why COVID-19 pandemic in India is similar to sinking of the Titanic. Sir, one left-wing ideologue, a senior former parliamentarian, also ingeniously saw some communalism angle also like they always do. He wrote an article titled, The Hindu Right Wing Has Communalized COVID-19. So while these were the headlines, what were the result? Sir, today, the Indian model of handling COVID-19 is considered to be one of the best models in the world. Let me just state a few numbers which will demonstrate this. Sir, India today has the lowest death per million population in the top 25 countries with the maximum number of cases. India is amongst the lowest countries having the lowest case fatality rate of 1.4% compared to the global CFR of 2.1%. Sir, India today is the second highest, is the country with to have conducted the second highest number of tests of more than 20 crore 25 lakh. Even as wealthier countries, sir, like Netherlands, is even today struggling to convince its people to abide by lockdown rules. India prevented more than 35 lakh additional infections and more than 1 lakh death because of successful and timely implementation of the lockdown. Sir, India's economic stimulus value in dollar terms given during the lockdown, amounting to about 13% of our GDP, is more than the collective GDP, is more than GDP of about 149 countries. From wholly dependent on PPE and N95 mask imports to building capacity to not only service our domestic demand, but to export it in a matter of 3 months is no mean feat. The only country to have done this today is India. So we have the distinction of repatriating the largest number of our stranded citizens from the highest number of countries during the global lockdown. So one of the few countries that have indigenously developed and manufactured COVID vaccine is India. So countries manufacturing the largest number of vaccines as we speak
earning the goodwill as the vaccine capital of the world. So we have distributed vaccines, supplied vaccines to 15 countries, from Burma to Barbados, and 25 more countries are in queue at different levels. Sir, we are also the fastest country in the world to reach the 4 million COVID vaccine mark, an incredible feat in a country as diverse and as vast as ours. Sir, at this time, I also want to congratulate the Finance Minister for giving 35,000 crores towards vaccine distribution, towards vaccine development in this budget. Sir, in the course of the remarks, Dayanidhi Maranji very sarcastically expressed doubts on the credibility of the vaccine. He asked, why is the Prime Minister not the first person to take the vaccine? Sir, perhaps if this was old India, the politicians would have been the first people to take the vaccine, sir. This is the new India where the frontline workers, our doctors, our Safai Karamcharis, these people are being given importance, sir. So perhaps if this was old India, maybe the family of Dayanidhi Maranji, his grandmother, grandfather, Stalinji, Udaynidhiji, all of them, maybe they would be the first people to take vaccines, sir. This is new India. Therefore, we are not allowing politicians to take any privileges out of turn. The ones who are fighting for this country, the ones who are frontline workers, they will be prioritized in giving the vaccine, sir. Sir, at the same time, sir, I would also want to say, sir, a big question that needs to be answered today, sir. Sir, even in the face of such difficult challenges, if a country has shown the kind of strength, resilience to stand up to these challenges, if we are so blessed with such immense natural and human resources, so what kept the country so spectacularly poor for so long? Why did India, rather how did India manage to remain so poor for so long? So the answer to this question is very simple. India did not remain poor by chance. India remained poor by choice. So India did not remain poor by default. We remained poor by design. We remained poor by policy. Sir, the most potent condemnation of this ingenuity of our erstwhile policymakers, of deliberately perpetuating poverty as a state policy, comes from the most eminent lawyer, Nani Palkhiwala. Sir, speaking in 1990 on the occasion of India's 43rd independence year, he remarked, and I quote, "The Economist rightly remarked in January 1987 that socialism as practiced in India had been a fraud. Our brand of socialism did not result in transfer of wealth from the rich to the poor, but only from the honest rich to the dishonest rich. We built up state-owned enterprises called the public sector in India. The sleeping sickness of socialism is now universally acknowledged, but not officially in India. No fewer than 231 public sector enterprises are run by the union government and 636 by the state governments. These public sector enterprises are the black holes, the money guzzlers, and they have been extracting an exorbitant price for India's doctrinaire socialism. There is a tidal wave of privatization sweeping across the world from Bangladesh to Brazil, but it has turned aside in its course and passed India by. The most persistent tendency in India has been to have too much government and too little administration, too many laws and too little justice, too many public servants and too little public service, too many controls but too little welfare. Every segment of the people's enterprise is festooned with red tape. From the very first decade of the Republic, the steel claws of the license permit quota Raj were laid upon the national economy, and even today, their grip continues with insignificant relaxation. Sir, the quote ends here. So the one-point focus of our Prime Minister from the first minute in office has been to reverse this perverse ideology of perpetuating and distributing poverty and ushering in growth and prosperity for all Indians. Towards that end, sir,
this government has embarked on a root and branch reform, transformation of India's political economy. From sanitation to space exploration, from coal to new generation fuels, from agriculture to artificial intelligence, from soil to oil, employment to education, solar energy to diesel deregulation, aviation to railways. The Modi government has positively transformed every aspect of India's life. Sir, our government, even in this budget, has continued the pace of reforms in a very furious manner towards the larger ideal, the larger promise of the Prime Minister of maximum governance and minimum government. Sir, even traditionally, India had always frowned upon the practice of government being in business. The popular Hindi idiom, Raja Vyapari, To Praja Bhikari, was a clear indication. This budget, sir, for the first time, uses the word privatization, is unapologetic about the fast-paced disinvestment and asset monetization. It was high time, sir, that our government stopped the disastrous socialist practice of putting good taxpayer money into badly run government businesses. Sir, this country, especially the young generation of Indians that I so proudly represent here, sir, is extremely grateful to our Prime Minister for stopping this very wrong practice and charting a new economic course of prosperity for this country, sir. We needed this badly. We should have done this 70 years ago. We are belated, but this Prime Minister has achieved this for us. Sir, a lot of talk has been going on family silver. I want to ask the opposition, sir, especially the Congress party, if you consider our badly performing PSUs as family silver and are so hesitant to disinvest them, why were you so eager to sell Temple gold in 2013 when you decided, asking how much golds are there in our temple so as to monetize it, sir? Sir, even our most vile opponents cannot accuse our government on going slow on reforms. So this is a government that gets things done. This is the most reformist government in the history of India. A small example of the reforms. I'm not giving an exhaustive list. Sir, deregulation of diesel was a long pending reform. We did it. Commercial coal mining reform, pending from the 17th, done. FDI in defense, long pending, done. FDI in insurance, long pending, done. Real estate sector reforms, pending from 2 decades, done. IBC code, pending from 1 decade, completed and done. GST, the biggest tax reform of independent India, done. Labor reforms, pending from 4 decades, done. Review of the code on wages, pending from 4 decades, done. FDI in railway operations, pending from God knows how long, done. Corporate tax rate, making India one of the most competitive destinations in the world, done. Faceless assessments, faceless appellate tribunals, pre-filled returns, all making the life of a taxpayer easy, done. Recapitalizing our public sector banks, done. Reforming our public sector bank administration is done. Forming global scale public sector banks, done. Change in definition of MSMEs, enabling them to grow and get more capital, pending from more than 2 decades, done. Lowering the tax rates, increasing the tax base, done. National education policy, pending from last 4 decades, done. Sir, this is a government that gets things done. Our Prime Minister is therefore known as the man who gets things done. Sir, therefore the common Indian says, Modi hai to mumkin hai. That's the strength of this government, sir. Sir, what has all these reforms achieved for the country? Sir, India has improved its ease of doing business ranking by 79 positions in the last 5 years. In the recent World Bank's Ease of Doing Business report, the country jumped to 63rd position among 190 nations. India also figured among the top 10 performers on the list for the 3rd time in a row. I would want to rather pause a moment here and ask, sir, these ease of doing business, these jumps in this, the growth of the GDP, double-digit trajectory, reforms, what does all of this mean to a common poor Indian unless it gives him 2 square meals a day and raises his standard of living? What have these reforms achieved in that regard? Sir,
as a result of all of these reforms, the size of the economic pie has increased and has empowered the government to lift a large number of people out of poverty. Sir, it gives me immense joy and pride today, sir, to stand here and say that under Prime Minister Narendra Modi, India has lifted the highest number of Indians out of poverty in the shortest period of time. And as a result of this, from 2019 onwards, India is no longer the country having the most number of poor people, sir. I want to tell my Congress friends, remind them, this is how Garibi Hatao is done, not by sloganeering, through a dedicated perseverance and hard work. We have lifted, sir, I would repeat again, we have lifted, sir, the highest number of poor people in India out of poverty in the shortest period of time. For this reason, Narendra Modi is considered the messiah of the poor people in India. Sir, for a long time, inane and meaningless debates have gone on in this country for a very long time, sir, on pitching growth against distribution, should be the right economic ideology. Sir, pro-welfare in microeconomics and pro-market in macroeconomics. This has been the hallmark of Narendra Modi's style of economy. A third way, a unique model of economic development that the world is very keen to follow. Sir, while we are here, I would also want to dwell a couple of minutes on how difficult pushing all of these reforms have been. Take the farmer reforms, for example, sir. So from the time I have been in school, and people of my generation, all of us have read in our textbooks, sir, that the Indian farmer is subject to the vagaries of monsoon, they're exploited by bloodthirsty money lenders, that they have very little small land holdings. My elder brother studied it, I studied it, and my younger cousin is also studying it today. Neither did the fate of the farmer nor the textbook material both change in the last so many years. Sir, in the name of the farmer, however, lot of self-styled farmer leaders enriched themselves while the farmer was in a perpetual vicious cycle of debt, poverty, loan, and the only escape route out of it was suicide. This was the desperate situation to which we had pushed the farmers of this country. Sir, like the term secularism, protecting farmers' interest is one of the most abused words in this country, sir, which has stalled all progressive farm reforms which would have otherwise benefited the farmer. Sir, what has been the political shortcut for farmer welfare? To announce loan waivers once in 5 years during elections and forget about the farmer for the next 5 years until the next elections. This has been the exact practice. But we are a government that is neither irresponsible nor believes in taking shortcuts. Sir, while the opposition invested in protests, we invested in the Indian farmer. While they were busy running that India is intolerant, we issued 22.41 crore soil health cards to our farmers. While the opposition was preoccupied in Shaheen Bagh, we built 10.75 crore toilets for the poor of India in villages from 2014, sir. While the opposition was lost in the Tukde protests in JNU and AMU, we ensured that no person in the country, no villager in the country, no farmer in the country will remain in dark, and we ensured 100% electrification of India's villages. While the opposition was busy name-calling Modi ji as agent of Ambani Adani, we opened bank accounts of 41.75 crore poorest of poor Indians through the PM Jan Dhan Yojana and seeded it with the Aadhaar and mobile phones. While the opposition was busy blocking roads with Rasta Rokos and Chakka jams, we sanctioned 2.11 lakh kilometer of road connectivity for villages under the Prime Minister Gram Sadak Yojana since 2014. While the opposition was busy lying to farmers about farm reforms that would actually and indeed benefit the farmer, we gave assistance of rupees 6,000 crore to 11.58 crore farmers under the PM Kisan Samman Nidhi, sir. While the opposition was busy sharing Rihanna's tweet and Greta Thunberg's toolkit for how to create riots, we completed giving crop insurance under the Fasal Bima Yojana to 8.85 crore farmers of this country, sir. So this is how farmer development is done. This is how farmer infrastructure is created. And this is how the trust of farmers is earned.
Sir, what exactly that the farmer reforms propose to do? In essence, it gives our farmer the choice to either sell at the APMC mandi or anywhere else to whomsoever he deems fit or whosoever gives him the best price. It neither removes the APMC nor compels the farmer to a particular entity. What can possibly wrong in giving our farmers choice? Sir, I wanted to ask Rahul ji. Of course, he does not have the habit of attending parliament, sir, but through you, I want to make this request. Sir, I want to ask Rahul ji. While Rahul ji must have the choice to contest from Wayanad in Kerala, because he thought that he had better chances of winning from Kerala than in his home constituency of Amethi. Why should the farmer in Amethi why should the farmer of Amethi not have the choice to sell in Kerala if he thinks that he gets better choice, better price? Sir, this giving of choice, this empowering the farmer, Indian farmer with choice to sell where he wants cannot be in any measure deemed to be anti-farmer, sir. Sir, this budget rightly focuses on agricultural infrastructure. Just I want to correct it. Rahulji is regularly attending the parliament session. Glad to know that, sir. Well, we will check the attendance later, sir. This budget focuses on agricultural infrastructure. Agricultural development cess, which is going to be used for development of this infrastructure. Sir, there are two other important areas that this budget has highlighted upon. Sir, this budget promises to create the 21st century infrastructure for India, the highest ever capital expenditure made in any budget till now. Sir, my government, under the Prime Minister, has built 1/3 of all national highways in India in just the last 6 years. How the space at which we have been building infrastructure, sir, is unprecedented. The outlay for the Ministry of Road Transport is enhanced in this budget to rupees 1.18 lakh crores, sir. In the same way, sir, I want to congratulate Railways. The Honorable Minister for Railways is here, sir. Under his leadership, India has achieved a 371% increase of electrification while compared to UPA, sir. 371% increase of electrification compared to the UPA years. Sir, by 2024, all of Indian railways will be set to be 100% electrified, leading to fuel savings of about 14,500 crore per annum. Sir, our trains have become faster, safer, and more punctual under the Prime Minister's leadership. The National Rail Plan for India 2030, projected in the budget, supported in the budget, will bring our trains on par with the best in the world. Sir, this budget has also stressed and given importance to creating urban metro rail. So I come from an urban constituency and know how important urban infrastructure, transport infrastructure is. Sir, as a country, traditionally, we have grossly underinvested in creation of urban infrastructure. One point on this while we are here, sir. While the London Underground was started in 1863, the New York subway was started in 1904. The Moscow metro began its operations in 1935. We were irresponsibly and cruelly late, sir, by almost 100 to 70 years. We have made a course correction now, and even in this budget, a large outlay has been sanctioned to creation of urban infrastructure. I thank personally, sir, the Honorable Finance Minister for sanctioning rupees 15,000 crores to Bengaluru Metro Airport line, starting from my constituency in Silkboard to the metro, sir. Any Bangalorean will know what a difficult journey it is to reach the airport, sir. The metro line will definitely help us in that regard. Sir, the Metro Light and the Metro Neo projects, especially to be introduced in Tier 2 cities, will ensure that what mistake we did 70 years ago by not investing adequately in urban infrastructure will not be created for a future India. Sir, the 18,000 crore support to public bus transport services by encouraging more PPP modes of private sector players in urban public bus transport is also a very, very important step in that regard, sir. Sir, this government has utilized tech infrastructure, digital infrastructure as the backbone for good governance. This has been one of the hallmarks of this administration.
Sir, the direct benefit transfer scheme brings together 318 schemes of the government from 53 ministries. In the last so many years, sir, more than 13.91 lakh crore, 13.91 lakh crore, which is about the size of the annual budget of various state governments, has been effectively transferred to the people of this country through the DBT. Sir, we have not only distributed effectively, we have also saved close to 1.78 lakh crore by preventing leakages, sir. This is a government that values taxpayer money. Sir, UPI, by building the India Stack platform, India has shown how the DBT can be the most effective way of ensuring that the poorest man reaches, the government reaches the poorest man, the proverbial last man in the line. Seeing the digital prowess of this UPI, sir, even Google wrote to United States Federal Reserve asking to design a UPI-like payment system for the United States. So whether it is FASTag, whether it is National Digital Health Mission, whether it is the 1,500 crore earmarked in this budget for further encouraging digital payments, the digital census that India will be conducting, thanks to the allocation in this budget, is extremely important steps towards building our tech infrastructure and making governance more effective by using the digital infrastructure. So equally important in this budget is the mention of the National Language Translation Mission. It will make governance and policy-related knowledge available on internet in major Indian languages. Sir, coming from a state of southern India, I can't stress how important this is in bringing government communication closer to our people, sir. Sir, the other very important structural reform, using a digital platform that has been proposed in this budget, which will have wide-ranging ramifications on a rural economy, is the Swamitwa project aimed at digitizing rural land records. Sir, this scheme will provide digital property cards to our rural citizens. This will go a long way in helping them financializing their assets as well as reducing chances of disputes and distress. So the Peruvian economist Hernando de Soto, in his celebrated work, The Mystery of Capital, states that developing nations must recognize and protect the property that poor people have created, but which is currently of uncertain legal validity, and thus is of little use in securing the loans necessary to invest in personal or business development. Giving them proper legal titles will mobilize the entrepreneurial vigor and the hidden wealth of the poor. Sir, seen in this light, the reforms under the Swamitwa Yojana, by giving digital recognition of property titles, will play a very, very important role, sir. Sir, just one very important issue before I conclude, sir. I come from the startup capital of the country, Bengaluru, and this budget has given adequate stress and thrust to the startups of the country. Sir, from abolishing and resolving the issue of angel tax, to setting up of commercial courts, to enabling direct listing of Indian companies on foreign exchange, or the Startup India program, the Prime Minister has supported Indian startups. Sir, the budget this time mentions that one-person companies will operate without restrictions. This is going to create a great amount of jobs by enabling more young people to incorporate companies easily, test their business ideas, scale them up, and employ more people. Sir, the National Research Foundation has been allocated 50,000 crore rupees, sir. Any country, especially in a modern economy today, if it has to progress, has to make advances in technology. And in that direction, sir, the National Research Foundation grant is extremely important. Sir, this budget is futuristic, also because this budget speaks of and gives support to green energy, sustainable growth, and energy security. Sir, it is a matter of great pride for India today that of the 5 largest solar power plants in the world, 4 are in India today. We have taken the leadership in the world today by starting International Solar Alliance. This budget
further gives boost to non-conventional energy sector by additional capital infusion of 1,000 crores. Sir, I will not take more than 2 minutes, sir. I am just coming to my conclusion, sir. This budget, sir, this budget also promises a hydrogen mission. I will just take 30 seconds to explain why this has important national ramifications, not only for today, sir, but for very many millions of young Indians who are not even born today. Sir, a lot of people are excited about the possibilities of electric mobility in India. But we can and we should explore other routes of zero emissions, like for the example of a hydrogen fuel cell. So today, nearly 65% of lithium-ion batteries come only from China. 65% of all lithium-ion batteries in the world today come only from one source, sir, that is China. By comparison, no single country produces more than 20% of global crude oil output. In this regard too, sir, the thrust on hydrogen mission is good for the country's energy security. This budget also shows that we are sensitive and a responsive budget. Sir, whether it is bringing under the fold of the labor law reforms the new employees of the gig economy, or the reforms made to one nation card, or the amendment made to the Deposit Insurance Credit Guarantee Act so that the investors can have time-bound access to their deposit to the extent of the deposit insurance, are all in the direction of making showing that is a more sensitive and a more extremely caring government, sir. Sir, you also come from the south of India, like I do. So what has this budget given to the south of India? One of the highlights of this budget has been the equitable distribution in terms of priorities, sir. Sir, I would want to take the case of Kerala, sir, from where you belong. Sir, Kerala, in this budget, has got 1.33 lakh crore. Tamil Nadu has got 2.9 lakh crore. Telangana has got 79,000 crore. Sir, and Karnataka, sir, my state has got 83,000 crore. Sorry, 1.76 lakh crore. Sir, all of these states have got the highest allocation of budget compared to any of the previous budgets, sir. Sir, I would just want to conclude, sir, by understanding the importance of the Atmanirbhar Bharat. Our Prime Minister has given a clarion call for building a self-reliant India. The spiritual and philosophical underpinning of Atmanirbharta can be found in the Bhagavad Gita. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna tells us, Uddhared Atmanatmanam Atmanam Avasadayed Atmaiva Atmano Bandhuhu Atmaiva Ripuratmanaha. Our rise is the result of our actions. Our fall is the result of our actions. We are our own friend. We are our own enemy. We are the makers of our own destiny, sir. Sir, together, let us build a prosperous India and let us make a self-reliant India, which is the hallmark of India's new generation. I once again thank the Honorable Finance Minister and our dynamic Prime Minister for this forward-looking, futuristic budget, which will secure the future of New India. Thank you so much, sir. Thank you, Tej. Next, Honorable Member C.M. Arif. Thank you, Speaker, sir, for giving me the opportunity to speak. My former Speaker, Honorable Surya Tejaswi ji. Tejaswi Surya. I have made an humble request to you to please search Google. What is the rank of India in the Global Hunger Index? India stands 97th rank. Our neighboring countries, maybe the enemy country, Pakistan, Bangladesh, are better positioned than India. You may please search. I'm not going to furthermore. As far as the COVID-19 case, the center is taking credits on the performances of the state governments. You speak more about the disinvestment and selling of our assets. The 235 public sector undertakings that were once the
commanding heights of the India's socialist economy still account for about 20% of the GDP. This has helped us to withstand the perils of the latest global economic crisis. But please, the left government in Kerala has shown how the public sector could be revived and utilized to serve the people if we have political will. Not one or two, sir, but 21 loss-making PSUs were revived and turned into the large profit-making institution in the past few years by strong intervention of the government. You may please look. You can look very well. So I'm really disappointed to participate in the discussion on the budget. At the outset, I am calling this budget as the advertisement of the disinvestment, not a budget. Common people of this country are expecting a lot from the budget with the hope of recovering from the impact of COVID-19 on their lives. But other than making all claims on the economic recovery, the budget offered no solace for them. Sir, government has branded Make in India. He has spoken very well about the Make in India as it is slogan, but after reading the budget, I would suggest it is better to change to Sell Out India. I wonder whether anything will be left in the public sector in this country at the end of 5 years of this government. So one thing, the government can be proud of itself, the impartiality shown towards selling assets related to the three sectors, land, water, as well as air. BPCL, Shipping Corporation of India, Air India, Container Corporation of India, IDB Bank, Bharat Earth Movers, Pound Hands, two public sector banks, one general insurance company. I wonder whether any sector is left without touching. Even it is not ready to spare LIC, sir. And for all this, government is going to bring legislative amendments. Sir, has this government brought any single progressive legislation of the RTI, Manrega? There is no answer. The government is invoking nationalism each and every moment and events. On the other side, they are selling India to the corporates. The government makes legislation with only objective in mind, either to target the minorities of the country or else to penalize the poor people of this country, be it farmers, manual laborers or workers. To cover up all its wrongdoings, it has only a buzzword, sir, Atmanirbhar. He made a speech of half an hour more. Nothing about the price of fuels. The petrol price is reaching rupees 100. The gas price is reaching 1,000. Whom the government is trying to fool using Atmanirbhar? Every now and then, how can we become self-reliant by selling the common assets of the country with the kind of policies adopted by this government? Only the corporates will become Atmanirbhar. Now they have a nickname for the corporates loot, Atmanirbhar. It is a shame that our finance minister is acting as the CEO of the corporate-oriented government. Then coming to the budget, how it is affecting my constituency. What is the situation of All India Radio relay station in Alappuzha? From here, Modiji's Man Ki Baat is relying to the Lakshadweep also. The threat is closer, hangs over its head, and what this government wants to sell the prime property won't belong to the NH66 to the private parties as cheaper rates by closing it as the budget recommendation, as per the budget recommendation. Situation is not different. In the case of thermal power plant owned by the NDPC in Kayangulam, that is also in my constituency, production has been stopped over 8 years. Now the government intends to close down. A Kendriya Vidyalaya attached with the NDPC is going to close down. This will affect the future of the thousands of students studying in this Kendriya Vidyalaya. I request you this project may be converted into a general sector. I have given separate petition to the concerned ministers of the education and power sector. As per our finance minister, according to the finance minister, the budget rests on 6 pillars. I am not going to the pillars.
health, well-being, physical and financial capital and infrastructure are not going more. But it is the pillars are, if the pillars are weak, how the budget will sustain, sir? I'm not going in details, but you all know India stands in terms of different indicators on the above areas. Sir, only one area the pillar is strong, that is minimum government. By writing off everything to the corporates, nothing will remain in the governed by the government. The budget claims investment in health infrastructure has been substantially increased, but actually all the other speakers spoke about that. The figures are exaggerated by clubbing items like sanitation with health to deceive the common people. Similar in the case of Manrega, every year the government is cutting down the allocation of this year also. Sir, how it is possible to revive the economy without making available cash at people's hands? Sir, one minute, sir. One minute. The budget has tried to create an impression that there has been free flow of funds to poll-bound states, including Kerala, Tamil Nadu, and West Bengal. But we know that is another gimmick. Without heading the decades, all demands like railway zone, Ayurveda Research Institute, aims, etc. to the state of Kerala, the FM says she has earmarked 65,000 crores for the national highway development. But even a substantial portion of this is a repetition of the already sanctioned projects. Also, in a highly populated state like Kerala, facing public resentment against taking over land for national highway widening, when such an amount would be utilized, sir? Sir, the Union Budget 2021 is therefore an eyewash of the Modi government through manipulation and data. It hides the grim realities on the ground, and this government is another example of how crony capitalism could worsen the misery of the common man, and hence I oppose the budget proposal. Thank you, sir. Thank you so much. Honorable Member Girish Bapat ji. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. या वर्षीच्या केंद्रीय बजेटमध्ये जे काही नाविन्यपूर्ण कामं दाखवलेली आहेत त्याचं मी स्वागत करतो. सर्वात प्रथम याचं वैशिष्ट्य काय असेल तर डिजिटल पेपरलेस असं हे बजेट आहे. कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे सर्व आर्थिक स्रोत थांबले असताना रोजगारापासून शेतीपर्यंत, कामगारांपासून उद्योगपतींपर्यंत अनेक प्रश्न उभे असताना त्या पार्श्वभूमीवर जे बजेट झालंय हे आत्मनिर्भर भारताचं बजेट, याचं सारा देश स्वागत करतोय. मी खरं आता इथे बसलो असताना अनेक लोकांची भाषणं ऐकली. ते सन्माननीय खासदार आहेत, पण राजकीय दृष्ट्या प्रेरित होऊन केलेली भाषणं आणि देशभरातल्या हजारो लाखो लोकांनी ज्या बजेटला मान्यता दिली आहे, कौतुक केलंय, वाहवा केली आहे, मला त्या गोष्टीची आठवण होते. आणि म्हणून नरेंद्रजी मोदी आमचे लाडके पंतप्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली माननीय अर्थमंत्री सीतारामजी, निर्मला सीतारामजी आणि आमचे तरुण मित्र अनुरागजी ठाकूर यांचं मी कौतुक करतो, यांना धन्यवाद देतो. आणि गोरगरीब माणसाच्या मदतीकरता, उपेक्षित माणसाच्या मदतीकरता, रांगेमध्ये शेवटच्या लाईनीत उभा असणाऱ्या माणसाकरता हे बजेट म्हणजे एक आनंदाचा क्षण आहे. आणि त्याला गरिबीच्या खाईतून वरपर्यंत नेण्याचं काम हे बजेट करणार आहे. त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे आणि म्हणून सरकारला मी धन्यवाद देतो. मी बजेटच्या संदर्भात फार बोलणार नाही, पण मी पुण्याचा प्रतिनिधी म्हणून काम करतो. अनेक पुण्याच्या विकासाची कामं आहेत, पण मी केंद्रीय सिंचन मंत्र्यांचं लक्ष वेधतो की पुण्यामध्ये CW रिसर्च सेंटर आहे
आज हर घर जल योजना पूर्ण करत असताना या इन्स्टिट्यूटला रिसर्च करता आपण जर पैसे दिले तर मला असं वाटतं की त्याचा उपयोग आपल्या या योजनेला होणार आहे. पुणे हे ब्रिटिशांच्या काळापासून लष्कराचं ठाणं आहे. हजारो एकर जमीन आज लष्कराच्या ताब्यात आहे. 3 कॅन्टोन्मेंट बोर्ड तिथे आहेत. आज पैशाअभावी अनेक कामं तिथल्या डेव्हलपमेंट राहिलेल्या आहेत. वेगवेगळे मिसाईलसारखे प्रोजेक्ट आहेत आणि म्हणून पुण्याकडे जास्त लक्ष ठेवून लष्करी ठाण्याला मदत करावी. पुणे हे वाढतं शहर आहे. मेट्रोचं जाळं आम्ही विणतो. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्रात सत्तेवर असताना अनेकविध मेट्रोच्या योजना आखल्या. पुण्याची योजना कार्यान्वित होते. काही दिवसानंतर पुण्यात मेट्रो धावायला लागेल. आपण बजेटमध्ये पैसे ठेवलेले आहेत, पण पैसे कमी पडले तर पुण्यात मेट्रोचं जाळं विणण्याकरता आपण अधिक निधीची व्यवस्था करावी अशी विनंती मी या निमित्ताने करतो. पुणे नाशिक हायवे, पुणे नाशिक रेल्वे आणि पुणे नाशिक हायवे या दोन्ही करता माननीय गडकरीजी यांनी लक्ष घालून मदत केलेली आहे. रेल्वेच्या जाळ्याच्या संदर्भात पीयूषजी गोयल यांना धन्यवाद द्यायला पाहिजेत की त्यांनी जातीने लक्ष घालून पुण्यातल्या बारीक सारीक रेल्वेच्या प्रश्नात आज प्रगतीकडे नेण्याच्या दृष्टीने काम केलं. आणि म्हणून एअरपोर्टचं एक्सटेन्शन असेल, रेल्वेचे प्रश्न असतील, याकडे पुणे एक महाराष्ट्रातलं उगवतं शहर आहे की ज्याच्याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागले. 1 कोटी लोकसंख्या पुणे शहर आणि जिल्ह्याची झालेली आहे आणि म्हणून त्यालाही मदत करण्याची मी विनंती करतो. आरोग्य आणि कल्याण योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधांकरता 2,23,000 कोटी रुपये, कुठे 94,452 कोटी रुपये आणि कुठे 2,23,846 कोटी रुपये. आपण सगळे म्हणतो रोगराई गेली पाहिजे, गरिबी हटली पाहिजे, माणूस सशक्त झाला पाहिजे. कसा होईल? नुसत्या यांच्या घोषणाने नाही होणार. त्याला जे जे पाहिजे ते देण्याचं काम या बजेटमध्ये केलं आहे. आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एवढा मोठी निधी केंद्र सरकारने दिला. 137% वाढ याच्यामध्ये झाली आहे. कोविडच्या काळामध्ये केंद्र शासनाने राज्याला 6,310 कोटी रुपये दिले. आज जी राज्य केंद्र सरकारच्या नावाने खडे फोडतात, कोविडसारख्या कठीण प्रसंगात कुठलं राज्य कोणाचं आहे, तिथं कोण रुलिंग पार्टी आहे हे न बघता केंद्र सरकारने हजारो रुपयाची मदत केली. साधं मास्क नव्हतं, किट नव्हतं, व्हेंटिलेटर नव्हते, ऑक्सिजन गॅसची व्यवस्था नव्हती, लॅबोरेटरी नव्हती. हे सगळं नसताना देखील भयंकर प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून या देशामधल्या कोविड पेशंटला बाहेर काढण्याचं काम नरेंद्रजी मोदी आणि त्यांच्या सरकारने केलं आणि त्यामुळे त्यांना देखील धन्यवाद द्यायला पाहिजेत. आत्मनिर्भर भारत योजना, स्वस्थ भारत योजना हा देखील त्या उपक्रमातला भाग आहे. आज ग्रामीण भागातल्या आणि शहरी भागातल्या 11,000 आणि 17,000 आरोग्य केंद्रांना अपग्रेड करण्याकरता निधीची प्रोव्हिजन केलेली आहे. आपण पाहत होतो काही ग्रामीण भागात साधी ॲम्ब्युलन्स मिळत नव्हती, तर बाकीच्या गोळ्या आणि औषधाचा प्रश्न आणखीन बाजूला राहिला. अशा ह्याच्यात या कोविडच्या पार्श्वभूमीवर एवढी मोठी मदत केंद्र सरकारने केली. मी केंद्र सरकारला या निमित्ताने धन्यवाद देतो. महामार्ग व पायाभूत सुविधा सगळे माननीय खासदार साहेब इन्फ्रास्ट्रक्चर बोलतात. काही इन्फ्रास्ट्रक्चर आकाशातनं पडणार आहे का जमिनीतनं वर उगवणार आहे? मानव निर्मित. तुम्ही आम्ही सत्तेवर असताना या देशातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्याकरता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरमधनं रोजगार निर्मिती होते हा हेतू समोर ठेवून आज रस्त्याच्या पायाभूत सुविधा. म्हणजे एक काळ असा होता, मी काँग्रेसचं सरकार होतं का BJP तो याच्यात जाऊ इच्छित नाही, पण जेव्हा त्यावेळेस रस्त्याचं काम करत असताना आपण पाहिलं की 6-7 किलोमीटर रस्ता देखील एका दिवसाला होत नव्हता. जिथं 30-35 किलोमीटर हायवेचं बांधकाम या देशामध्ये होतं. मला असं वाटतं की शरीरामध्ये जशी रक्तवाहिनी असते तेच काम रस्त्याच्या माध्यमातून या देशाची प्रगती होण्याकरता रक्तवाहिनीच्या रूपानं रस्ते करत असतात. आणि म्हणून रेल्वे आणि रस्ते याला सगळ्यात जास्त बजेट दिलं याचा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला आनंद आहे. 27 शहरामध्ये मेट्रो करता पैसे या बजेटमध्ये दिलेत. मला आश्चर्य वाटतं काही वेळेला की पैसे दिले
तर म्हणायचं की निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून पैसे दिले, पैसे नाही दिले तर म्हणायचं आमचा राजकीय पक्ष बघून आम्हाला पैसे नाही दिले. म्हणजे काम करणाऱ्याला नीट सुचू पण देत नाहीत. अशा प्रकारचा विरोधी पक्ष जर असेल तर ह्या देशामध्ये प्रगती होणं भविष्य काळामध्ये अवघड आहे असं मला वाटतं. आणि म्हणून ह्याच्यात व्यापारी जहाजांना देखील 1624 कोटी रुपयाची प्रोव्हिजन केली. जलवाहतूक हा आपल्या देशापुढचा एक मोठा प्रश्न आहे, तो सोडवावा लागेल, कारण ती स्वस्त असते, सामान्य माणसाला परवडणारी असते, आणि म्हणून त्याचा देखील उल्लेख मला केला पाहिजे. रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मी मगाशी म्हटलं की इलेक्ट्रिफिकेशन असेल, डबलीकरण असेल, नवीन रेल्वे स्टेशन असतील, रेल्वे ट्रॅक असतील, ब्रिज असतील, अंडरपास असतील, या सगळ्या मार्गातनं जसे रस्ते हा रक्तवाहिनी आहे तसा रेल्वे ही देखील रक्तवाहिनी आहे. गरीब माणसाला साधं तिकीट काढून त्याच्यात बसून आपापल्या गावाला, व्यापाराला, उद्योगाला, शिक्षणाला जाता येतं, आणि म्हणून रेल्वेचं महत्त्व खूप आहे. मी पियुष गोयल यांना या निमित्ताने धन्यवाद देतो की त्यांनी चांगल्या प्रकारची आणि ब्रॉडगेज विद्युतीकरण, नॅरोगेज होते तिथे ब्रॉडगेज आपण करतो. मला असं वाटतं की हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अपघातांची संख्या दूर होण्याकरता देखील रेल्वेच्या मध्ये अनेक नवीन नवीन प्रणाली आणण्याचं काम रेल्वेने केलं आहे, आणि म्हणून मी रेल्वे मंत्र्यांनाही धन्यवाद देतो. आणि भविष्य काळात रेल्वेची आणि रस्त्याची प्रगती झाली तरच देशाची प्रगती होणार आहे. नुसती लोकसभेमध्ये नावं ठेवून आणि चर्चा करून या देशाची प्रगती होणार नाही आहे. पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता, विशेष आभार मानले पाहिजेत मंत्री महोदयांचे, सिंचन खात्याचे. आज माननीय नरेंद्रजी मोदींनी जी योजना जाहीर केली की हर घर जल में पाणी, मला असं वाटतं की भारताला स्वातंत्र्य मिळून 70 वर्ष झाली. आज जर्मन कुठे गेला, जपान कुठे गेला, अमेरिका कुठे पोचले. अमेरिका आधीच स्वतंत्र झाली होती, पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर जे जे देश रसातळाला गेले त्या सर्वोच्च शिखरावर जात आहेत. आणि आमच्या देशातल्या साध्या खेडेगावातल्या माणसाला आणि त्या वृद्ध आबाल वृद्धेला, बालांना आणि त्या महिलांना पाणी देखील आम्ही प्यायला देऊ शकत नाही. ज्यांनी 50 वर्ष 60 वर्ष या देशामध्ये सत्ता राबवली त्यांनी कशाचं राजकारण केलं? त्यांनी पाण्याचं राजकारण केलं नाही, त्यांनी रस्त्याचं राजकारण केलं नाही, त्यांनी रेल्वेचं राजकारण केलं नाही, त्यांनी फक्त मतांचं राजकारण केलं. आणि म्हणून ही स्थिती या देशामध्ये सामान्य माणसाला आली आहे, याचा उल्लेख देखील मला केला पाहिजे. आणि म्हणून 21 ते 26 पर्यंत 1,41,600 कोटी रुपयांचा आर्थिक वाटपासह अनेक 42 शहरात 24 सिटीज आणि बाकीचा ग्रामीण भाग ह्याच्यामध्ये हे पैसे जाणार आहेत. आणि म्हणून ह्याचा देखील मी स्वागत करतो. वाहनांच्या बाबतीत, रस्त्याच्या बाबतीत 15 वर्षा पुढची वाहनं ही स्क्रॅप करण्याच्या संदर्भातही नितीनजी गडकरी यांनी केलेलं काम, याचा देखील उल्लेख करावा लागेल. त्याचप्रमाणे लघुउद्योग, रोजगार नाही, बेरोजगार आहेत. रोजगार काय आकाशातून पडणार आहे? जर तुम्ही रेल्वेची कामं, कन्स्ट्रक्शन, डॅम, रेल्वे वाहतूक, रस्ते वाहतूक ही कामं सुरू केलीत तर तिथल्या सामान्य माणसाला रोजगार मिळणार आहे. आणि म्हणून हा जसा मोठ्या कामात रोजगार मिळणार आहे तसे अनेक टॅलेंट मुलं शिकलेली, कोणी IT झालं असेल, कोणी IIT झालं असेल, डिप्लोमा झाला असेल, त्याला उद्योगधंद्याकरता लघु उद्योजकांना आज लाखो रुपये त्या सवलतीच्या माध्यमातून दिले. दोन तीन मुद्दे अजून करतो तर दिलेले आहेत. त्यामुळे मी ह्याच्यातून रोजगार निर्मिती होणार आहे. आणि म्हणून ह्याही निमित्ताने मी सरकारचं अभिनंदन करतो. गरीब कल्याण आणि महिला सबलीकरण, 50% वर महिला. आज महिलांची स्थिती या देशात काय आहे? एक मानसिकता ही आज या महिलांना शिक्षणाचं क्षेत्र असो, नोकरीचं क्षेत्र असो, उद्योगांचं क्षेत्र असो, आज ही महिला अबला म्हणून घरी बसली की काय अशी शंका येते. त्यावेळेला महिलांच्या सबलीकरणाकरता विविध योजना या देशामध्ये आखून आज महिलांना सबलीकरण करण्याच्या मागे हे सरकार आहे. आणि त्याचा देखील मला निश्चित आनंद होतो, याचा देखील उल्लेख केला पाहिजे. शिक्षण, संशोधन, प्रोत्साहन या बाकीच्या अनेक गोष्टी आहेत. आदिवासींच्या बजेट 38,000 कोटी रुपयाचं बजेट ठेवले.
आदर्श शाळेच्या धर्तीवर 15,000 नवीन शाळांचं पुनरुज्जीवन आहे. असे कितीतरी उल्लेख आहेत. शेवटचे 2 उल्लेख करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. कृषी खात्यावर फार लोक बोललेत, मी बोलत नाही. आपली काळजी करू नका, कारण अनेक लोकांनी बोलले आणि बोलून बोलून काय होणार आहे ते देखील आम्हाला माहिती आहे. आणि म्हणून हे बजेट हे सत्याची कास धरून चाललेलं आहे. केवळ मतांच्या राजकारणाकरता, आपलं राज्य आपलं सरकार टिकवण्याकरता नाही, तर त्या गोरगरीब माणसाच्या उत्थानाकरता आहे. म्हणून ही लढाई सत्य विरुद्ध असत्याची आहे. असत्याची बाजू मांडणारे अनेक जण मी आता पाहिले, त्यांची भाषणं ऐकली, त्यांची मतं जाणून घेतली. केवळ मला एक विनंती करायची वाटते अध्यक्ष महोदय, की हे संसद गृह हा राजकीय अड्डा करू नये. हे विकासाचं तीर्थक्षेत्र आहे. इथं घेऊन जाणारा प्रत्येक विचार हा या देशातल्या प्रत्येक माणसाबरोबर जाणार आहे. आणि म्हणून सत्य असत्याची ही लढाई आहे. आणि म्हणून ह्या लढाईमध्ये निश्चितपणे आमचा विजय होईल. शेवटच्या 2 ओळी वाचतो आणि माझं बोलणं संपवतो. त्यात पहिली एक गोष्ट आहे, महात्मा गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर असं सांगितलं की काँग्रेस हे जळतं घर आहे. सर बाबतजी समाप्त करे. समज एक मिनिट. काँग्रेस हे जळतं घर आहे, यातनं बाहेर पडा. पण पडायला कोणी तयार नव्हते, कारण सत्तेची ऊब खालनं मिळत होती त्यांना. म्हणून आणि म्हणून महात्मा गांधींचं अपुरं काम आपले नेते राहुलजी गांधी, आदरणीय राहुलजी गांधी करतायत. याचा मला आनंद आहे. शेवटच्या 2 ओळी फक्त मी वाचतो. आणि म्हणून आमचं काम तुम्हीच करताय. काँग्रेस संपवण्याचं काम गेल्या अनेक वर्षात भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने ज्या काँग्रेसने केलं, की काँग्रेस 500 शेवट एकच मिनिट सर, 1 मिनिट फक्त. 400-500 खासदार या पार्लमेंटमध्ये काँग्रेसचे होते, ते आता 30-40 वर आले. आणि 2-3चा जनसंघ होता, भारतीय जनता पार्टी होती, ती 300-350 वर गेली. पुढच्या काळात तुम्हाला इथे बसायला जागा नाही, बाल्कनीत बसावं लागेल अशी स्थिती. 2 ओळी वाचतो, 2 ओळी फक्त, आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. सत्याची लढाई आम्ही लढतो. आणि म्हणून 2 ओळी फक्त वाचतो, माझं बोलणं संपवतो. भारतीय जनता पार्टी आणि आमचं सरकार याची नीती काय आहे? झूठे पर खुला वार करे. जो झूठ है उसके ऊपर हम वार करेंगे. झूठे पर खुला वार करे, सच्चाई का समर्थन करे. ये समर्थन आम्ही सगळे करतो आहोत. अगर ये करना बगावत है तो समझो हम भी बागी है. आणि भारतीय जनता पार्टी क्रांती करून ह्या देशात खाली देशाची प्रगती करेल सांगतो. आणि आपण मला वेळ दिल्याबद्दल सुरेशजी आपल्याला धन्यवाद देतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू. प्लीज. अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद. और जो बजट ये वर्ष पेश किया गया है, इसके लिए अनएक्सपेक्टेड बजट जो मिला है, क्योंकि पैंडेमिक के बाद लास्ट ईयर के इसमें एमपी लैंड फंड भी हमारे से ले लिया गया था. तो इस बार जो बजट की एक्सपेक्टेशन थी ये डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, मुझे लगता है उससे कहीं बेहतर, सोच से बहुत ऊपर और विरोधकों के सोच से तो और बहुत ज़्यादा ऊपर ये बजट दिया गया है. इसमें हर एक पॉइंट, फिर वो 75 वर्ष के बुजुर्ग का विषय हो, उनके रिटर्न्स का विषय हो, आदिवासी क्षेत्र के विद्यार्थियों के शिक्षण का विषय हो, या टैक्स पेयर के ऊपर ये लॉकडाउन के बाद, ये पैंडेमिक के बाद उनके ऊपर टैक्स का और बर्डन ना देते हुए बहुत सारे ऐसे इशू. गोल्ड रेट्स जब 2000 फाइनेंस बजट के नीचे जाते हैं, कौन बोलता है महिलाओं के लिए इस बजट में नहीं सोचा गया है. गैस की पाइपलाइंस कनेक्टिविटी अर्बन एरिया में जिस हिसाब से 100 नए शहरों को ये गैस पाइपलाइन के हिसाब से जोड़े जाएंगे. सैनिक स्कूलों को बोलते हैं विजन चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए. मुझे लगता है इससे अच्छी दूरदृष्टि हो ही नहीं सकती है कि 100 सैनिक स्कूल्स अगर देश में नए बनेंगे तो आने वाले समय में जितने में बॉर्डर पे आवश्यकता फौज की ज़रूरत होगी, मुझे लगता है यहाँ से निकले हुआ हर विद्यार्थी वहाँ जाकर देश की सुरक्षा कर सकता है. तो ऐसे बजट का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और इसका समर्थन भी करती हूँ. महाराष्ट्र से आने के बावजूद, महाराष्ट्र की परिस्थितियाँ देखने के बावजूद, क्योंकि कल से जो बजट के टैक्स पे जीएसटी नहीं देने पे जो बवाल महाराष्ट्र के कई लोगों ने उठाए, तो उस पर मैं एक बताना चाहूँगी कि पिछले वर्ष, पिछले टर्म में 2019 और 20 में जब जीएसटी
पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट को दी गई तो उसका भी स्वाभिमान अभिमान है। और ये डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस बार भी वही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से 2019-20 में जो जीएसटी दी गई है महाराष्ट्र को, इस वर्ष भी उसी तरीके से महाराष्ट्र की मदद आपके डिपार्टमेंट से अपेक्षित रखते हैं। अब कुछ मांगे हम अपने क्षेत्र के लिए करूंगी कि जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ उस क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्राइबल एरिया है जहां पर 7 लाख से भी अधिक ट्राइबल विद्यार्थी और सभी लोग रहते हैं। तो इसके लिए आपसे मैं मांग करूंगी कि जो डिविजनल हेडक्वार्टर है हमारा अमरावती, वो डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से हेल्थ को इस बार इस बजट के बाद बहुत ध्यान दिया गया, उस बजट के लिए मैं आपसे मांग करूंगी कि 2 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, 2 पब्लिक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 1 मोबाइल हॉस्पिटल की मैं मांग अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए आपसे करूंगी। बहुत छोटी छोटी सी मांगे हैं पर बजट बहुत अच्छा दिया है इस बार। तो अनुराग जी भी हाउस में प्रेजेंट हैं, हमारे मिनिस्टर अनुराग जी, तो उनसे भी एक्सपेक्टेशंस करती हूँ। थोड़े तो बहुत एक्सपेक्टेशन है मेरे डिस्ट्रिक्ट दी भी कि फाइनेंस बजट विच जे बजट निकलिया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आपा जरूर मेरे डिस्ट्रिक्ट ਨੂੰ मदद करोगे। महाराष्ट्र की खराब हेल्थ केयर सिस्टम को ध्यान में रखते हुए मैं महाराष्ट्र के लिए एक बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब की भी मांग आपसे करती हूँ। और एक अल्पसंख्याक क्षेत्र जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा है, जहाँ पर करीबन 7 से 8 लाख अल्पसंख्याक के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर मैं आपसे मांग करूँगी कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल हॉस्पिटल की मांग मैं आपसे करती हूँ, जिससे अल्पसंख्याक महिलाओं को, हमारे क्षेत्र की, मेरे डिस्ट्रिक्ट की महिलाओं को सुविधा हो। मैं सिर्फ आपसे मांग करूंगी और ये बजट को हमेशा से मैं सपोर्ट करती आई हूँ, पॉजिटिविटी लेते आए हैं, क्योंकि द मिनिस्ट्री ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज रिलेटेड विद अ फीमेल, और फीमेल के नाते जो चीज़ें ज़रूरत हमें लगती है मैं आपके सामने मांग रख रही हूँ। तो आप अल्पसंख्याक हॉस्पिटल आप ज़रूर देंगे हमारे क्षेत्र में, अमरावती में, ये आपसे अपेक्षा करती हूँ। मेरे जिले में, विदर्भ में सबसे सूखा, अगर पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में अगर होता होगा तो वो विदर्भ में है। तो मैं आपसे ये योजना में इलाकों में हर घर में वाटर कनेक्शन देने के लिए मैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरे जिले में 100 करोड़ निधि की आपसे मांग करते हुए कि धारनी मेलघाट जो ट्राइबल एरिया है, मुझे पता है कि पैसे बहुत ज़्यादा बड़े रहते हैं मांगने में, और पर जो प्रॉब्लम्स, जो डिफिकल्टीज हमारे क्षेत्र में, ट्राइबल में, आदिवासी क्षेत्र में होते हैं, जहां पर सभी को पता है ट्राइबल लोग जब भी रहते हैं तो वो फॉरेस्ट एरिया के ही क्षेत्र में रहते हैं, जहां पर अनइवन जगह रहती है, अनइवन क्षेत्र में वो रहते हैं, तो पानी का बहाव इतना फोर्स होता है कि वहां पर पानी उन्हें नहीं मिलता है। तो ये मिशन के अंदर आप हमारे मेलघाट के आदिवासी क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे जिले को ये सुविधा देंगे, इतनी अपेक्षा आपसे करते हैं। महोदया, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में कॉटन प्रोडक्शन बहुत बड़े इसमें होता है, तो मैं आपसे कॉटन प्रोड्यूसिंग फार्म को मदद करने के लिए एक टेक्सटाइल पार्क अमरावती में स्थापन करने के लिए आपसे मांग करती हूं कि आने वाले समय में फार्मर्स को जो मजबूती आप लोग, ये सरकार दे रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र में, हमारे विदर्भ में, अमरावती में कॉटन फार्म बहुत बड़े पैमाने में होता है, तो आप इसके लिए एक टेक्सटाइल पार्क की भी इस बजट में घोषणा करें, ऐसी मैं आपसे विनंती करती हूँ। मेरे जिले में ट्राइबल एरिया आज हम अनाउंस करते हैं, मैं सभी को सुनती हूँ, मैं बहुत नई हूँ, 2 वर्ष हुए मुझे ये हाउस में आते हुए, और बहुत अच्छा लगता है जब सीनियर्स को, सभी को सुनते हैं बजट के ऊपर हर विषय पे। तो ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है कि आज भी 70 वर्षों के बाद भी आज भी ये हाउस में मुझे ये रखना पड़ रहा है कि मेरे जिले में ट्राइबल एरिया में अब भी 24 गांव ऐसे हैं जहां पर लाइट की सुविधा नहीं है। तो मैं आपसे मांग करूंगी कि हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट को आप पूरे देश में, सर बहुत छोटी छोटी सी मांगे हैं, मुझे रखने देंगे तो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत मदद होगी आपसे, तो प्लीज़। तो मेरे ये क्षेत्र के लिए धारनी तालुके में और चिकलदरा तालुके में ऐसे 24 गांव हैं।
आप स्पेशल इसमें वो करके आपने ये डिपार्टमेंट को ऑर्डर देने चाहिए कि ये 24 गांव आज भी आज़ादी के 70-75 वर्ष होने पे भी वो बिना लाइट की सुविधा से आज भी वो आदिवासी लोग आज भी बिना लाइट के रह रहे हैं। तो मैं आपसे विनंती करूंगी स्पेशल एक वो बना के इसमें उनको फैसिलिटी दी जाए जिससे आदिवासी आज भी आदिवासी नहीं वो आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मदद उन्हें मिल जाए। मेरे केंद्र सरकार से ये विनंती करती हूँ कि 15 लाख से ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला अमरावती शहर सिटी जो पूरे विदर्भ में पहले पीछे हुआ करता था अब वो ग्रो करना शुरू किया है। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि महिलाओं की फैसिलिटी के लिए और जहाँ पे कॉरपोरेशन है महानगर पालिका है अमरावती की उसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को जोड़ा जाए जिससे महिलाओं को सुविधा हुई इससे। और मेरे जिले में 7 लाख से अधिक ट्राइबल को अच्छा एजुकेशन का लाभ नहीं मिलता है। आज भी ट्राइबल एरिया में हमारे विद्यार्थी सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ते हैं या 6ठी कक्षा तक पढ़ते हैं। दूसरे गांव में जाने की आदिवासियों की मजबूती नहीं है और उस गांव में ना ही शिक्षक वहां पर आके उन्हें पढ़ाने की इच्छुक रखते हैं। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी कि जो एजुकेशन के माध्यम से आपने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना बड़ा फंड दिया है तो मेरी आपसे विनंती रहेगी कि जो एकलव्य स्कूल है उसकी मैं मांग करती हूँ कि धारनी तालुका जो आदिवासी क्षेत्र है जो एकलव्य पूरे आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए है उसमें अंजनगांव सुरजी में 2 दीजिए और 2 स्कूल अचलपुर तालुके में जो आदिवासी क्षेत्र को बिलोंग करते हैं ऐसे क्षेत्रों को दीजिए। सैनिक स्कूल Sir, please conclude now. Sir, I think I am asking a genuine demand from people. We are working in a ground level, and I will definitely appreciate if you allow me a little 2 minutes more. I understand, sir. It is just only 1-2 important subjects are there. Carry on. सैनिक स्कूल जिस तरीके से आप लोगों ने 100 सैनिक स्कूल अनाउंस किए हैं, I will definitely appreciate. I have all the मुझे मांगने का पूरा अधिकार है आपसे क्योंकि यहाँ पर अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 100 सैनिक स्कूल अगर उसमें से एक सैनिक स्कूल हमारे विदर्भ के अमरावती के डिस्ट्रिक्ट में आएगा तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर माय पीपल हु देयर इन अमरावती। और इम्पॉर्टेंट है देश का विषय है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को। और सर अनुराग जी आपसे मैं रिक्वेस्ट और करूंगी कि डायनेमिक प्रोजेक्ट भारत डायनेमिक प्रोजेक्ट ये 2012 में जब हमारे प्रेसिडेंट प्रतिभाताई पाटिल हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे तब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था। इसकी वॉल कंपाउंड भी बनी है विद दी ऑल फंड दी प्लेस जगह एक्वायर करके भी दी गई है प्रोजेक्ट को। बट आफ्टर दैट nothing has been provided to that project. So I will definitely request you to personally see into this subject and to Bharat Dynamic कि what we can do further into this subject and ये इसका हम और अच्छे से काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं yes. उस पर ध्यान दिया जाए। सिर्फ लास्ट 2 points सर, just 2 points। और रेलवे डिपार्टमेंट के मुद्दे हैं सभी को इसमें हैरानी होगी कि मुझे पता है कि अकोला आकोट तेलई धूलघाट डबका खंडवा रेल लाइन का ब्रॉडगेज करने के लिए बहुत सालों से रेलवे डिपार्टमेंट केंद्र का परिश्रम कर रहा है। और जब एक बार वो केंद्र से ब्रॉडगेज होने के सैंक्शन हो गई है क्योंकि ब्रिटिश कालीन रेलवे है तो इसे इम्प्लीमेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और सेंटर ने इसकी पिछले 6 वर्षों से बहुत ज़्यादा फॉलोअप लेके इसे पूरा करने की कोशिश शुरुआत करने की कोशिश की। पर इस बार जो हमारी राज्य सरकार है जो हमारे आदरणीय सीएम हैं ठाकरे सरकार उन्होंने इस प्रोजेक्ट में जो ब्रिटिश कालीन है जो आदिवासी क्षेत्र को आदिवासी लोगों को जोड़ने का काम करने वाली है उस रेलवे का लाइन को उन्होंने इंटरप्ट करके रोक कर उन्होंने इसका काम बाजू रख के उन्होंने दूसरी रूट बनाई है। तो मेरी आपसे विनंती रहेगी डिपार्टमेंट से रेलवे से कि इसे हाथ में लेकर उनके साथ मीटिंग करके क्या पॉसिबल कर सकते हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। और शकुंतला को जो हमारी अमरावती और किसानों की जान है हर तालुकों को जोड़ती हुई निकलती है ऐसी शकुंतला लाइन को जल्द से जल्द शुरू करी जाए और ब्रॉडगेज के लिए उसमें कुछ ना कुछ आप जरूर मदद करें। और सभी ने एमपी लैंड फंड के बारे में भी कहा है तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से विनंती करूंगी कि एमपी लैंड फंड भी
सभी एमपी को इस वर्ष में आप प्रोवाइड कीजिए, ताकि हम जैसे लोग, ठीक है, जिनके बड़े नेता हैं, नाम से मतदान मिल जाता है, पर हमें तो काम करके मतदान लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस वर्ष हमें अगर एमपी लैंड फंड मिलेगा तो हम लोगों के सामने जाकर कुछ ना कुछ अपने तरीके से छोटा ही दें, पर देने का काम तो जरूर कर सकते हैं, इसलिए वो देना बहुत जरूरी है। और दिशा कमेटी के सर अंत में लास्ट दिशा कमेटी के हम अध्यक्ष हैं, नाम के लिए सभी लोग एमपी अध्यक्ष हैं उसके, पर जिस राज्य में हमारी सरकार होती है, जिस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, अगर उसकी सरकार है राज्य में, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पर सिर्फ अध्यक्ष के नाते मीटिंग लेते हैं, अड़ावा लेते हैं, सबके डिटेल्स ले लेते हैं, पर कोई काम अगर हम सुचाते हैं तो वो काम हमारे अनुसार नहीं होते हैं। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि उसके लिए भी कुछ स्पेशल फंड एक एमपी को अलॉट किया जाए, जिससे एमपी लोगों को बहुत मदद होगी। बस इतना ही कहते हुए ये डिपार्टमेंट का स्वागत करती हूं। थैंक यू सो मच। Honorable membership Hema Malini. Thank you so much. हाँ बोलिए। Thank you so much for giving this opportunity to speak on Atmanirbhar Bharat ka budget 21-22. I got to see a report on this budget by an analyst. I was quite amused and was very happy to see, because he had compared this budget with my very popular film Sita Aur Geeta. In that film, I played a double role. Sita, shy, introverted, and fearful, whereas Geeta was very bold, extrovert, and fearless. So he says that it is a Sita to Geeta transformation of our country's budget, which was very interesting for me. Yeah. So this transformation is really wonderful. Atmanirbhar Bharat budget is a confident, bold, ambitious, self-reliant, and budget of a transformed India. I congratulate our Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji, for this presenting a dynamic and visionary budget which will help broad-based development and move India towards becoming Atmanirbhar Bharat. For the first time in the history of India, budgetary allocation for public health spending has been proposed to be raised by 137%. This was very much needed and is very welcome. This will deliver wonderful results. India's frontline health workers need to be praised and adequately compensated. इस बजट में पिछले 6.5 साल में नई नई योजनाओं के माध्यम से हमारे देशवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने की बहुत कोशिश की है। चाहे ज़रूरतमंद हो, चाहे किसान हो, कामगार हो, युवा हो, महिलाएं हो, पिछड़ा हो, वनवासी हो, प्रवासी हो, भारत माता के सभी पुत्र और पुत्रियों आज सम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। इस सदन में बहुत सारे लोगों ने इस बजट के विषय में बहुत कुछ बोला है, पॉइंट टू पॉइंट बहुत किया है, लेकिन मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करना चाहूँगी। सिर्फ कुछ मुद्दों के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। जैसे हमारे देश के किसान, उनके लिए बजट में उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमारे बजट में बहुत सारे प्रावधान किए हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। इस बजट में पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर 30,000 करोड़ एडिशनल रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा, जो केवल किसानों के हित में ही जाएगा। अब मोदी जी किसान विरोधी कैसे हो गए हैं, जो किसानों के लिए इतना बहुत कुछ काम करते आ रहे हैं। आज भी और कल राज्यसभा में भी वो विपक्ष को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कृषि 3 कानून को पहले लागू तो होने दीजिए, अगर इसमें कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं।
I congratulate our Finance Minister Srimati Nirmala ji for giving a special budget for women, as they are allowed to work in every field with men. कंधे से कंधे मिलाकर पुरुष और महिलाएं बहुत सारे काम एक साथ इकट्ठा करने का एक अवसर मिल रहा है। इस बजट में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को 16.31% बढ़ाया गया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। On behalf of the entire women of India, I thank our Honorable Prime Minister and our Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji, for this. Also, the entire nation's jewelers are thankful for reducing the custom duty on gold from 12.5% to 7.5%. I was also very keen on this matter. I discussed a lot, so it is being done now, so I am extremely happy for that. आत्मनिर्भर भारत में एजुकेशन सेक्टर का महत्वपूर्ण रोल होगा। इसके लिए 93,224 करोड़ अलोकेट किया गया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में महत्वपूर्ण होगा। मेरी एक छोटी सी मांग है, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पर हैं। ये मांग है, हमारे देश के ईपीएस पेंशनर और अदर पेंशनर्स, इनकी डिमांड पर ज़रा विचार किया जाए, ताकि आप इस बजट में उनके लिए कुछ प्रावधान करा दिया जाए, ताकि वो एक डिग्निटी के साथ लाइफ जी सकते हैं। दिस इज़ वन डिमांड आई वांटेड। देन नरेंद्र मोदी जी ने कोविड संकट के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था को न केवल पटरी पर लाने का काम किया है, बल्कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर तेज गति से दौड़ रही है। इसका प्रमाण है जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन। The January 2021 GST revenue of 1.2 lakh crore is a record, showing sign of economic recovery and high economic growth. सच तो यही है कि पिछले 6.5 साल में भारत का जितना विकास हुआ है, लोगों के जीवन में इतना परिवर्तन जो आया है, जो आज़ादी के 6-7 दशकों में कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज अधिक सामर्थ्यवान बन रहा है और पूरे विश्व में भारत का और भारतवासियों का मान बहुत ही बढ़ रहा है। I am extremely happy and proud to be under the leadership of our dear Prime Minister Narendra Modi ji. मैं अपनी और अपने ब्रजवासियों की तरफ से इस बजट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, राधे राधे। Thank you, Honourable Member Srimati V. Geeta Vishnath ji. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. I would like to speak in Telugu, sir, my language. Sir, given, sir. Sir, భారతదేశం ప్రపంచం అంతా కూడా కరోనాతో విలువెళ్ళినప్పుడు, అందరూ అధైర్యపడినప్పుడు, ఆందోళన చెందినప్పుడు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు భారతదేశానికి ధైర్యం చెప్పి ఆనాడు లాక్డౌన్ నుంచి ఈనాడు వ్యాక్సిన్ వరకు కూడా అనేక సందర్భాల్లో వారి సపోర్ట్నిచ్చి కరోనాని నియంత్రించడంలో, ప్రజలకి ఆరోగ్యాన్ని పంచడంలో చాలా కృషి చేశారు. అదేవిధంగా మా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మా యువ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మరి ఇంచుమించుగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కన్నా మా రాష్ట్రంలో ప్రజల వెన్నంటూ ఉండి క్షణక్షణం ప్రజలతో ఉండి రేషన్ పంచడంలో కానీ, మానిటరీ బెనిఫిట్ ఇవ్వడంలో కానీ, మరి క్వారంటైన్ సెంటర్స్లో పెట్టడంలో కానీ, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయడంలో కానీ, మందులు పెంచడంలో కానీ, ముఖ్యంగా టెస్టులు చేయించడంలో మా ముఖ్యమంత్రి గారు చేసిన కృషి నిజంగా ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతని కాపాడడంలో వారు నిరంతరం కృషి చేయడం జరిగింది. మరి ఈ కరోనా తర్వాత ప్రవేశపెట్టబడిన ఈ బడ్జెట్ ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారి చేతి మీదుగా, అదేవిధంగా రెస్పెక్టెడ్ అనురాగ్ గారి ఒక చేతుల మీదుగా ప్రవేశపెట్టబడిన ఈ బడ్జెట్
అనేక ఒడిదుడుకులతో అనేక ఒత్తిళ్లతో ఒక సంవత్సరం పాటు అన్ని స్తంభించిన పరిస్థితిలో ఈ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం, మరి దీని ద్వారా భారత రాష్ట్రానికి చాలామంది మాట్లాడారు, అన్ని రకాలుగా అన్ని కోణాల నుంచి మాట్లాడారు సభ్యులందరూ కూడా. అయితే అందరూ అర్థం చేసుకోగలం ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగా వచ్చింది అనేది. అట్లాగే మేము కూడా కోరుతున్నాం ప్రధానమంత్రి గారిని, అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారిని, మా పరిస్థితులు కూడా అర్థం చేసుకోండి. ఇంత భారతదేశంలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికే ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటే మరి రాష్ట్రాల పరిస్థితులు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. రాష్ట్రాలకు కావాల్సిన అవసరాలు తీర్చాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది. మన భారత రాజ్యాంగం అతిపెద్ద రాజ్యాంగం. రాష్ట్రాల సంయుక్తమే భారతదేశం. ప్రజల కొరకు మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేయవలసిన ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రాష్ట్రాలని బలపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విధంగా రాష్ట్రాలని బలపరిస్తేనే దేశం బాగుంటుంది. అలా బలపరచాలంటే రాష్ట్రం యొక్క పరిస్థితులకు అనుగుణంగా నిధులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు 2014లో విడిపోయిన తర్వాత, మాకు క్యాపిటల్ పోయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా 2021 వచ్చింది. ఇంకా మాకు స్పెషల్ స్టేటస్కి ఇవ్వండి, ఇంకా మాకు నిధులు విడి చేయండి అని అడగాల్సిన పరిస్థితి ఇంకా మాకుంది. మెంబర్స్ అందరూ కూడా మాట్లాడిన వాళ్ళు, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాట్లాడిన మా మెంబర్స్, వైఎస్ఆర్సీపీ మెంబర్స్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడుండే పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మాకు ఇవ్వాల్సిన స్పెషల్ నిధులు, రావాల్సిన నిధులు కూడా విడుదల చేయాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాము. ముఖ్యంగా మరి ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించిన ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ కావాల్సిన అవసరాలు ఇవ్వాలి. మన రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఇండస్ట్రీస్ బాగా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎస్సీజెడ్లకు వేలాది ఎకరాలు రైతులు ఇచ్చి ఉన్నారు, అక్కడ కూడా ఇంకా ఇండస్ట్రీస్ రావాల్సింది. దానికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తే తప్ప, ముఖ్యంగా నా కాన్స్టిట్యున్సీలోనే కాకినాడ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలోనే 10,000 ఎకరాలు రైతులు ఎస్సీజెడ్కి ఇవ్వడం జరిగింది అతి తక్కువ రేటుతో. ఇప్పటికీ ఇంకా కూడా ఇండస్ట్రీస్ రాని పరిస్థితి ఉంది. ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తే తప్ప ఇండస్ట్రీస్ రావు. ఇండస్ట్రీస్ రాకపోతే తప్ప అభివృద్ధి జరగదు, యువతకి ఉపాధి ఉండదు. కాబట్టి తప్పకుండా దీని మీద శ్రద్ధ తీసుకోవాలని నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి పోలవరానికి సంబంధించింది కూడా మాకు పెండింగ్ ఉంది. ఆల్రెడీ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ సంబంధించి 55,656 crores రావాల్సింది. పెండింగ్ అమౌంట్ 1,0569 crores రావాల్సింది. అదేవిధంగా మరి మాకు రావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ కూడా మరి మాకు ఇవ్వాల్సి ఉంది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి. ఇవన్నీ కూడా సిడబ్ల్యూసిడి సజెస్ట్ చేసి మరి కేంద్రానికి పంపించినవి. వీంట్లో కూడా తత్సారం జరగకుండా మాకు వెంటనే ఇచ్చినట్లయితే పోలవరం కనుక బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు, అది ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి పెండింగ్లో ఉంది. ఇప్పుడు మరి మోడీ గారు, అదేవిధంగా మరి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా అది ప్రజలకు అందాలని, తొందరగా దానికి మీరందరూ సహకరించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా మరి పెండింగ్ అమౌంట్స్ 700 crores స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ ప్యాకేజీ కింద బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాస్కి రావాల్సింది. అంతేకాకుండా మాకు రెవెన్యూ డెఫిసిట్స్కి సంబంధించిన 18,830 crores కూడా ఇంకా పెండింగ్ ఉంది, అది కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మాకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా నేను ఇక్కడ మరి కరోనా నేపథ్యంలో ఇక్కడ ఒక అవసరం కూడా మేము చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. కరోనా వచ్చిన వెంటనే అన్నీ బంద్ అయ్యాయి, కానీ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్, ప్రభుత్వ డాక్టర్లు, ఫ్రంట్ లైన్లో ఉండే పనిచేసిన వర్కర్స్ అందరికీ కూడా ఈ పార్లమెంటు ద్వారా నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నిజంగా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్ సార్ 2 minutes సార్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ చేయాలని నేను కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మాకు రావాల్సిన మరి రైల్వేకి సంబంధించిన ఒక 2 points సార్. నా కాన్స్టిట్యున్సీ ఓన్లీ 2 points ఫర్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ. ప్లీజ్ కన్క్లూడ్. రైల్వేకి సంబంధించిన వీటికి కూడా మరి మాకు మెయిన్ లైన్లో కలపడానికి, 3rd lane ద్వారా కాకినాడకు మెయిన్ లైన్లో కలపడానికి కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాలని, అది సర్పవరం మీదుగా చేయాలని చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా 3 issues ఉన్నాయి సార్. ఒకటి అందరూ మెన్షన్ చేశారు, ఆల్ మెంబర్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ ఫర్ ది ఎంపీ ల్యాడ్స్. సార్ ఎంపీ ల్యాడ్స్ గురించి కూడా నేను కూడా కోరుతున్నాను సార్. మాకు 5 విలేజ్లు ఇచ్చారు, ఆదర్శ విలేజ్లు. ఆదర్శ విలేజ్లని ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఆదర్శ విలేజ్లని రూరల్ డెవలప్మెంట్ నుంచి తీసుకున్నారు. ఆదర్శ విలేజ్ లేదు సార్. వీఆర్ నాట్ ఎంపీస్, వీఆర్ ఎంటీస్ అయ్యాం సార్. వీఆర్ ఎంటీస్ ఇన్ మై కాన్స్టిట్యున్సీ, అవర్ కాన్స్టిట్యున్సీస్. ఏమి ఎంటీ హ్యాండ్స్ ఉన్నాం సార్.
ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఎంపీలకు గౌరవం, వీఆర్ టీమ్ ఆఫ్ ప్రధానమంత్రి గారి మోడీ గారి టీమ్ సార్ మేము. కానీ మేము వెళ్ళి ఒక్క పని కూడా చేయించలేనటువంటి ఆల్రెడీ 2 years అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలిన 3 yearsలో మేము ఏం పని చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం సార్. ఇంకా లాస్ట్గా ఇంకొక 3 points, ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. మాకు స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించి మరి విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు విషయం కూడా అందరూ కూడా మాట్లాడారు, మా మెంబర్స్ అందరూ కూడా. మేమందరం కోరుతున్నాం తప్పనిసరిగా దీంట్లో పునరాలోచన చేయాలి, ప్రభుత్వమే దాన్ని నడిపించాలి. అట్లాగే ఎల్ఐసికి సంబంధించిన కూడా పాలసీ హోల్డర్స్ అదేవిధంగా ఎంప్లాయర్స్ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు సార్. మాకు ఎన్నో రిప్రజెంటేషన్స్ వచ్చాయి, దాని విషయంలో కూడా పునరాలోచించాలి. మూడవది ఐఏఎఫ్టీ సార్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, పీయూష్ గోయల్ గారు. మాది అనురాగ్ గారికి నేను హృదయపూర్వకంగా, మా సీతారామన్ గారే మాకు కామర్స్ మినిస్టర్గా ఉండగా శాంక్షన్ చేశారు సార్ ఐఏఎఫ్టీ. అది పెండింగ్ విత్ ఎస్ఎఫ్సి సార్, అది శాంక్షన్ చేయాలి సార్ ఐఏఎఫ్టీ. అదేవిధంగా కేవీ స్కూల్ 70 స్కూల్కి 2 స్టేట్స్కి ఫస్ట్ వచ్చిన మా కేవీ స్కూల్కి బిల్డింగ్ లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం సార్, అది కూడా శాంక్షన్ చేయాలని. ఫైనల్గా ఎన్కోర్ ప్రాజెక్ట్ అని మాకు మొత్తం 5 విలేజ్లు కొట్టుకుపోతున్నాయి సార్ సముద్ర తీరంలో. ఆ ఎన్కోర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రధానమంత్రి గారు పెండింగ్ దగ్గర ఉంది, అది కూడా శాంక్షన్ చేయాలని కోరుతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ Honorable Member Sri Ganesh Singh ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट पर समर्थन पर अपनी बात रख रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 नए दशक में विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह से मजबूत करेगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा कारोबारी सभी को शामिल किया गया है। कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत नेहरू जी ने किया था। थोड़ी देर के लिए अगर मैं यह मान भी लूं तो 2014 आते आते देश भ्रष्टाचार में डूब चुका था। क्या यही आत्मनिर्भर भारत था उनका? गांधी जी के सभी प्रियकार फाइलों में दफन हो चुके थे। क्या यही था उनका आत्मनिर्भर भारत? – 2014 में देश को जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी मिले, इसके पहले का भारत कैसा था? भारत पूरी तरह से घोर निराशा में डूबा हुआ था। चारों तरफ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोगों का विश्वास सरकार से पूरी तरह से उठ चुका था। देश के सामने उसी तरह की स्थिति थी जैसे नायक फिल्म में एक विकलांग युवा फिल्म के हीरो से कहता है कि देश मेरी तरह विकलांग हो गया है, इसे चला दो। प्रधानमंत्री जी के सामने देश ठीक ऐसी स्थिति में मिला था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को वैसा ही चलाया जैसे एक माली अपने बगीचे की देखरेख करता है, जिसमें बगीचे के सभी फूल खिले हुए हो। इस दृष्टिकोण को लेकर के उन्होंने चलाया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने आज तक यही किया है। कल राज्यसभा में श्री गुलाम नबी आज़ाद जी की विदाई पर प्रधानमंत्री जी के अंदर छिपे करुणामयी व्यक्तित्व को पूरे देश ने देखा। जो लोग उन्हें हमारे टीएमसी की नेता ममता जी कहती हैं कि वो क्रूर हैं, क्या अभी भी उनको ये जवाब नहीं मिला? जब कोई उनके बारे में गलत इरादों से बोलता है तो लगता है देश की आत्मा को दुखाया जा रहा है। यह कैसा लोकतंत्र है जब अच्छा काम करने वाले को भी अच्छा कहने में लोगों को पीड़ा होती है। सभापति महोदय, देश चल नहीं रहा बल्कि विकास की लंबी दौड़ में दौड़ रहा है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। 2013-14 में इस देश का बजट होता था 16.65297 करोड़।
लेकिन यही देश है जो वर्ष 2021-22 में जो बजट अभी प्रस्तुत हुआ है वो 34.83 लाख करोड़ रुपए का, 2 गुना। ये बजट बिना विकास के कार्य किए हुए कैसे हो गया? आज सरकार की जो खर्च करने की शक्ति है वो तो विकास के कार्यों के कारण बनी है ना। ये कल तक 3.31 करोड़ करदाता थे, आज बढ़कर के उनकी संख्या हो गई 6.5 लाख करोड़, 6.5 करोड़ करदाता हो गए। यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है। बजट में बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बैंड बैंक बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें एनपीए वाले जो खाते हैं, जो बैंक हैं, उनको एकत्र करके बाजार से पूंजी लेकर के उनको एनपीए से बचाए जाने का जो प्रयास किया जा रहा है, बहुत सराहनीय कदम है। जो लॉकडाउन के समय पर जो उद्योग बीमार हो गए थे, चल नहीं पा रहे थे, चाहे वो भारी उद्योग हों, चाहे वो एमएसएमई के उद्योग हों, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाले हों, सबको लिक्विडिटी दी गई बिना मांगे। और आज पूर्ववत स्थिति पर पूरी तरह से अर्थव्यवस्था आज हमारे सामने है। सभापति महोदय, इस बजट में बुनियादी संरचनाओं का विकास, स्वस्थ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, कृषि सुधार व किसान कल्याण, देश की सुरक्षा, नई शिक्षा नीति, अधोसंरचना के लिए व्यापक बजट में व्यवस्था की गई है। बजट अनुमान 2021-22 के अनुमानित व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो पिछले बजट से 34.5% अधिक है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब राज्यों को 41.8% हिस्सा केंद्रीय करों से मिलेगा। अभी तक 30 से 35% मिलता था। और इसी तरह से अभी जो राज्य बहुत वित्तीय स्थिति में पीछे चले गए थे, उनको मदद के लिए भी लगातार उनको यहाँ से धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब विकट और विपरीत परिस्थिति थी, जिसके चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से बाहर हो गई थी, इसके बावजूद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत के लिए दिया गया था, उसके परिणाम अब दिखाई दे रहे हैं। और मैं मानता हूं कि चाहे एमएसएमई हो, चाहे वो पीएम स्वनिधि हो, सभी के चलते आज देश फिर से अपनी पटरी पर लौट आया है। इस बजट में विनिर्माण कंपनियों के वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजना बनाई गई है। इसके लिए 1.92 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। अब मैं बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस कर रहा हूं। उनमें स्वस्थ भारत मिशन, जिसके लिए 2,23,884 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें अकेले 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए, कोरोना वैक्सीन के लिए दिए गए। आज जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रमाण है। 17,788 ग्रामीण, 11,024 शहरी जो स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर है, उनको आधुनिक सुविधाओं के साथ जोड़ने का, ये थोड़ा सा जरा दिक्कत है ना, कोई बात नहीं। ये वेलनेस सेंटरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का इसमें प्रावधान किया गया है। 602 जिले हैं जो देश में, और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार ने पिछले 6 सालों में 175 नए मेडिकल कॉलेज और 22 नए एम्स अस्पतालों की स्थापना की। एक मेडिकल कॉलेज तो मुझे भी मेरे क्षेत्र सतना में मिला है। आयुष्मान भारत योजना के चलते 1.5 करोड़ से ज़्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज हो चुका है और उनके 30,000 करोड़ रुपये बच गए। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 3600 करोड़ रुपए की सस्ती दवाइयां जन औषधि केंद्रों से गरीबों को उपलब्ध कराई गई हैं। ये सचमुच वो कार्य हैं जिनके लिए आज़ादी के बाद से अब तक लोग इंतजार कर रहे थे। कोरोना महामारी में जिस सूझबूझ का परिचय माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, जिससे देश के लोगों का जीवन बड़े पैमाने में बचाने में कामयाब रहे, पूरी दुनिया में आज भारत की प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को दुनिया में मैन ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह देश के लिए गर्व का विषय है। बजट का दूसरा फोकस कृषि सुधार तथा किसान कल्याण के लिए 1,48,301 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इस बजट में। जो लोग कहते हैं कि किसानों को कुछ नहीं मिला, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये उनकी भूल है।
आज़ाद भारत में पहली बार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में 1,13,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर हो रहे हैं। एक बार यहाँ पर कर्ज माफी की गई थी मनमोहन सिंह जी के समय पर, और वो कर्ज माफी में 65,000 करोड़ की कर्ज माफी हुई थी, 25,000 करोड़ का घोटाला हो गया था। जिन किसानों के लिए दिया गया था वो पहुंचे नहीं उनके पास, ये प्रमाण है। फसल बीमा योजना जो किसान लंबे समय से मांग कर रहा थी, हमारी फसल खराब हो रही है लेकिन उसको कोई आज तक उसकी भरपाई नहीं होती। 5 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के एवज में 90,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा मिल चुका है। इससे बड़ा अभी तो शुरू किया हो साहब जरा। नहीं अरे जो 10,000 EFPO उत्पादक संगठन बनाए जा रहे हैं, ये वाकई में किसानों के लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे, खासतौर पर जो गरीब किसान हैं। 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार कानूनों का सीधा लाभ देश के 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हो गया। जो विरोध कर रहे हैं वह छोटे किसानों का हक मार रहे हैं। बिल्कुल, मैं बहुत पूरे प्रमाण के साथ कहता हूं, 100 किसान ट्रेनों के माध्यम से अब तक 38,000 मीट्रिक टन अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाकर किसानों को उनके उपज का अधिक दाम मिल चुका है। 1,000 मंडियों को ई-नाम्स के साथ जोड़ा जा रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि मंडी बंद हो जाएंगी, अभी तक 1.14 लाख करोड़ का व्यापार हो चुका है इसमें, ये प्रमाण है। MSP स्वामीनाथन जी की सिफारिश के आधार पर लागत खर्च का 1.5 गुना ये तय हो चुका है। मैं चूंकि समय की कमी इसको विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर आपसे कहता हूं कि जो MSP का लाभ किसानों को बड़ी मात्रा में मिल रहा है, ये उनके जीवन स्तर को बदल रहा है। ग्रामीण संरचना के लिए 40,000 करोड़ दिया गया। मैं एक सुझाव जरूर वित्त मंत्री जी आपको देना चाहता हूं कि मनरेगा के साथ स्वच्छ भारत को ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के साथ इसको जरूर जोड़ दीजिए, इसकी और उपयोगिता बढ़ जाएगी। नाबार्ड के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 5,000 करोड़ का पहले का बजट था, इस बार 2 गुना हो गया। और इसमें निश्चित तौर पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, जो सूक्ष्म सिंचाई योजना की, ये छोटे किसानों को इतनी लाभदायक होगी कि उनका जीवन स्तर अवश्य बदलेगा। ऑपरेशन ग्रीन में पहले सिर्फ 3 चीजें थी, टमाटर, प्याज और आलू, अब 22 ग्रीन्स वेजिटेबल्स इसमें शामिल की गई। ये अद्भुत है। और इसमें तो मैं कहता हूं मेरे क्षेत्र में भयंकर वेजिटेबल्स होता है। अब मैं चाहूंगा कि एक ग्रीन पार्क मेरे सतना में, मैहर क्षेत्र में जरूर खोला जाए, ये मैं आपसे मांग करता हूं। मैं दोस्तों, आम आदमी के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है ये अद्भुत है। गांव वालों के पास घर होता है, लेकिन जब जमीन का उसके पास मालिकाना हक नहीं होता तो बैंक उसको फाइनेंस नहीं करता। तो हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना चलाई है। स्वामित्व योजना के चलते अभी तक करोड़ों लोगों को उसका लाभ मिल चुका है। कोरोना काल के समय पर 8 महीने लगातार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क अनाज उस समय पर देना, जब सब कुछ बंद था, लोगों का जीवन बचाया उन्होंने। और जनधन आधार मोबाइल के माध्यम से 2 लाख करोड़ का जो सीधे ट्रांसफर हुआ, ये अद्भुत है। 14 करोड़ मुफ्त गैस के सिलेंडर बांटे गए। 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी आपका कि 1 करोड़ नए आपने उज्ज्वला के कनेक्शन देने की घोषणा की है और इसमें प्रावधान किया है। 31,000 करोड़ रुपए महिलाओं के जनधन खाते में जमा हुआ है सीधा। 2 करोड़ गरीबों के पक्के घर प्रधानमंत्री जी ने बना करके दे दिए। 46 वन उपज, जो जंगलों में रहते हैं लोग, 90% MSP, 46 वन उपजों की 90% जो MSP हुई, ये अद्भुत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि खुले में शौच की समस्या से माताओं और बहनों को मुक्त कराना है। शौचालय बनाकर माताओं और बहनों को इज्जत देने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सपने पूरा करने का काम कोई यदि किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 10 करोड़ जो शौचालय बनाए गए, आज बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की सचमुच रक्षा हो रही है। इतना पेज से हर घर को जल, ये एक बड़ी स्कीम है। 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मेरे क्षेत्र में खुद एक योजना चल रही है बाणसागर में। अभी मैंने रीवा जिला, सीधी जिला और सतना के अन्य जो 3 विकासखंड बचे हैं, उनके लिए एक प्रोजेक्ट भेजा है वित्त मंत्री जी। 5,000 करोड़ की योजना है, उसको जरूर मदद करें। जी आप बोलिए। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ, आप बोलिए। माइक ऑन कर। चाहता चालू हो गया।
आज पूरा देश सदन को देख रहा है। जब विपक्ष ये कहे, कांग्रेस पार्टी, कि सदन में चर्चा नहीं होती, डिबेट नहीं होता। भारत सरकार के दर्जनों मंत्री बैठे हैं, माननीय कई सदस्य बैठे हैं, शिवसेना भी बैठे, लेकिन शिवसेना भी बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी और अधीर रंजन जी जैसे जो विपक्ष के पूरा बेंच खाली है। महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप आसन की ओर से ऐसा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आसन से निर्देशन दें कि अगर ये गंभीरता से बजट पर हो रहा है, तो अगर नहीं रहते हैं तो ये इस गंभीरता को दर्शाता है कि राहुल गांधी केवल दोहरे चरित्र को दर्शाता है। Girish Singh, I am here. Not you are not. You are on chair. You are on chair, not as a member. माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, 2013-14 में यूपीए की जब सरकार थी तो प्रतिदिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था वो 11 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था। You will see tomorrow. मोदी जी की सरकार आने के बाद 2020-21 में 28.16 किलोमीटर की सड़क प्रतिदिन बनाई जा रही है। ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। यूपीए सरकार के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मात्र 91,287 किलोमीटर थी। अब वो बढ़कर के हो गई है 1,36,155 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं। भारत माला परियोजना में अभी तक जो बजट दिया गया है, Honorable Member Sri Rang Barney. एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा क्षेत्र के बारे में 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट। मैं चलिए अब आगे कुछ नहीं कहता। रेलवे को जो बजट मिला है 1,10,055 करोड़ रुपए, मैं रेल मंत्री जी अगर हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि हमारी ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन है जो अधूरी पड़ी है, पैसे के अभाव में। एक मैच कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब तो क्षेत्र पर आ रहा हूँ, नहीं तो क्षेत्र के लोग कहेंगे कि क्या किया हमारे लिए आपने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मेरे क्षेत्र में NH 74 जो नौगांव, बमीठा, खजुराहो, सतना और सीधी, ले नहीं होता, ले कहाँ होता है? इसमें ये काम अभी अधूरा है, इसको पूरा कराया जाए। अयोध्या चित्रकूट जो हमारी NH स्वीकृत हुई थी, जिसमें मैहर से सतना चित्रकूट, इसका DPR बनकर के तैयार हो चुका है। मैं चाहूंगा कि उसको स्वीकृति दे दी जाए। सतना से सिमरिया इलाहाबाद होते हुए एक सड़क NH स्वीकृत हुई थी और उसमें से बजट का प्रावधान कर दिया जाए। मैं आपसे ये चित्रकूट में भगवान श्री राम 11 वर्ष रहे और वहाँ पर बहुत सारी उनके समय के तमाम अवशेष हैं। हम चाहते हैं कि म्यूजियम वहाँ पर बनाया जाए ताकि उनके आने वाले जो यात्री उनको मिल सके। जो 100 सैनिक नए स्कूल खोले जा रहे हैं, उसमें मैं अपने क्षेत्र सतना के लिए एक सैनिक स्कूल स्थापित किया मांग करता हूँ। मैं एक सेकंड। मंत्री जी एवं वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह आम बजट कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को नई ताकत देगा और देश के सर्वांगीण विकास में मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, प्लीज। माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री ने वर्ष 2021-2022 का बजट पेश किया है। इस बजट में पूरी तरह से कोविड का प्रभाव है। जैसे कि पूरे देश और पूरे राज्य में कोविड के वजह से कई सारी आपत्ति आई है। विपक्ष के नाते केवल हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि इस बजट में देश का GDP भी माइनस है और कोविड के कारण जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में भारी परिणाम हुआ है। कई सारे बेरोजगार भी बढ़े और इसके कारण महंगाई बढ़ी। सबको उम्मीद थी कि हर राज्य को, हर आदमी को इस बजट से राहत मिलेगी।
जैसे कि प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा था, कई सारे युवा को रोजगार मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा देश में रोजगारी बढ़ी, बेकारी बढ़ी। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस राज्य से आता हूँ वो महाराष्ट्र राज्य सबसे ज़्यादा टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को भुगतान करता है और महाराष्ट्र राज्य का जीएसटी का बकाया देना करीबन 25,000 करोड़ रुपए आज भी बाकी है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी, जो कि पूरे देश में जितने राज्य हैं उस राज्य में कोरोना के टाइम प्रभावीपणे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सबको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने काम किया है, अब भी काम करते। मुझे ये भी कहना है कि जैसे कि एमपी लैट्स का इस 2 साल में पूरी तरह से खत्म किया है। जितने राज्य को एमएलए को, जितने हर एमएलए को राज्य द्वारा जितना ही डेवलपमेंट के लिए पैसे मिलते, लेकिन एमपी को कोई ऐसे फंड नहीं होने के कारण जैसे कि एमएलए का प्रभाव उसी क्षेत्र से ज़्यादा है, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मुझे नहीं लगता कि 600-700 करोड़ से कुछ होता था केंद्र सरकार को, लेकिन केवल एमपी को सामने रख के ये निर्णय लिया और एमपी लैट्स कम किया। मैं माननीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री होने के नाते ये प्रभावीपणे काम करते। मैंने कई से 7 साल में उनको नज़दीक से देखा है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या कोई पार्टी का हो, वो खुद पूरी तरह से मदद करते, सहयोग करते। वो भी कई साल एमपी रह चुके। मैं कहता हूँ कि सभी एमपी की मांग है कि अगर एमपी लैट्स चालू किया तो एमपी को अपने चुनाव क्षेत्र में काम करने में सुविधा प्राप्त होगी। इस बजट में घोषणा की है कि 75 साल के ऊपर करदाता को आईटीआर फाइल नहीं करना होगी। दो मुद्दे मैं रखता हूं और मेरी बात खत्म करता हूं। परंतु जिनका टैक्स कर चुका है और रिफंड लेना चाहते हैं, उनको तो आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। माननीय वित्त मंत्री जी, इसका भी स्पष्टीकरण कर दो, इसको समझना आसान हो जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 75 साल के ऊपर के कितने ऐसे लोग हैं जो रिटर्न भरते हैं। आज देश में कई सारे लोग जो 75 साल के, उनका जो प्रोविडेंट फंड है या जो रिटायरमेंट का पैसा है कई सारे बैंकों में पड़ा है। महाराष्ट्र में ऐसे कई चिट फंड बैंक है जिसके घोटाले के कारण ईडी ने रोक लगाई, उनको पैसा मिलता नहीं और कई सारे लोग अपने आखिरी जीवन में केवल इस कारण उनकी मौत हो गई। और ईडी से जो जितने बैंक में या चिट फंड में रोक लगाती थी, वो उसके बारे में जल्दी से जल्दी अगर केंद्र सरकार निर्णय लेती तो निश्चित रूप से उसको राहत मिलेगी। आज पेट्रोल के दाम कितने बढ़े? करीबन 100 रुपये के लगभग हुए। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 प्रति लीटर कृषि सेस और पेट्रोल पे 2.5 प्रति सेस लगाया और डीजल पर 4 रुपये प्रति सेस कृषि सेस लगाया। अब लोगों को पेट्रोल और डीजल में रोज के इसमें हालत में जाना पड़ता है और कई नहीं जरूर पड़ता है। देखिए, अगर अपन भारत से कई सारे छोटे देश है जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, उनका अगर रेट देखा जाए पेट्रोल और डीजल का,
नहीं Honorable Minister, please don't interrupt. लोगों को, आम लोगों को निश्चित रूप से लगता है। Yes. मैंने आखिर का एक मुद्दा रखता हूं, जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया, जितने ही महाराष्ट्र में नदी आई उसके सुधार के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रस्ताव भेजा है 3,810 करोड़ You रुपए। kindly conclude. आखिर का पॉइंट बोलता हूं, 3,810 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अपने मंत्रालय को केंद्र सरकार द्वारा कितने बजट देती है। गए साल तो मुझे लगता है कि आपको कुछ तो बजट था, उसमें से तो बजट में से ज़्यादा से ज़्यादा आप तो किसी राज्य को फंड नहीं दे पाए। Thank you. महाराष्ट्र में केवल 2 नदियाँ उसकी घोषणा की, 2 नदियों को भी आज तक 1 रुपए का निधि आवंटन आपके तरफ से नहीं हुआ। Thank you. आखिर में मैं एक कहना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी, मनरेगा और पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना में जितना निधि आवंटन करते केंद्र सरकार, उतना खर्चा महाराष्ट्र में नहीं हो पाया है। उसका कारण भी अलग है, क्योंकि उसके लिए जो निधि फंड देते हैं, उसके लिए जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के बारे में सोचने की आवश्यकता है कि आगे चलकर वो टाइम पीरियड में खर्चा नहीं होता। और जितना मैंने जायजा लिया, 50% मनरेगा और ग्रामीण पंतप्रधान आवास योजना में अब तक कुछ काम नहीं हुआ। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। No. इतना कि कहा कि महाराष्ट्र सरकार को एक जो है पैसा नहीं दिया, मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। ड्रिंकिंग वाटर के हेड में पिछले साल में महाराष्ट्र सरकार के पास में 285 करोड़, वो नदी के बारे में बोला, 285 दोनों बताऊंगा, 285 करोड़ रुपए का बैलेंस था। उस 285 करोड़ के बैलेंस के ऊपर 1828 करोड़ रुपए 1828 करोड़ रुपीस का टोटल इनको जो है फंड एलोकेट हुआ था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो रिपोर्ट एक्सपेंडिचर रिपोर्ट किया अगेंस्ट द टोटल द एलोकेशन व्हाट दे वर हैविंग, उसके अगेंस्ट में जो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट किया वो मात्र 355 करोड़ रुपए का है, यानी खर्च ही नहीं कर सकते। और उसमें भी जो स्टेट शेयर उनका 1828 करोड़ था, उसके अगेंस्ट में टोटल जो उनको 1828 करोड़ रुपए देना था, उसके अगेंस्ट में 195 करोड़ रुपए टोटल एलोकेशन किया है। आपको जो पैसा दिया गया था आप उसका यूटिलाइज नहीं कर पाए। 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है आपके बांध बनाने का प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में दिया गया है। मैं एग्जैक्ट फिगर अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन आज भी 500 करोड़ रुपए भारत सरकार का अनयूटिलाइज, मोर देन 500 करोड़ रुपीस अनयूटिलाइज महाराष्ट्र सरकार के पास में खड़ा है। इसलिए आप आरोप लगाने से पहले अपने आंकड़ों को ठीक से देख करके लगाएं। Thank you. Please sit down. No need for explanation. Already I called honorable member. Thank you. Ms. Diya Kumar. No need. If you want to discuss, you can go to Minister Chamber. Thank you, Chairperson, sir, for allowing me to speak on the Union Budget 21-22. Sir, I stand before this House to congratulate the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and our Honorable Finance Minister for presenting an extremely progressive and holistic Union Budget that serves as a vision document for the coming decade. Sir, the budget not only addresses the concerns of our nation and prioritizes the needs of every citizen in these extremely unprecedented, unimaginable, and extremely difficult times. It also fulfills the government's commitment to make our country truly Atmanirbhar and a Vishwaguru. No doubt, sir, the pandemic had a detrimental impact on economies worldwide, including ours. Our government proactively responded and stretched its resources to deliver to the most vulnerable sections of the society while it continued efforts to overcome our internal economic challenges, be it distribution of food grains, free cooking gas, or direct cash transfers. Under the able leadership of our visionary Prime Minister, Shri Modi ji, our government did everything to cater to and uplift our farmers, women, elderly, the poor, and the needy. Honorable Chairperson, sir,
the pandemic made us realize the importance of health institutions, and it is commendable that this government has acknowledged the same and has increased the health expenditure by 137%. In the past, India has relied on the West for innovation and development. But with the production of two COVID-19 vaccines in our country, we have reversed the roles, as there are around 25 countries across the world waiting in queue for the Made in India COVID vaccine. Extremely proud of our scientists and medical fraternity for achieving this. Rolling out of the Pradhan Mantri Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana. Sir, this will help in developing capacities of public healthcare systems and reflects our government's commitment to ensure accessible and affordable healthcare for all. As potable drinking water is a prerequisite to achieving universal health, sir, I welcome the decision to extend Jal Jeevan Mission to urban areas of our country. It's a huge boon for the state of Rajasthan, as there is a huge water scarcity in our state. So this will go a long way in helping us overcome that problem, sir. The launch of Mission Poshan 2.0 is a concentrated effort to eradicate malnutrition and nurture our children and pregnant women. Despite the various financial setbacks in the last year, the sharp increase in the capital budget will enable the building of physical and financial capital. National Infrastructure Pipeline and PLI schemes to create global manufacturing champions, along with setting up of mega investment textile parks, are generous measures towards strengthening the textile sector and MSMEs. This will directly benefit our highly skilled workforce and boost industries, thereby cementing India's position in Asia and the world. The commitment to complete an additional 11,000 kilometers of national highways, introduction of Metrolite and Metro Neo to provide futuristic public transport, as well as the commissioning of dedicated Western and Eastern freight corridor will help to create infrastructure, employment opportunities, and uplift the Tier 2 cities, sir. Our government has worked relentlessly to empower the women of our country, sir, which reflects in the decision to further extend the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana by 1 crore beneficiaries. I am deeply grateful to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji to have brought in laws, schemes, campaigns and reforms for the safety, health, well-being, dignity, financial security, education and rights of the women in our country. This has brought about a huge change in the mindsets of the people of our country. And one of the biggest examples is the largest representation of women in the parliament this time, sir. That goes to show that all these social reforms have made a huge difference and have impacted the people of our country hugely. And I would like to say here that we cannot thank our Prime Minister enough. Not only has he brought in reforms in every way, legal reforms, political reforms, and reforms in every sector, but also social reforms. He is one of the biggest social reformists of our times. And I cannot thank him enough for that, for thinking about us women and truly making us Atmanirbhar. The budget focuses on qualitative strengthening of 15,000 schools, which is a big step towards implementation of the national education policy. Sir, being a soldier's daughter, my father was an army man, and my constituency Rajsamand in Rajasthan, having extensive ex and serving army personnel, along with a large tribal population, I welcome the decision of opening Sainik and Eklavya model schools and thank our Honorable Prime Minister for substantially increasing the budget allocation for defense this year in the union budget. Every budget of this government has acknowledged the importance of farmers and the building of agriculture-related infrastructure. Our government is steadily increasing procurement at an MSP 1.5 times higher than the cost of production. Apart from this, the measures to provide adequate credit and opening up agricultural exports
will substantially increase the incomes of our farmers. True to the efforts and promises of ensuring minimum government and maximum governance, and for moving in cognizance with the changing times, the increasing use of AI and modern technology has helped in identifying tax evasion, and this is evident from the record GST collections in the last few months. The government's decision to conduct the country's first ever digital census this year is monumental, sir. So, as a representative of Rajasthan and Rajasthan, I am confident that these infrastructural measures and schemes proposed will address issues ranging from connectivity, education, skill development, health and sanitation, and will further enhance employment opportunities along with comprehensive economic growth of the region and the country. Speaker, sir, I express my sincere gratitude to the Honorable Prime Minister and the Finance Minister for an all-embracing and prudently curated union budget. Also, I have a lot of demands for my constituency, but since we are short of time, I will bring them up at a later date when the demand for grants discussion comes up. Thank you so much, Speaker, sir, for allowing me to speak on the union budget. श्री श्याम सिंह जी, आप तो कोरोना से निकले हो तो कम ही बोल लेना आपने। हाँ, कम ही बोलेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके आते ही मुझे बोलने का मौका मिला। देश की सरहद पर मुस्तैद अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार उन वीर जवानों, रणबांकुरों, जांबाज सेना के जवानों को इधर बैठे हुए हम गद्दार लोग, जो कुछ ही गद्दार बचे हैं, और उधर बैठे हुए देशभक्तों की तरफ से अपनी कृतज्ञता, एहसान जाहिर करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हाँ, नहीं, कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं लिख लेंगे। कोई अनपार्लियामेंट्री। आप जितनी देर उनको टोका कोई बात नहीं, इतना लंबा खींच। अरे नहीं, उधर चले जाएं, देशभक्त हो जाएंगे। जब तक इधर बैठे हैं तब तक गद्दार हैं। उधर चले जाइए विदोड़ी साहब, आप देशभक्त की तरफ जाइए। ठीक कर लेंगे। अब आपने देखिए, ये जो भी असंसदीय होगा उसको निकाल देंगे। ये जो जवान हैं, देखिए, ये जो जवान हैं, जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं। लेकिन आप चाहे मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे और कोई प्रचार का जरिया हो, ऐसे कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप ही उनके हमदर्द हैं, हम नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आज जगह जगह किसान लोग बैठे हैं, वो केवल न अन्नदाता हैं, बल्कि देश की सीमा पर जो जवान और अफसर तैयार हैं आपकी हिफाजत के लिए, वो दोनों चीज़ पैदा करते हैं। आपके खाने के लिए भी पैदा करते हैं, आपकी सीमा की रक्षा के लिए भी वो किसान, जवान और अफसर पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा किसानों के ही बच्चे देश की सरहद पर वो हैं, जिनको आपने इस ठिठुरती कड़कड़ाती ठंड में बदहाल उसमें हाल में डाल रखा है। मेरा कहने का मतलब है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, तो कथनी करनी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर प्रधान सेवक हैं तो जाकर के किसानों की बात मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, और जो फौरी तौर पर ये कृषि के खेती के काले कानून पास किए हैं उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। कितने बहुत लोगों ने बजट की बहुत तारीफ की, मेरी समझ में नहीं आता है कि इस बजट में क्या है। न तो किसानों के लिए दिया, न तो अधिकारियों के लिए दिया,
न तो मजदूरों के लिए दिया और किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया। देखिए अभी अभी मैडम हेमा मालिनी जी बोल रही थी कि जो 33 उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत फर्जीफिकेशन है। उसमें जो हेल्थ का बजट है उसमें भी हेल्थ के अलावा और कई चीजें आपने जोड़ रखी हैं और नहीं, मैं आप ही की तरफ था। और किसी को नहीं दिया और अपने सेना के लिए भी नहीं दिया। कम से कम उनके लिए तो कुछ कर देते। आपने एमपी फंड ले लिया। आपने ऐसे मुसीबत के वक्त ये जो नया पार्लियामेंट बना के हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और आपने अधिकारियों के वेतन और हम लोगों के वेतन को काट लिया और आपने अधिकारियों का एरियर ले लिया। अरे हम तो तैयार हैं, कुछ आप बैठिए। आप देखिए मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मुझे ज़्यादा जोर से न बुलवाइए। तो अरे मेरा कहने का मतलब है मुझसे कुछ चाहते हो तो और ले लो, लेकिन जवानों की तो सोचो, उनको कुछ दे दो। देखिए सच बोल रहा हूँ। अच्छा जहाँ तक देखिए केवल मैं एक लाइनर कहूँगा, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, केवल एक आदमी के गलत निर्णय से हिंदुस्तान की करोड़ों मजदूरों को, गरीबों का जितना दर्द हुआ, उनके पैर में छाले पड़े, कितने मरे, केवल फौरी डिसीजन होने से। अगर जो लॉकडाउन एकाएक किया गया, अगर उनको हफ्ता 10 दिन का समय दिया गया होता और देश के तमाम कोनों में जो मजदूर फंसे हुए थे अपने घर जाने के लिए, तो जब तक ट्रेन चल रही थी, जब तक बस चल रहे थे, जब तक तमाम साधन थे, वो अपने घर पहुंच गए होते। अगर उसके बाद लॉकडाउन किया गया होता तो क्या हर्ज था? ये जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने रात को सपना आया और दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए एक बात बताएं बिदुड़ी जी, मैं एक बात कहूं, हम सुनते रहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, बहुत तेज दिमाग के हैं और 24 घंटे में केवल 3 ही घंटे सोते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सोएं खूब ज़्यादा, जिससे कि स्वस्थ और दिमाग उनका हो और किसी भी डिसीजन को बहुत सोच समझ के और विचार करके उसके प्रॉस एंड कॉन्स को सोच करके लागू किया करें। इतने तुरंत जल्दी क्या? नहीं, देखिए हम आपको बता दें, देखिए एक क्लास पर तो बहस कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक चीज, केवल एक पॉइंट ये बताना चाहता हूं। जब आप सुनिए, जब आप एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के हर जगह इतना दावा करते हैं कि चालू था, चालू है, चालू रहेगा, तो उसको अपने कानून में क्यों नहीं ले आए? उसमें क्या हर्जा है? उसको नो कहीं ना एकदम नहीं, यही खराबी है कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप कानून में नहीं ले आए। आपके दिल में कहीं काला है और आप कोई किसानों के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। कम से कम मेरी इसी बात का जवाब दे दीजिए। अगर एमएसपी को आप ताल ठोक करके कहते हैं तो आप उसको कानून में आप उसको कानून में ले आइए। अरे आज वृद्धि हुई है, लेकिन आप एक कल की बात है, परसों की बात है, अगले साल की बात है। जिस फरेबी में आप किसानों को डालने जा रहे हैं वो किसान लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा आप देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की बात आप करते हैं। बहुत मुश्किल से माँ बाप मिलके एक बच्चे को पैदा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा होते हैं, और अगर वो बीमार हो जाए तो आप उसको बेच देंगे?
ये जो आपकी इतनी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बीपीसीएल को और शिपिंग कॉरपोरेशन को, कंटेनर कॉरपोरेशन को, आईडी बैंक को, पवन हंस को, नीलांचल इस्पात को बीएमएल बेचने जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, मान्य सदस्य, मेरी बात सुनिए, आप जितनी देर टोकोगे उतना समय बढ़ा दूंगा मैं। देखिए सुनिए, सब माननीय अध्यक्ष जी सबको तो बेचने जा रहे हैं, और जो देश की शान महाराजा मूंछ वाला एयर इंडिया उसको भी बेचने जा रहे हैं। ये बात दूसरी है कि इनको खरीदार नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए कि जो खरीदेगा वो तो उसको अच्छा चला लेगा, तो आप क्यों नहीं उसे अच्छा चला सकते? आप बहुत दिमागदार हैं, आप बहुत कारीगर हैं, आप बहुत कलाकार हैं, आप बहुत तेज काम करने वाले हैं, तो क्यों बेच रहे हैं उसको? अगर वो रुग्ण है, बीमार है, सिक यूनिट्स हैं, तो आप उसको चलाइए। आप बेच क्यों रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। और जो भी आप बेच रहे हैं रोज, अगर एयर इंडिया को आज 50,000 डिक्लेयर करते हैं तो 2 महीने में 40,000 कर देते हैं, उसके 1 महीने बाद 30,000 कर देते हैं। क्या ये देश का घाटा नहीं है? आप ये सब मेहरबानी करके ये डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने देश की जो थाती है उसको बेचिए ना, और उसको अच्छी तरह से चलाइए। और देखिए अंत में अब देखिए, इस तरह से हमारी सम्मानी बहन जी के प्रति कहेंगे तो मैं कुछ और कह दूंगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। कृपा करके इस तरह की बात न करिए। अच्छा, अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में तमाम रेलगाड़ियाँ चलती हैं, उसमें से कुछ बंद कर दी गई। मैं रेल मंत्री जी तो नहीं हैं, मैं उनसे, यहाँ नहीं हैं, कहीं छिपे हुए होंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो गाड़ियां बंद की गई हैं उसको चलवाएं। कुछ स्टॉपेज हमारे कहने पर उन्होंने वादा किया था, उसको भी करें। और जौनपुर शहर ट्रैफिक से बहुत परेशान है। तमाम हर तरह फ्लाईओवर उसको बनना है, कहीं बन रहा है, कहीं रुक गया है, उसको फ्लाईओवर को बनवाया जाए। एक मेडिकल कॉलेज उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाना शुरू किया था, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है, उसको भी मेडिकल कॉलेज को पूरा किया जाए। सेंट्रल स्कूल खोलने की बात चल रही है, तो मेरे भी जौनपुर जनपद में एक सेंट्रल स्कूल और एक चीनी मिल की स्थापना की जाए। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत दिन से मेरे मन में एक बात थी कि हिंदुस्तान की फौज में यादव अहीर लोगों की संख्या अधिकारियों में और जवानों में बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन से हमारी मांग चल रही है कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए, और अहीरों ने चाहे रेजांगला हो, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, बहुत अपनी बहादुरी और बहुत शौर्य दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। और मैं अब बहुत संक्षेप में अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहता हूं अंत में, अरे भाई बताएंगे, सब लिख के दिया है, सब लिख करके दिया है। देखिए सुन लो भाई विधोड़ी जी, बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गरूर मत करना, बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गुरूर मत करना, अभी तुम्हारे सफर की ढलान बाकी है। हाँ, अभी तुम्हारे सफर की ढलान बाकी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चालू नहीं है? हाँ चालू। हाँ, अध्यक्ष महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारी वित्त मंत्री श्रीमती
निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। इस कठिन कोरोना काल के समय में बजट को पेश करना और उन सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया और इस बजट में यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास भी है। इस बजट में आत्मनिर्भरता की दृष्टि भी है और चौतरफा विकास की दृष्टि भी है। इस बजट के केंद्र बिंदु गांव और किसान हैं। ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति व उन्नति शामिल है और भारत के आत्मविश्वास के उजागर करने वाला बजट है। साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला बजट है। बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है अध्यक्ष महोदय जी, और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है इस बजट में। रोजगार के अवसर को बढ़ाने वाला बजट है और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। शिक्षा के क्षेत्र में 100 नए सैनिक स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा है। इन स्कूलों में सभी वर्गों के बच्चों को तैयार किया जाएगा जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कुछ समय पहले मेरे लोकसभा क्षेत्र में सैनिक स्कूल का स्वीकृति मिली है, लेकिन मैं चाहूँगी कि माननीय रक्षा मंत्री जी समय दें मुझे और वहाँ उस स्कूल का भूमि पूजन के, जिससे कि आने वाले समय में वहाँ के क्षेत्र के बच्चों को उसका लाभ मिल सके। करोड़ों परिवारों को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला। आने वाले समय में जो बहनें इस योजना से लाभ नहीं ले पाई थी उन्हें भी उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलेगा। और कोरोना काल में 3 महीने लगातार उज्ज्वला गैस के माध्यम से हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बहनें थीं उनको लगातार 3 महीने मुफ्त उज्ज्वला गैस देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और 3 महीने उन गरीब बहनों को लगातार 500 के हिसाब से उनके खाते में लगातार 3 महीने करोड़ों बहनों के खाते में 500 रुपये डालने का भी काम किया, जिससे ऐसी कठिन परिस्थिति में बहन को उस रकम से काफ़ी कुछ सहूलियत मिली। और जो बहनें वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते थे पहले चूल्हे पर धुआं फूंक फूंक कर कहीं ना कहीं कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती थी, तो इन बीमारियों से उन्हें निजात मिली है। मैं अपनी तमाम सारी बहनों की तरफ से माननीय मोदी जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। गांव में माताओं बहनों को हमने देखा है कि जिस तरह खुले में शौच के लिए जाती थी, बड़ी शर्म आती थी उस समय और मजबूरी भी थी उनकी बाहर जाने के लिए, लेकिन उन हमारी जो बहनें थीं उनकी चिंता की है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने सम्मान की रक्षा भी की है और उन्होंने उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों बहनों को शौचालय देने का काम किया है। आने वाले समय में इस वर्ष में उन्होंने इस बजट को भी बढ़ाया है। 9,9094 करोड़ रुपए देने के शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। किसानों की हम बात करें तो देश में पहली बार किसानों की आय को बढ़ाने की चिंता की है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपये उनके खाते में पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस साल इस बजट को बढ़ाया है 65,000 करोड़ रुपए, जो कि किसानों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी केंद्र की सरकार करेगी। और किसानों की पेंशन की चिंता आज तक किसी ने नहीं की, लेकिन माननीय मोदी जी ने की। किसानों को पेंशन देने का प्रावधान भी है। हमारी सरकार लगातार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, लगातार किसानों के कल्याण की चिंता कर रही है और मंडियों को बेहतर बनाने की योजना तेजी से चल रही है। कोविड वैक्सीन, अध्यक्ष जी बस 2-3 मिनट कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ देने का प्रावधान किया है। बजट में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया गया है। सरकारी और इसके लिए 64,180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से प्रत्येक गांव जोड़ने का 2022 तक लक्ष्य है माननीय मोदी जी का। मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने उस गरीब की चिंता की जो झोपड़ी में रहते थे। ऐसे करोड़ों हमारे भारत के घर परिवार जिनको छत देने का काम किया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। और ग्रामीण विकास के सुधार के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह 10,000 करोड़ अधिक है। मैं निवेदन करती हूँ, मेरे महत्वपूर्ण क्षेत्र के 1-2 विकास हैं। लगातार हमारे
रेलवे के मामले हों, चाहे रोडों के मामले हों, उसमें लगातार चाहे एक्सप्रेस वे हों, चाहे रेल लाइन का विद्युतीकरण हो, लगातार बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। मैं उसी में अपने क्षेत्र के लिए एक मांग करूंगी, जो कि 3 लोकसभा के जिलों को जोड़ने का काम करता है, ग्वालियर, भिंड और इटावा। ये मार्ग 92 राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। यह मार्ग अब इतना ज़्यादा अत्यधिक आवागमन बढ़ गया है कि लगातार प्रत्येक दिन 1-2 घटनाएं निश्चित रूप से होती हैं और इतनी दर्द निवारक होती है कि ऐसी क्षति होती है कि क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं माननीय अपनी सरकार से निवेदन करूंगी कि इस रोड को 6 लाइन में परिवर्तन करने का काम करें और आने वाले समय में मेरे क्षेत्र को इस रोड का लाभ भी मिलेगा। एक और निवेदन करूंगी, मेरे भिंड जिले में लोकसभा का जिला है, बहुत ही पिछड़ा जिला है। वहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ एक मेडिकल कॉलेज देने का भी मैं मांग करती हूँ। वो भी इस मांग को भी पूरा किया जाए। और यह बजट वास्तव में साधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने बजट प्रस्तुत किया, और मैं अपना आभार और धन्यवाद देती हूँ। सदन का समय 12:30 बजे तक बढ़ाया जाता है। श्री हरीश द्विवेदी जी। अरे वाह, आ गया भाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं सर्वप्रथम 2021-2022 के आम बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस बजट पर जब चर्चा चल रही है, मैं जब से चर्चा चल रही तब से मैं सुन रहा हूं, सत्ता पक्ष के लोग बजट की खूबियां बता रहे हैं और विपक्ष के लोग मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में देश को कितना नुकसान पहुंचाया है, गरीबों को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम उससे हट करके बजट से हट के चर्चा करेंगे तो ये लोग कहेंगे आप बजट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी सरकार की जो उपलब्धियां उसकी चर्चा जरूर करूंगा। मुझे ठीक से याद है 2014 में जब हमारी सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल में पहले उद्बोधन में जब संसदीय दल के नेता चुने गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चुनी गई है ये देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, किसानों, मजदूरों, माताओं को समर्पित सरकार है। उस समय शायद ये भाव हम लोगों को समझ में नहीं आया था कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन मैं एक एक करके मोदी सरकार की उपलब्धियों का चर्चा करूंगा। मुझे ठीक से याद है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय में देश के हर गरीब को हम घर बनवा करके देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 65 वर्षों में जिनके घर में रोशनी नहीं पहुंची है उनके घर में हम रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी तमाम ऐसी महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं जो धुएं के कारण बीमार हो जाती हैं, उनके घर में हम गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे। तमाम ऐसे गरीब हैं जिनका बैंक का खाता नहीं खुला है, हम जनधन योजना के अंतर्गत उनका खाता खुलवाएंगे। तमाम ऐसे गरीब हैं जिनके घर में शौचालय नहीं है, गांव में गरीबों के परिवार में शौचालय, गैस का कनेक्शन एक सपने जैसा था, बिजली का कनेक्शन एक सपने जैसा था। उस सारी योजना को बना करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कि एक सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, उस दिशा में हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया। जब जब हमारी सरकार ने कोई योजना बनाई, विपक्ष के लोगों ने उसकी हंसी उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं था, ये 60-65 साल सत्ता में थे, इन्होंने गरीबों को गरीबी हटाने की बात की, लेकिन गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गए, गरीब मिट गए। इनको विश्वास नहीं था ये संभव हो सकता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत खंभा तार ट्रांसफार्मर पहुंचाया और फिर सौभाग्य योजना बना करके हर गरीब के घर में रोशनी पहुंचाने का काम किया, जिससे गरीब का बच्चा भी बिजली की रोशनी में अच्छी पढ़ाई कर सके, गरीब का बच्चा भी पंखे की हवा में आराम से सो सके। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। 8 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं बहनों को गैस का मुफ्त में कनेक्शन देने का काम हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत किया। फिर बिजली का कनेक्शन गरीबों के घर में पहुंच जाए, सौभाग्य योजना बना करके हर गरीब को सौभाग्य योजना के अंतर्गत मीटर, तार और बल्ब देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा तमाम ऐसे गरीब हैं जो दवा के अभाव में पूरा जीवन उसी बीमारी में काट देते हैं, ज्यादा बीमारी होती है मर जाते हैं।
आयुष्मान भारत बना करके हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को उसकी सुविधा देने का काम किया, 5 लाख रुपए तक। मेरे जिले में 20,000 से ज्यादा गरीबों की दवा पिछले 1 साल के अंदर हो गई। जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई योजना गरीबों के लिए बनाई, इन लोगों ने उसका विरोध किया और बार बार ये प्रयास किया कि ये गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है। अभी किसानों की चर्चा, किसान बिल की चर्चा हो रही है। बार बार शिवसेना से लेकर के जितने कांग्रेस पार्टी के नेता या अन्य विपक्ष के लोग हैं, बार बार किसान आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा किसानों की आमदनी हम दोगुना करेंगे। हमने केवल कहा नहीं, हमने केवल नारा नहीं दिया, उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई। हमारी सरकार ने 22 करोड़ किसानों का सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके किसानों के मिट्टी में किस तत्व की कमी है, किसकी अधिकता है, उसको कैसे ठीक किया जाए, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया। किसानों को खाद बीज समय से मिल जाए, इसकी व्यवस्था हमने। नीम कोटेड यूरिया की व्यवस्था की, जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना होने पाए, किसानों को समय से खाद मिल जाए, समय से बीज मिल जाए, उनको यंत्र मिल जाए, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत साल में 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपया देकर के गरीब किसानों को समय पर खाद बीज खरीदने के लिए व्यवस्था हो जाए, ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो किया। किसानों की आमदनी बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ 3 बिल लाया गया। उस बिल की चर्चा मैं नहीं करूंगा, उसमें तमाम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करने वाले कौन हैं ये हम नहीं कह रहे हैं। कल कांग्रेस पार्टी के बिट्टू जी 24 तारीख को गए थे, वीडियो आप यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे, उनके साथ उनको बुला करके उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया और उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा हम देंगे। स्वास्थ्य का बजट हमने बढ़ाया 137% ज्यादा। हमारे प्रधानमंत्री जी रेल की दृष्टि से पूरे देश में विद्युतीकरण, ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण हो जाए, आने वाले समय में 100% विद्युतीकरण हो जाए, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। तो तमाम ऐसे काम हमारी सरकार ने किया और इस बजट में व्यवस्था की है। 1000 मंडियों को ई मार्केट से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने नई शिक्षा नीति बना करके 100 सैनिक स्कूल, हमारे जिले में स्वयं सैनिक स्कूल गया है और उसको हम लोग जमीन दिलवाने की व्यवस्था कर रहे हैं कि जमीन मिल जाए, सैनिक स्कूल खुल जाए। साथ ही साथ 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय बनाने की व्यवस्था हमारी सरकार इस बजट में की है। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे गरीबों का क्षेत्र हो, चाहे मजदूरों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया। सैन्य दृष्टि से अगर मैं कहूं कि सैन्य दृष्टि से हिंदुस्तान कहां पर पहुंचा है, पहले हमारे यहां आतंकवादी हमला करते थे, धोखे से मार देते थे, हम उसकी निंदा करते थे, आलोचना करते थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग करते थे, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं होता था। अब मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार आई है जो निंदा नहीं करती, आलोचना नहीं करती, संयुक्त राष्ट्र संघ में शिकायत नहीं करती। अगर हमारे देश के सैनिकों को धोखे से या आम व्यक्ति को धोखे से मारा जाता है तो मुंहतोड़ जवाब देते हैं। हम जाकर के एयर स्ट्राइक भी करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। हिंदुस्तान को इस स्तर पर पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी सरकार ने किया। सर, मैं इस पूरे सत्र में समय पहली बार मिला, मैं इस नाते आपसे निवेदन करूंगा 2-3 मिनट हमको समय। और तो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार देश के गांव गरीब किसान का उत्थान कैसे हो, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह देश आगे तभी बढ़ेगा जब गांव गरीब किसान मजदूर का विकास होगा। और गांव गरीब किसान मजदूर का विकास तब होगा जब हिंदुस्तान के गरीबों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी कोविड की चर्चा चल रही थी, ये जो बजट आया है, मैं बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी का, वित्त मंत्री जी का, हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इनको बधाई देता हूं कि ऐसी परिस्थिति में बजट आया है जब पूरा दुनिया कोरोना के महामारी में परेशान है और हिंदुस्तान भी परेशान है। और उस समय हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी का देश है। जब कोरोना आया उस समय हम लोग पार्लियामेंट चल रही, उसके बाद पार्लियामेंट बंद कर दी गई। उस समय पूरे देश में अराजकता थी, हाहाकार मचा हुआ था, सब व्यक्ति परेशान थे कि क्या होगा हिंदुस्तान का, क्योंकि यहाँ 130 करोड़ की आबादी है। लेकिन धन्य हो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि हिंदुस्तान ने उस समय, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 24 घंटे का लोगों को भारत बंद करने का आह्वान उन्होंने किया, जनता कर्फ्यू की मांग की, जनता ने समर्थन किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में उनके प्रति प्रार्थना करने के लिए दीपक जलाया जाए, थाली बजाया जाए। उस समय विपक्ष के लोग आलोचना कर रहे थे
कि जहां दवा बनाने की बात होनी चाहिए कोविड की, वहां पर यहां का प्रधानमंत्री थाली बजवा रहा है। लेकिन शायद इनको पता नहीं था कि इस देश के प्रधानमंत्री लोगों से दीपक भी जलवाने का काम किए, थाली भी बजवाने का काम किए, और दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बनवा करके देने का काम अगर किसी ने किया तो हिंदुस्तान ने किया। हमारे देश में प्रायः हम मांगने का काम करते थे। आज आपने देखा कि आज दुनिया हमसे मांग रही, 90 देशों के लोगों ने हमसे कहा है कि हमको कोविड की वैक्सीन दी जाए। तमाम मित्र देशों को हमने कोविड की वैक्सीन मुफ्त में दी है। तो पहले हम मांगते थे, हाथ फैलाते थे दुनिया के सामने, आज दुनिया हमारे सामने हाथ फैला रही है। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान उस दिशा में आगे बढ़ा है जिस दिशा में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु बनाना है, पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, पुनः दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। और यही कारण है कि कोई भी विकसित देश हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान को इग्नोर कर दे। हिंदुस्तान को मिला करके, हिंदुस्तान से बातचीत करके, हिंदुस्तान को साथ लेकर के सबको चलना सबकी मजबूरी हो गई है। इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ा है। कोविड के समय मैं ठीक से, मुझे याद है, मैं अपने क्षेत्र में था, तमाम ऐसे मजदूर, अभी हमारे बसपा के नेता चर्चा कोविड की कर रहे थे, जौनपुर से हमारे सांसद है, वो चर्चा कर रहे थे कोविड के समय कितने लोग परेशान हुए। मोदी सरकार ने 80 करोड़ गरीबों को महीने में 2 बार राशन देने का काम किया। गरीबों के खाते में 1-1 हजार रुपया, जो मजदूर हैं, रजिस्टर्ड मजदूर, उनके खाते में पैसा डालने का काम किया। गरीब माताओं के खाते में 500-500 रुपया डालने का काम किया। तो लगातार हमारी सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, किसान के हित में काम कर रही है। तो मैं इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में यह बजट आया है जब लोगों को शंका थी ये बजट किस परिस्थिति में आएगा और कैसा रहेगा। ये बजट निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, देश को और मजबूत करने वाला बजट है। मैं अपनी बात, अपने क्षेत्र की कुछ मांग करके अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 2014 में MP बन के आया। मैं पहले बजट भाषण में मुझे बोलने का अवसर मिला था, इधर थोड़ा कम अवसर मिल पा रहा है, थोड़ा हमारी व्यवस्था है और कम अवसर मिल रहा है, पार्लियामेंट कम चल पा रही है। तो मैं उस समय मांग किया था, माननीय वित्त मंत्री उस समय अरुण जेटली जी थे, उनसे मैंने निवेदन किया था कि हमारा पूर्वांचल बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर उद्योग के दृष्टि से कोई उद्योग धंधे नहीं है। इस नाते मैंने उस समय मांग किया था और आज वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं अपनी सरकार से मांग करता हूँ कि पूर्वांचल में एक SCZ जोन की स्थापना की जाए, वहाँ पर वो टैक्स फ्री किया जाए, जिससे वहाँ के उद्योग धंधे को बढ़ावा मिले और वहाँ पर रोजगार डेवलप हो। साथ ही साथ हमारे यहाँ गंगा मंत्रालय के हमारे मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी से मैं उस समय भी निवेदन किया, कई पत्र दे चुका हूँ। अयोध्या से सटा हुआ हमारा बस्ती है, मखौड़ा धाम ऐतिहासिक स्थल है जहाँ भगवान राम के जन्म के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि की थी। मखौड़ा धाम से 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ होता है। तो मखौड़ा धाम के बगल में मनवर नदी है, पवित्र नदी है। उस मनवर नदी को गंगा मंत्रालय के द्वारा उसकी साफ सफाई किया जाए, उसका विकास किया जाए। अयोध्या के सरजू नदी से उसको जोड़ने की अगर व्यवस्था की जाएगी निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मैंने कहा है कि हमारे यहाँ सैनिक स्कूल खुलने की व्यवस्था हम लोग लगे हैं, तो सरकार से मैं मांग करूंगा सैनिक स्कूल खुल जाए। साथ ही साथ अयोध्या इस समय पूरी दुनिया के केंद्र में है। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जो बरसों सैकड़ों वर्ष से मांग हो रही थी। तमाम संगठनों ने मांग की, साधु संतों ने मांग की, हम लोगों ने मांग की, कई आंदोलन हुए, लाखों लोग शहीद हुए उसमें। अयोध्या से सटा हुआ बस्ती है, अयोध्या का विकास हो रहा है। तो मुझे लगता है एक उसका सर्किल बना करके अयोध्या से बस्ती को जोड़ करके मखौड़ा धाम, छावनी शहीद स्थल, सिंगीनारी, ऐसे कई स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उसको जोड़ करके उस क्षेत्र का भी विकास हो। बस्ती से अयोध्या के लिए रेल लाइन सर्वे की घोषणा मैं 3 साल पहले करवा दिया था। सर्वे हो जाए, रेल लाइन वहां से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से बस्ती से लोग अयोध्या आसानी से जाएंगे। बस्ती से सिद्धार्थनगर का सर्वे हो चुका है, वहां पर भी जुड़ जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। और एक अंतिम मांग करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बस्ती 150 वर्ष पुराना जिला है, ऐतिहासिक जिला है, तमाम धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक महापुरुषों से जुड़ा हुआ वो जिला है। इस नाते मैं ये निवेदन करूंगा कि बस्ती में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का कैंपस, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे BHU का हो, एक कैंपस अगर वहां पर खुल जाएगा तो हमारे बस्ती के लोग, बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी, वहां पर आकर के अच्छी पढ़ाई वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। श्री निहाल चंद मेघवाल।
अध्यक्ष महोदय, चलो ये भी रख दो आप। क्यों? अभी तो शुरुआत हुई है, पहले 3 मिनट। अध्यक्ष महोदय, मुझे वर्ष 20 और 21 के बजट की चर्चा के लिए आपने समय दिया है, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। 21-22 आज भारत की डेट चेंज होगी ना, आज भारत की नहीं बल्कि पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जल रहा है। इसका मुख्य कारण कोरोना था, लेकिन इसके बावजूद भारत के वित्त मंत्री जी ने इस देश को एक मजबूत ढांचा बनाने के लिए, एक मजबूत बुनियाद हो, एक स्वच्छ भारत हो, इसके लिए सर स्वस्थ भारत और मजबूत बुनियाद के लिए देश आगे बढ़े, इसके लिए बजट रखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पिछले 6 साल से एक प्रमाण है। विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत, पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन 6 साल से विश्व के अंदर भारत का जो डंका बजा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने विश्व के अंदर भारत को जो प्रमुख स्थान दिलाने का काम किया है, वह कोई छोटी बात नहीं है। आज फिर भारत विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। हमारा देश आत्मनिर्भर देश बने, इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 34 लाख और 83 हज़ार करोड़ से ज़्यादा इसमें व्यय के लिए बजट पेश किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट स्वास्थ्य और कल्याण के लिए भारत में समावेशी हो, भारत का सड़क अच्छी हो, शिक्षा का क्षेत्र बढ़े, रेल की सुविधाएं इस देश को और मिले, इसके लिए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि भारत के अंदर एक मजबूती से काम पिछले 6 साल से हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी का राज हुआ करता था तो अनेक मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, लेकिन पहली बार पिछले 6 साल के अंदर हिंदुस्तान के किसी भी माई के लाल ने नरेंद्र भाई मोदी के किसी मंत्री पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अगर ऐसा भी हुआ तो पहली बार हुआ है। मैं आदरणीय श्याम सिंह जी यादव जो अभी बोल रहे थे, मैं उनको कहना चाहूँगा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि भारत की समृद्धि का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। इसी बात को आगे लेके और इसकी चिंता करते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत का गांव मजबूत हो, इस देश का किसान मजबूत हो, इस पर काम किया है। आज हमारी किसान सम्मान निधि, जिसके लिए 65 हज़ार करोड़ रुपए से भी ज़्यादा किसानों को मिले हैं, मैं मेरी तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने किसान की चिंता की है। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 35,219 करोड़ रुपए का प्रावधान केंद्र सरकार ने रखा है। इस देश के शेड्यूल कास्ट बहनों और भाइयों के लिए उनको छात्रवृत्ति मिले हुए, उनका पढ़ाई लिखाई ठीक हो, इसके लिए अगर किसी ने चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। अभी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है। जिस कानून का जिक्र कर रहे थे, यह स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में था। जब यह कमेटी बनी तो इसमें कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, 8 मुख्यमंत्री इसमें शामिल थे। और इस कमेटी की रिपोर्ट ने 8 मुख्यमंत्रियों ने इसको स्वीकृत किया है। और ये स्वीकार होने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोग इस रिपोर्ट के लिए और इस कानून के लिए जिस हद तक जा रहे हैं, यह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश के अंदर अभी 7,000 मंडियाँ हैं और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 मंडियाँ होनी चाहिए। मंडी समिति कभी ख़त्म नहीं होती। अध्यक्ष जी, आप राजस्थान के हैं, आपको याद होगा 1998 में भैरव सिंह जी की सरकार ने चुंगी टैक्स खत्म किया था
कांग्रेस पार्टी के लोग चलाए कि राजस्थान में अगर चुंगी टैक्स खत्म हो गया तो सारी मंडियाँ खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मंडियाँ आज तक चल रही है। मैं आपके माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि ऐसी घिनौनी राजनीति इस देश के अंदर नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में 2013 में विधानसभा का चुनाव था। सर 5 मिनट के लिए मैं बोलूँगा, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सर राहुल गांधी राजस्थान गए थे। सर आप तो ध्यान रखिए ना, राहुल गांधी राजस्थान गए थे। 2013 विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा की थी कि मैं राजस्थान का पूरा कर्जा माफ़ करूँगा, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करूँगा। 2018 में मैं राजस्थान का संपूर्ण कर्जा माफ़ करूँगा, ये उन्होंने घोषणा की थी। अभी 12 फरवरी को मेरे श्री गंगानगर में राहुल गांधी जी जा रहे हैं, राजस्थान में यानी फिर जा रहे हैं। तो उनको किसानों को बताना चाहिए कि मैंने 2018 में ये घोषणा की थी, मैंने कितना कर्जा राजस्थान का माफ़ किया है। एक पैसा भी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया। संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की घोषणा करके वोट बटोरने वाली कांग्रेस पार्टी के राज ने एक पैसा भी माफ़ नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से मैं यही आग्रह करूँगा कि करीबन 11 करोड़ 70 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड केंद्र की सरकार ने बनाए हैं, और अगर मेरे गंगानगर अकेले की मैं बात करूं तो करीबन 6 लाख से ज़्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सॉइल हेल्थ कार्ड बने हैं। किसान की मिट्टी सही तरीके से चेकअप हो, किसान की जो ज़मीन है वो अच्छे से चेक हो, धरती माँ की तबीयत ना बिगड़े। इसके लिए किसी ने अगर चिंता व्यक्त की है तो केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। अध्यक्ष जी, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र जो श्री गंगानगर है वो सीमावर्ती क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आईओसी के और एचपीसीएल का एक डिपो था जो 2010-11 में बंद हो गया था। राजस्थान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिल्कुल लगता हुआ पंजाब और हरियाणा है। राजस्थान में पेट्रोल का जो टैक्स है, जो वेट है, वो 38% है, और पंजाब के अंदर 24% है, हरियाणा के अंदर 25% है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से मिलता हुआ पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल के भाव में राजस्थान में बढ़ोतरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको स्टेट की सरकारों से बात करके इस रेट को सही किया जाए। देश में सबसे महंगा डीजल और पेट्रोल मेरे श्री गंगानगर है, पूरे देश में। आप उनका जवाब मत दो, आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, आपका समय निकल नहीं, मैं इनकी बात का सहयोग कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है जहाँ एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा अगर कोई किन्नू होता है तो श्री गंगानगर में होता है। एशिया महाद्वीप में अगर सबसे ज़्यादा कोई गाजर होती है तो श्री गंगानगर में होती है। श्री गंगानगर में किन्नू की पैदावार इस साल 11,000 हेक्टेयर में 3,70,000 मेट्रिक टन होगा, और गाजर की पैदावार 27,450 मेट्रिक टन हुआ। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि एक तो इस पे जिस तरीके से नारियल पे एमएसपी तय हुआ है तो किन्नू और गाजर पे भी एमएसपी तय हो, और श्री गंगानगर में इसका एक किन्नू प्रोसेसिंग प्लांट लगाकर, और गंगानगर के अंदर इसमें ये सबसे बड़ा जहाँ पे ज़्यादा किन्नू होता है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि वहाँ पे किन्नू मंडी या गाजर मंडी वहाँ पे घोषित हो, ताकि आने वाले समय में बहुत बड़ा एक लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। अभी नागर जी केवल 2 मिनट। मैं बस अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक राजस्थान की है। एक सेकंड, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे मंत्री जी भी यहाँ पे बैठे हैं, राजस्थान में नहरी पानी की हमेशा चिंता होती है। राजस्थान कैनाल एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कैनाल, जिसका पानी राजस्थान के लोगों को मिलता है। 3 बार केंद्र की सरकार के साथ में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम में। अभी तक राजस्थान को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। राजस्थान को करीबन 0.8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलना चाहिए था, अभी तक पानी नहीं मिला है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि किसी प्रकार से सरकार से बात करके वो राजस्थान को पूरा पानी देने की कृपा करें। अध्यक्ष जी, मैं अपनी एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूँगा, शेयर कह के अपनी बात को खत्म करूँगा कि भारतवासी होने पर गर्व हमको होना चाहिए। अपने रीति रिवाज और संस्कृति को हमें कभी ना खोना चाहिए। हर भारतवासी का एक ऐसा मकसद होना चाहिए कि पूरी दुनिया में
जिसके गुण गए वो देश हमारा होना चाहिए, वो भारत हमारा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। बिल्कुल अलग हटके साहब कुछ बात कहना चाहता हूँ। ये जितने भी इधर लोग बैठते हैं कांग्रेस के, मुझे समझ नहीं आ रहा ये विरोध क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है सुषमा स्वराज जी का, उससे साफ ये दिखता है कि जो ये लोग करना चाहते थे, सुषमा जी ने खड़े होकर के सदन में पूरा जोरदार विरोध किया। अगर इस सरकार ने वही काम कर दिया जो ये करना चाहते हैं, तो इन्हें तो धन्यवाद देना चाहिए। ये एक वायरल हो रहा साहब एक वीडियो, तो इनको तो धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, पंजाब में इनके मैनिफेस्टो में था, तो यहाँ क्यों शोर कर रहे हैं सब। एक बात और, जो यहाँ पे जब किसान पे चर्चा होती है, तो राहुल गांधी जी बाहर जितना बोलते हैं किसानों को, जितना बाहर जो चीजें आज आ रही है निकल करके, क्या कभी सदन में वो बोल रहे हैं? क्या कभी सोनिया गांधी जी यहाँ पे उतना बोल रही हैं? तो प्रश्न ये होता है, कुछ लोग कहेंगे साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी साहब बोलने दो साहब, नहीं वो बैठे हैं, सुरेश जी तो बैठे हैं, नहीं तो फिर सारा देश देख रहा है, वीडियो वायरल होंगी, कल सब देखेंगे, पता लगेगा। हमारा राजस्थान में सब ये आप प्लीज बैठे, जो आप बोलते थे हम आप डिस्टर्ब नहीं करते। राजस्थान में हमारी मिलके हम इनको समर्थन कर रहे थे। ये 6 विधायक हमारे तोड़ के ले गए, डांका डाल के ले गए, और हम इनको कुछ कहें भी ना, तो ये तो ठीक से है नहीं। हाँ, तो जहां तक बात किसानों की है, वो हमें यहां भी कहनी पड़ेगी कि जो आजकल चर्चा हो रही है, इसको पहले किसान यूनियनों को और किसानों को अगर विश्वास में लेके करा जाता, तो आज देश में खुशी की लहर होती। और जो आंदोलन अब हो रहा है, उसमें सहमति बना करके कि जल्दी से जल्दी इसको दूर करना चाहिए, जिससे देश का किसान खुशहाल हो सके। कोरोना के बाद में वैसे ही परेशान है, और जो किसानों के बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए। कोरोना के कार्यकाल में इस 6 महीने में, 9 महीने में किसानों की फसल बर्बाद हुई, दूध सड़ गए, उनकी सर्वे करा करके उनकी आर्थिक मदद जरूर करनी चाहिए, जिससे किसानों को लगे कि सब, बस खत्म कर रहा हूं, बस किसानों को लगे कि हमारे बारे में अच्छा सोचा जा रहा है। सब एक में सब लोग मांग कर रहे हैं अपने क्षेत्र के, तो मेरा भी लोकसभा 3 जिले 3 कमिश्नरी आती है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। तो मैं चाहूंगा कि सेंट्रल स्कूल तो बिजनौर में हो जाए, कई बार हम पार्लियामेंट में उठा चुके, सैनिक स्कूल मुजफ्फरनगर में हो जाए, और मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पे एक प्रशिक्षण शिविर लगा करके या एक प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की जाए, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 27 MP और 143 MLA जीत करके आते हैं, जहां पे किसानों को प्रशिक्षित किया जाए कि उनकी आय डबल कैसे हो। अभी कई लोग हमारे अपनी जातियों के नाम पे बात कर रहे थे इसमें फौज में, तो साहब मैं भी कहना चाहूँगा, गुर्जर जाति भी थोड़ी बहादुर जाति है, हमेशा देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। फौज जहाँ पे जम्मू कश्मीर की बाउंड्री पे, जो कल हमारे लेह के सांसद थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे गुजर बकरवाल साहब की, तो वहाँ पे डोगरी भाषा है, पंजाबी भाषा है, उर्दू भाषा है, तो वहाँ पे गुजरी भाषा को मान्यता दी जाए, और हमारे भी गुजर जाति के नाम पे फौज में गुजर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। डॉक्टर भारती पवार, आप समय देख ले, इतना ही समय बचा आपके लिए, नहीं तो कल बोल सकती। जो इतने कम समय बोल जाए वो उठ जाए। नहीं, कल नहीं, जो बोलना आज खत्म, इसका नंबर। नहीं, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट बचे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने इतनी रात तक सदन भी चला रहे हो और हमें मौका भी मिल रहा है। आज मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री निर्मला जी और माननीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग जी,
इन सभी मान्यवरों का अभिनंदन करती हूँ। यह बजट 2021-22 जो एक आत्मविश्वास से भरा है, एक आत्मनिर्भर बजट है। अध्यक्ष महोदय, यह बजट का एक संदेश है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाकर दिखाना है, हर एक को तरक्की का हुनर सिखाना है। इस बजट की तैयारी बड़ी ही कठिन और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में की गई, जब पिछले वर्ष न सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरे विश्व पर कोरोना वायरस का संकट छाया हुआ था। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद केवल 48 घंटों के भीतर हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त अनाज, मुफ्त उज्ज्वला गैस सिलेंडर, जनधन खातों में नकद राशि हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि हस्तांतरित किया। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी कोरोना योद्धाओं को शत शत नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी खुद की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य सच्ची निष्ठा से निभाते हुए हमारे देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा की। यह देश आप सबका सदैव ऋणी है। इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है देशवासियों का स्वास्थ्य भी मजबूत रखना। मैं मंत्री महोदया के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था में निवेश काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत की है। कोरोना वैक्सीन हो, माननीय सदस्य के बोलने तक बढ़ाया जाता है। कोरोना वैक्सीन हो, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो, जो पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद है, वो पूरे देश में उपलब्ध किया जा रहा है। इसका लाभ शहरी, ग्रामीण, आदिवासी सभी क्षेत्रों में मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन रेशन कार्ड के तहत अनाज की व्यवस्था की गई है। इस बजट में आदिवासी क्षेत्र किसानों के लिए और अन्य किसानों के लिए भी कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इससे बहुत फायदा मिलेगा। स्वामित्व योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल का निर्माण भी हो रहा है। इससे हमारे आदिवासी छात्रों के लिए एक मजबूत बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी महोदया को विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस के कार्यकाल में जो नासिक मेट्रो का प्रस्ताव दिया था, उस नासिक मेट्रो के लिए 2092 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। नाशिककरांच्या वतीने खूप खूप आभारी आहे। अध्यक्ष महोदय, मेरे कुछ क्षेत्र के उदाहरण भी मुझे प्रस्तुत करना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया, किसान रेल का विशेष जिक्र किया। वह देश की पहली किसान रेल नासिक जिले से शुरू की और आज 100 से भी अधिक किसान रेल देश में विकास की गति में दौड़ती है। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी, आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय तोमर जी का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। रेल से जाने वाली कृषि उपज पर प्याज हो, अंगूर हो, सब्जी हो, 50% सब्सिडी देने से किसानों को लाभ मिला है। महोदय, पिछले साल महाराष्ट्र में मक्का खरीद और अन्य धान्य की खरीद एमएसपी द्वारा बड़े पैमाने पर की गई और समय समय पर किसानों की मांग पर खरीद की क्षमता भी बढ़ाई गई, जिससे कि किसानों को बड़ा लाभ मिला। इसीलिए मैं आदरणीय दानवे जी का भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। माननीय पीयूष जी के प्रति आभार करती हूँ। उन्होंने प्याज की निर्यात 1 जनवरी 2021 से फिर से शुरू करवा दी। महोदय, लॉकडाउन में कृषि उपज की आवाजाही से पूरे देश में सरल रूप से हो, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आदरणीय माननीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह का मैं भी आभार व्यक्त करती हूँ। इन सभी निर्णयों से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है और यह निर्णय दर्शाते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार देश के किसानों के प्रति समर्पित है। आदरणीय गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सूरत चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग के निर्माण की घोषणा की। इसलिए मेरे चुनाव क्षेत्र में बड़े शहरों हो और राज्यों से ये कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, जिसका फायदा
व्यावसायिकों और किसानों को मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले वर्ष से दुगना आवंटन देकर छोटे और माध्यम व्यवसायिकों को पुनर्जीवित किया है, जो रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह संकल्प लेकर यह बजट कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर उठाया गया एक सराहनीय कदम है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। इन्हीं के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभा की कार्रवाई आज वीरवार दिनांक 11 फरवरी 2021 को दोपहर 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।